बात करने वाले हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसरी रिसेप्टर। सबसे पहले न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर सेंसरी फिजियोलॉजी होती है, मोटर फिजियोलॉजी होती है, हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं। तीन चीजें अपन पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर, सेंसरी फिजियोलॉजी, मोटर फिजियोलॉजी एंड हायर मेंटल फंक्शन। उसके बाद आती है सेंसरी फिजियोलॉजी, इसके अंदर होता है एफरेंट या इनपुट इन्फॉर्मेशन और असेंडिंग पाथवे, ये दोनों आती है सेंसरी फिजियोलॉजी के अंदर। एफरेंट या इनपुट इन्फॉर्मेशन एंड असेंडिंग पाथवे ये आते हैं सेंसरी फिजियोलॉजी के अंदर। इसके अंदर है सेंसेस, सेंसेस के अंदर हो सकता है जनरल सेंसेस, जनरल सेंसेस होते हैं इनकी रिसेप्टर होते हैं, लोकेशंस होती है स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जनरल सेंसेस इनकी रिसेप्टर लोकेशन होती है स्किन, इनको बोलते हैं सोमेटिक सेंसेस। इसके अंदर टच होता है, पेन होता है और टेम्परेचर होता है, ठीक है। टच, पेन और टेम्परेचर ये सोमेटिक सेंसेस होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर जनरल सेंसेस बोलते हैं, इनकी जो रिसेप्टर लोकेशन होती है वो स्किन के ऊपर होती है। दूसरे होते हैं स्पेशल सेंसेस होते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है वो स्कल या सीएनएस के अंदर होती है। इसके अंदर इंक्लूड है विजन, हियरिंग, ऑल्फैक्शन, टेस्ट और बैलेंस, ठीक है। बैलेंस, टेस्ट, ऑल्फैक्शन, हियरिंग और विजन, ये होते हैं स्पेशल सेंसेस। उसके बाद सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल सेंसेस की। जनरल सेंसेस के अंदर होते हैं 4 कंट्रोल पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वहां से जनरेट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कोड तक होते हैं या ट्रैक तक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो स्किन के अंदर रिसेप्टर से स्पाइनल कोड के ट्रैक तक होते हैं, यहां से जनरेट होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कोड के ट्रैक से लेके वे थैलेमस तक होते हैं। थैलेमस के अंदर होते हैं रिले स्टेशन होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। रिले स्टेशन या न्यूक्लियस होते हैं जो सेंसरी सेंसेस होते हैं, जनरल सेंसेस होते हैं, उनके थैलेमस के अंदर होते हैं, वहां से जनरेट होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो इसके अंदर 4 कंट्रोल पॉइंट हो गए। सबसे पहला कंट्रोल पॉइंट हो गया इसके अंदर स्किन, स्किन के बाद हो गया स्पाइनल कोड के अंदर ट्रैक्ट, उसके बाद हो गया थैलेमस के अंदर रिले स्टेशन या न्यूक्लियस, उसके बाद हो गया सेंसरी कॉर्टेक्स। इसके अंदर हो गया एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दूसरा हो गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और तीसरा हो गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। 4 कंट्रोल पॉइंट होते हैं जनरल सेंसेस के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं रिसेप्टर या सेंसर की। इसके अंदर सबसे पहले होते हैं मैकेनो रिसेप्टर जो कि स्किन के अंदर होते हैं, टच के लिए होते हैं, ठीक है। मैकेनोसेप्टर स्किन के अंदर टच के लिए होते हैं। दूसरा होता है नोसिसेप्टर जो कि पेन के लिए होते हैं, नोसिसेप्टर। उसके बाद होता है थर्मो रिसेप्टर होते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर होते हैं टेम्परेचर के लिए, नोसिसेप्टर होते हैं पेन के लिए, मैकेनो रिसेप्टर होते हैं टच के लिए। उसके बाद प्रोपियोसेप्टर्स होते हैं जॉइंट पॉइंट सेंस, ठीक है, जॉइंट पोजीशन सेंस के लिए होते हैं। प्रोपियो रिसेप्टर्स होते हैं जॉइंट पोजीशन सेंस के लिए होते हैं। एक होता है एक्सटेरो रिसेप्टर यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए होते हैं, जैसे टच है मैकेनोसेप्टर ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। एक होता है इंट्रोसेप्टर इंटरनल स्टिमुलाई के लिए होते हैं, जैसे ओस्मो रिसेप्टर ये इंट्रो रिसेप्टर होते हैं। एक होता है टेले रिसेप्टर यानी डिस्टेंट स्टिमुलाई यानी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं टेले रिसेप्टर या डिस्टेंट स्टिमुलाई होते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले रिसेप्टर या सेंसेस के अंदर बात करें तो एक हो गया मैकेनोसेप्टर, नोसिसेप्टर, थर्मोसेप्टर, प्रोपियोसेप्टर, एक्सटेरोसेप्टर, इंटेरोसेप्टर और एक हो गया आपका लास्ट है थैलेसेप्टर, ठीक है ना, टेलेसेप्टर। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द रिसेप्टर। रिसेप्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है तो ये होती है एम लीड। एम का मतलब मोडिलिटी होती है, एल का मतलब लोकेशंस, आई का मतलब है इंटेंसिटी, डी का मतलब है ड्यूरेशन, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर है एम एल आई डी, ठीक है, मलिड। इसके अंदर है एम का मतलब है मोडिलिटी, एम का मतलब है मोडिलिटी, एल का मतलब है लोकेशन, आई का मतलब है इंटेंसिटी, डी का मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है। इसके अंदर होता है सेंसरी रिसेप्टर आइडेंटिफाई। सबसे पहले आती है मोडिलिटी। मोडिलिटी का मतलब है टाइप ऑफ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किस टाइप का, नोसिसेप्टर है तो वो पेन स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई किससे करेगा तो ये होती है मोडिलिटी। मोडिलिटी का मतलब है टाइप ऑफ द स्टिमुलाई। नोसिसेप्टर है वो आइडेंटिफाई करेगा पेन स्टिमुलस को, वो होता है मोडिलिटी, ठीक है, नोसिसेप्टर। दूसरी होती है मोडिलिटी के बाद में आती है लोकेशन, ठीक है। मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ज्यादातर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द स्किन। एक होता है रिसेप्टिव फील्ड, ठीक है। रिसेप्टिव फील्ड होता है रेस्पॉन्स एरिया ऑफ ए रिसेप्टर। एक रिसेप्टर का रेस्पॉन्सिव एरिया होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिव फील्ड। एक होता है रिसेप्टर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ द रिसेप्टर एक फिक्स एरिया के अंदर कितने हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टर डेंसिटी, ठीक है, रिसेप्टर डेंसिटी। एक होता है रिसेप्टिव फील्ड, ठीक है। अब आता है रिसेप्टर डेंसिटी होती है वो हाई होती है तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस है वो शॉर्ट होगी, ये लिप्स और फिंगर टिप्स के अंदर होती है, ठीक है। रिसेप्टर डेंसिटी लिप्स और फिंगर टिप्स के अंदर हाई होती है इसलिए 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वहां पर शॉर्ट होता है। एक होता है रिसेप्टर डेंसिटी है वो लो होती है तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो दूर होगा, फार होगा, अवे होगा, ट्रंक और हिप या बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है, ट्रंक, हिप एंड बैक ऑफ द बॉडी के अंदर होता है। थर्ड पॉइंट आता है इंटेंसिटी, ठीक है। रिसेप्टर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पांस टू द इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई। लेस इंटेंस स्टिमुलाई है तो लेस फ्रीक्वेंसी का एक्शन पोटेंशियल आएगा, मोर इंटेंस स्टिमुलाई है तो मोर फ्रीक्वेंसी का एक्शन पोटेंशियल आता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है रिसेप्टर, इंटेंसिटी होता है रिसेप्टर इंक्रीजेस करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन रेस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई। लेस इंटेंस स्टिमुलाई है तो लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, मोर इंटेंस स्टिमुलाई है तो मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। और फोर्थ होता है ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता है बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द रिसेप्टर एक्टिविटी, ठीक है। ड्यूरेशन होता है टाइम इंटरवल होता है, ड्यूरेशन होता है टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द रिसेप्टर एक्टिविटी के बीच में ड्यूरेशन होती है, ये होते हैं 4। ड्यूरेशन होता है, इंटेंसिटी होता है, लोकेशन होती है और मोडिलिटी होती है। उसके बाद में आता है टच रिसेप्टर। टच रिसेप्टर होते हैं 4 नंबर के अंदर होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं। यह है आपकी स्किन, इसके अंदर है एक एम होता है सुपरफिशियली लोकेटेड, दूसरा एम भी होता है सुपरफिशियली लोकेटेड। एम होते हैं वो सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं। एम का मतलब होता है मीजनर कॉर्पल्स और दूसरे एम का मतलब होता है मर्कल सेल, ठीक है। एक एम का मतलब होता है मीजनर कॉर्पल्स और दूसरे एम का मतलब होता है मर्कल सेल, ये सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं एम। उसके बाद थर्ड होता है पेसिनियन कॉर्पल्स और फोर्थ होता है रूफिनी एंडिंग, ठीक है। रूफिनी एंडिंग और पेसिनियन कॉर्पल्स ये डीप लोकेशंस के अंदर होते हैं। तो मीजनर कॉर्पल्स एंड मर्कल सेल होती है वो सुपरफिशियली लोकेटेड होती है, इसके अलावा पेसिनियन कॉर्पल्स और रूफिनी एंडिंग होती है वो डीप लोकेशंस के अंदर होती है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मीजनर कॉर्पस होता है वो रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर होता है। मीजनर कॉर्पस, ठीक है, मीजनर कॉर्पस होता है वो रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर होते हैं, सुपरफिशियली लोकेशन के अंदर होते हैं, मोस्ट एबंडेंट रिसेप्टर होते हैं। इसका होते हैं लोकेशंस होती है लिप और फिंगर टिप पर होते हैं, नॉन हेयरी स्किन या ठीक है ओके ग्लैब्यूलस स्किन के ऊपर होते हैं। ये होते हैं फाइन टच के लिए या टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशंस के लिए होते हैं। ये फाइन टच या टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशंस के लिए होते हैं या फिर लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो मीजनर कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर होता है, फाइन टच या टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए होता है। और ये मोस्टली होते हैं लिप्स और फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं, नॉन हेयरी स्किन के अंदर होते हैं, मोस्ट एबंडेंट रिसेप्टर होते हैं, सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो मीजनर कॉर्पस है इंपॉर्टेंट है। मीजनर कॉर्पस के अंदर है, सो ये होते हैं सुपरफिशियली लोकेशन के अंदर होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं, लिप्स और फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं, नॉन एयरी स्किन के ऊपर होते हैं, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन या फाइन टच के लिए होते हैं। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए होते हैं। उसके बाद आती है मर्कल सेल। मर्कल सेल भी सुपरफिशियल होती है, परंतु मर्कल सेल होती है वो स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर या टॉनिक रिसेप्टर होती है। ये सेंसिटिव टू द एजेस एंड कॉर्नर ऑफ द स्टूलाई, ये होती है सेंसिटिव टू द एजेस एंड कॉर्नर ऑफ द स्टूलाई। हेल्पफुल होती है ब्लाइंड पीपल के अंदर, ये होते हैं ओके बार्ली रीडिंग सिस्टम। ठीक है, ये होती है हेल्पफुल इन द ब्लाइंड पीपल। इसका क्लिनिकल सिनेरियो आ सकता है, तो ऑप्शन आंसर जाएगा ब्लाइंड पीपल का आता है। तो मर्कल सेल कॉर्नर एंड स्टूलाई को पहचानने के लिए कॉर्नर और स्टूलाई के प्रति सेंसिटिव होती है, सुपरफिशियली लोकेटेड होती है, और ये होती है स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर। स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर को बोलते हैं ओके, स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर को बोलते हैं टॉनिक रिसेप्टर। ये होती है आपकी मर्कल सेल। उसके बाद आता है पेसिनियन कॉर्पस, आपने पढ़ा था, ये डीप लोकेटेड होती है, ये होती है ओके डिटेक्ट करती है हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को। रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर या फेजिक रिसेप्टर होते हैं, इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेसिनियन कॉर्पस है वो इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर होती है, रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर या फेजिक रिसेप्टर होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन को पहचानती है या फिर डीप प्रेशर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी या डीप प्रेशर, एम्स 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी या डीप ओके हाई फ्रीक्वेंसी या डीप प्रेशर के लिए कौन सा होता है, वो होती है आपकी पेसिनियन कॉर्पस। अब अपने पढ़ा था पहले, तो एक पढ़ा था मीजनर कॉर्पस जो कि लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के लिए होती है, और जो पेसिनियन कॉर्पस है वो डीप प्रेशर या हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए होती है। और मर्कल तो होती है, मर्कल तो ब्लाइंड पीपल के लिए होती है। ठीक है, मर्कल ब्लाइंड पीपल के लिए होती है, पेसिनियन होती है आपकी, और पेसिनियन होती है आपकी ठीक है, ओके पेसिनियन होती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस एंड डीप प्रेशर्स के लिए होती है। और उसके लास्ट में होती है रूफिनी एंडिंग होती है, वो होती है जॉइंट स्पेस होते हैं उनके अंदर एबंडेंट होती है। ये होते हैं रिसेप्टर फॉर द जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट के लिए होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रिसेप्टर फॉर द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। ठीक है, ये होती है एबंडेंट इन द जॉइंट स्पेस। ठीक है, ये रूफिनी एंडिंग होती है, रूफिनी एंडिंग होती है, वो एबंडेंट होती है जॉइंट स्पेस के अंदर, रिसेप्टर फॉर द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। इसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सुलर रिसेप्टर, आल्सो कॉल्ड जॉइंट कैप्सुलर रिसेप्टर। ये डिटेक्ट करता है प्रेशर सेंसेशन होता है। ठीक है, रूफिनी एंडिंग होती है वो प्रेशर, ठीक है, रूफिनी एंडिंग होती है वो डिटेक्ट करती है प्रेशर सेंसेशन को। इसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये एबंडेंट होती है जॉइंट स्पेस के अंदर, ये रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर फॉर द जॉइंट कैप्सूल एंड ओके रिसेप्टर फॉर द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर द टच रिसेप्टर होते हैं, वो होते हैं ए बीटा फाइबर। ठीक है, टच रिसेप्टर के लिए ए अल्फा वाले होते हैं प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, और ए बीटा वाले होते हैं टच के लिए। ए गामा होते हैं मोटर न्यूरॉन, प्योरली मोटर होते हैं। ए बीटा होते हैं वो प्योरली सेंसरी होते हैं। ए बीटा होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर द टच रिसेप्टर है ए बीटा फाइबर। ये प्रेशर सेंसेशन के लिए होते हैं, जॉइंट स्पेस के अंदर होते हैं, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूलर लिगामेंट रूफिनी एंडिंग। उसके बाद आता है पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था दो टाइप होते हैं, एक तो ए डेल्टा और एक होते हैं सी फाइबर। ठीक है, ये है फ्री नर्व एंडिंग, इसके अंदर होते हैं ए डेल्टा फाइबर और दूसरे होते हैं सी फाइबर स्किन के अंदर। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग ऑफ द ए डेल्टा फाइबर और दूसरा होता है सी फाइबर। तो इसके अंदर है पेन ओके, पेन रिसेप्टर दो टाइप होते हैं, ए डेल्टा फाइबर और दूसरा होता है सी फाइबर। इनके अंदर अपन डिफरेंस देख लेते हैं। ए डेल्टा फाइबर माइलिनेटेड होते हैं, सी फाइबर होते हैं अनमाइलिनेटेड होते हैं। ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो फास्ट पेन, ठीक है ओके, फास्ट पेन या प्राइमरी पेन के लिए होते हैं। ए बीटा होते हैं वो स्लो पेन या सेकेंडरी पेन के लिए होते हैं। जो फास्ट पेन होता है वो शार्प होता है, शार्प पिकिंग और एक्यूट पेन होता है, वो होता है शार्प पिकिंग और एक्यूट पेन होता है। सी फाइबर के लिए होता है डल पेन, डिफ्यूज पेन या बर्निंग पेन। ठीक है, डल डिफ्यूज और बर्निंग पेन के लिए होता है। ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो ओके न्यू इन द इवोल्यूएशन के अंदर न्यू होते हैं, ये होते हैं नियो स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, ये होते हैं नियो स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, ये न्यू होता है इवोल्यूशन के अंदर, इसको बोलते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक पेन। ये ओल्ड होता है सी फाइबर, इसको बोलते हैं पैलियो स्पाइनोथैलेमिक पेन। ठीक है, एक होता है पैलियो स्पाइनोथैलेमिक पेन, ये होता है न्यू होता है तो न्यू स्पाइनोथैलेमिक पेन। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो होता है ग्लूटामेट। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ए डेल्टा फाइबर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो होता है आपका ग्लूटामेट। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर के अंदर होता है ग्लूटामेट, और इसके अंदर सी फाइबर के अंदर होता है सब्सटेंस पी। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर के अंदर होता है सब्सटेंस पी और इसके अंदर होता है ग्लूटामेट। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, इसके अंदर सब्सटेंस पी होता है, इसको बोलते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक पेन। ये ओल्ड होता है पैलियो स्पाइनोथैलेमिक पेन, ये होता है आपका शार्प पिकिंग एक्यूट पेन, ये होता है डल डिफ्यूज बर्निंग पेन, ये होता है फास्ट पेन होता है, ये होता है आपका स्लो पेन या सेकेंडरी पेन, ये होते हैं माइलिनेटेड और ये होते हैं आपके सी फाइबर अनमाइलिनेटेड। उसके बाद आता है पेन रिसेप्टर होता है, पेन के लिए होता है इंक्रीज द पेन परसेप्शन। जब पेन परसेप्शन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर एल्जेसिया, और पेन रिसेप्टर कम हो जाते हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। एक होता है हाइपर एल्जेसिया, इसको बोलते हैं डॉलर। डॉलर का मतलब होता है पेन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अंदर जो 4 पॉइंट होते हैं उसके अंदर एक डॉलर आता है, पेन भी आता है। ठीक है, ओके, इसके अंदर एक पेन परसेप्शन है वो बढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं डॉलर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। अपन ने पढ़ा था केमिकल मीडिएटर की वजह से पेन होता है, उसको बोलते हैं केमिकल कौन से प्रोड्यूसिंग जो पेन को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ठीक है ओके एल्गोजेंस, आल्सो कॉल्ड एल्गोजेन। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट एल्गोजेंस होते हैं। सबसे पहले आता है
सबसे पहले 5 इंपोर्टेंट एल्गोजेंस होते हैं। सबसे पहले होता है हिस्टामिन, उसके बाद होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरा होता है ब्रेडिकाइनिन, चौथा होता है सेरोटोनिन, पांचवा होता है सब्सटेंस पी। ठीक है, इसके अंदर होता है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी। ये स्टिमुलेट करते हैं फ्री नर्व एंडिंग को, और जिसे ये स्टिमुलेट करते हैं सब फ्री नर्व एंडिंग को, जिससे फायरिंग बढ़ती है और पेन होता है। मोस्ट पोटेंट जो होता है गन के लिए मोस्ट पोटेंट एल्गोजेंस होता है वो होता है ब्रेडिकाइनिन। मोस्ट पोटेंट एल्गोजेंस होता है ब्रेडिकाइनिन। अब आता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया होता है मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक होता है मॉर्फिन, जो कि एंड स्टेज कैंसर में अपन यूज करते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द पेन, रेस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द पेन, नॉर्मली बॉडी के अंदर एंडोजिनस मॉर्फिन होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, एंडोजिनस मॉर्फिन का प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर एंडोजिनस मॉर्फिन होते हैं एंडोर्फिन और इनकेफेलिन एंड ओके डाइनोर्फिन। ठीक है, डाइनोर्फिन, इनकेफेलिन और एंडोर्फिन, ये एंडोजिनस एनाल्जेसिक सिस्टम होते हैं। इनका पेरेंट्स कंपाउंड होता है ओपियोइड, इनका पेरेंट्स कंपाउंड होता है ओपियोइड। ठीक है, इनका पेरेंट्स कंपाउंड होता है ओपियोइड होता है। एंडोजिनस एनाल्जेसिक सिस्टम होता है एंडोर्फिन, इनकेफेलिन और डाइनोर्फिन। ठीक है, एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, ठीक है ओके, डाइनोर्फिन, इनकेफेलिन, एंडोर्फिन, ये एंडोजिनस एनाल्जेसिक सिस्टम है। पेरेंट्स कंपाउंड होता है ओपियोइड। एंडोजिनस ओपियोइड है प्रोड्यूस बाय द पेरी, ठीक है, एनाल्जेसिक ओपियोइड। ठीक है ओके, एनाल्जेसिक एंडोजिनस ओपियोइड है वो प्रोड्यूस होते हैं वो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर से होते हैं। ठीक है, पीएजी, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर से होते हैं। ओके, स्मॉल पेनफुल स्टिमुलस या निडल कैन स्टिमुलेट द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर एंड कॉज द एंडोजिनस ओपियोइड रिलीज। इसकी वजह से एंडोजिनस ओपियोइड का रिलीज होता है। ये होता है साइंटिफिक बेसिस ऑफ द होता है एक्वापंक्चर ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्वापंक्चर ट्रीटमेंट का यही होता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, स्मॉल पेनफुल स्टिमुलस लेते हैं निडल से, उसकी वजह से पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से एंडोजिनस ओपियोइड रिलीज होता है, उसकी वजह से दर्द है वो कम हो जाता है। ये होता है साइंटिफिक बेसिस होता है एक्वापंक्चर ट्रीटमेंट के लिए। एक होता है स्ट्रेस इंड्यूस एनाल्जेसिक। स्ट्रेस इंड्यूस, जब भी स्ट्रेस होता है तो अपन को दर्द नहीं होता है। लैक ऑफ द पेन परसेप्शन ड्यूरिंग द, लैक ऑफ द पेन परसेप्शन है उनकी लैक होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ द पेन परसेप्शन इन द स्ट्रेसफुल इवेंट ड्यू टू एंडोजिनस कैनाबिनोइड सिस्टम। ये होता है एंडोजिनस कैनाबिनोइड सिस्टम। इसके अंदर होता है आपका एनेंडामाइड, प्रोड्यूस बाय द एनेंडामाइड होता है वो प्रोड्यूस बाय द पेरी एक्वेडक्टल। ठीक है, एनेंडामाइड, ठीक है ओके, एनेंडामाइड, एनेंडामाइड प्रोड्यूस बाय द पेरी एक्वेडक्टल ग्रे, एनेंडामाइड प्रोड्यूस बाय पेरी एक्वेडक्टल ग्रे। उसके बाद आता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन 10। इससे भी पेन है, पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, ए बीटा फाइबर मतलब टच फाइबर का स्टिमुलेशन करता है। स्टिमुलेशंस ऑफ द ए बीटा फाइबर एंड टच, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जब भी अपन स्टिमुलेशन करते हैं, स्टिमुलेशंस ऑफ द ए डेल्टा फाइबर या टच फाइबर को अपन स्टिमुलेट करते हैं, इसकी वजह से इनहिबिट हो जाता है ए डेल्टा या सी फाइबर पेन के वो इनहिबिट हो जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज, इसको बोलते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी, प्रपोज बाय द ओके मेलजेक एंड वॉल के द्वारा प्रपोज किया गया। गेट कंट्रोल थ्योरी है वो बेसिस है TEN10 ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, और दूसरी होती है मसाज थ्योरी, इनके ऊपर होती है गेट कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद आता है थर्मो रिसेप्टर के अंदर ये डिटेक्ट करते हैं टेंपरेचर को। टेंपरेचर कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है। कोल्ड को डिटेक्ट करता है वो करता है ए डेल्टा और सी फाइबर दोनों ही करते हैं कोल्ड को। ठीक है ओके, 10 टाइम्स मोर इन नंबर ये रिसेप्टर होते हैं, 10 टाइम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कोल्ड वाले। ये डिटेक्ट करते हैं टेंपरेचर को बिटवीन 10 से 24 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेंपरेचर को ये डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर होता है TRPME चैनल होते हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल ओके मेंथोल। ठीक है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल मेंथोल, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल मेंथोल, ये होता है TRPME चैनल होते हैं। और वार्म के लिए सी फाइबर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं टेंपरेचर को ओके 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये होते हैं TRPV3। यहाँ V का मतलब होता है वेनिलोइड या कैप्साइसिन एक्टिवेट करता है दीज रिसेप्टर्स को। वेनिलोइड रिसेप्टर होती है, मिर्ची एक्टिवेट करती है इन रिसेप्टर को। ठीक है, TRPV3 रिसेप्टर होते हैं। इसके अंदर होते हैं TRPM होता है, इसके अंदर मेंथोल होता है और इसके अंदर होता है वेनिलोइड रिसेप्टर। ठीक है, TRPV3 ये डिटेक्ट करते हैं नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर को। पीक फायरिंग होती है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, इसकी पीक फायरिंग होती है 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर डिटेक्ट द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर को डिटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका कोल्ड का और ये हो गया आपका वार्म का। कोल्ड के अंदर ए डेल्टा और सी फाइबर होते हैं, 10 टाइम मोर रिसेप्टर्स होते हैं और इसके अंदर टेंपरेचर होता है 10 से 24 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके चैनल कौन से होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं TRPME चैनल होते हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल मेंथोल, और इसके अंदर होते हैं आपके वार्म के अंदर सी फाइबर्स होते हैं, डिटेक्ट द टेंपरेचर करते हैं 30 से 45। इसके अंदर चैनल होते हैं ओके TRPV3 चैनल होते हैं। इसके अंदर होते हैं वेनिलोइड या कैप्साइसिन एक्टिवेट करता है दीज चैनल को। इसके अंदर होते हैं TRPV3 डिटेक्ट करता है नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर को। इसकी पीक फायरिंग होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर टेंपरेचर होता है, इसके अंदर टेंपरेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर कम होता है तो उसको बोलते हैं कोल्ड पेन, और टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं वार्म पेन। ठीक है ओके, टेंपरेचर है 45 डिग्री, ठीक है ओके, टेंपरेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं वार्म पेन, और टेंपरेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसको बोलते हैं कोल्ड पेन। अब है क्लासिफिकेशंस ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर बेस्ड ऑन द एडेप्टेशंस ऑफ द रिसेप्टर। तो एक होता है रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर, उनको बोलते हैं रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर को बोलते हैं फेजिक रिसेप्टर, और दूसरा होता है स्लोली एडेप्टिंग रिसेप्टर, उनको बोलते हैं टॉनिक रिसेप्टर। ठीक है ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ द रिसेप्टर है बेस्ड ऑन द एडेप्टेशंस ऑफ द रिसेप्टर। सबसे पहला है ओके रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर या उसको बोलते हैं फेजिक रिसेप्टर, और दूसरा होता है स्लोली एडेप्टिंग रिसेप्टर या उसको बोलते हैं टॉनिक रिसेप्टर। इसके अंदर सबसे पहला होता है रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर होते हैं वो कॉर्पल्स दोनों ही होते हैं, मीजनर कॉर्पल्स भी होती है, पेसिनियन कॉर्पल्स भी होती है। अपने पढ़ा था पेसिनियन कॉर्पल्स होती है, वो अपने पढ़ा था हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के लिए होती है, और एक और था हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। ठीक है ओके, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस एंड प्रेशर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और डीप प्रेशर के लिए होती है पेसिनियन, और ये होती है आपकी, ये होती है दूसरी एक होगी, और मीजनर कॉर्पल्स होती है वो होती है आपकी फाइन
फाइन टच एंड लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस के लिए होती है। और जो मर्कल सेल होती है वो अपने पढ़ा था ब्लाइंड पीपल के अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर होती कॉर्पल्स होती मीजनर और पेसिनियन कॉर्पल्स होती रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर या फेजिक रिसेप्टर। ये एडेप्ट करती है, क्विकली एडेप्ट करती है टू द, जब भी अपन स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, ओके, एडेप्ट क्विकली टू द गिवन स्टिमुलस। दूसरा होता है स्लोली एडेप्टिंग रिसेप्टर या टॉनिक रिसेप्टर होते हैं, वो एडेप्ट करती है स्लोली टू द स्टिमुलस। मर्कल सेल होती है, रूफिनी एंडिंग होती है और फ्री नर्व एंडिंग होती है। इसके अंदर मर्कल सेल होती है, दूसरी होती है रूफिनी एंडिंग होती है, तीसरी होती है वो मर्कल, ठीक है, तीसरी होती है वो फ्री नर्व एंडिंग, रूफिनी और मर्कल सेल, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग भी ये होती है, स्लो एडेप्टिंग होती है। अब आप इसके डायग्राम देख सकते हो टच के लिए। इसके अंदर है एक होती है आपकी मीजनर कॉर्पल्स, ठीक है, मीजनर कॉर्पल्स इस टाइप का रिसेप्टर होता है। मर्कल सेल इसके अंदर ये देखो फॉलोअर शेप का होता है। और पेसिनियन होती है गोल गोल ऑनियन पीएल होती है। और ये रूफिनी नर्व एंडिंग है, अलग दिख रही है, ठीक है। पेसिनियन कॉर्पल्स है वो होती है ऑनियन बल्ब रिसेप्टर, ऑनियन बल्ब है वो होती है आपकी पेसिनियन कॉर्पल्स, पेसिनियन कॉर्पल्स है वो ऑनियन बल्ब होती है। मर्कल सेल होती है, मर्कल सेल्स होती है वो है आपकी मर्कल सेल होती है वो आपकी होती है फ्लोर शेप होती है और गोल गोल बाकी ये होती है ओके मीजनर कॉर्पल्स, ठीक है। ओके, लीजन इन द मीडियल, ओके, लेमनिस्कस के अंदर लीजन होता है एट ए लेवल ऑफ द पॉन्स, ठीक है। ओके, लीजन इन द मीडियल लेमनिस्कस एट ए लेवल ऑफ द पॉन्स, इसकी वजह से लॉस ऑफ द टेक्टाइल एंड प्रोप्यूसेप्शन ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ओके, लीजन इन द मीडियल लेमनिस्कस के अंदर लीजन होता है एट ए लेवल ऑफ द पॉन्स के लेवल पे होता है, कॉजेज द टेक्टाइल एंड प्रोप्यूसेप्शन ऑन द, कॉजेज द लॉस ऑफ द टेक्टाइल एंड प्रोप्यूसेप्शन ऑन द ऑपोजिट साइड। अब आता है सोमेटो सेंसरी सिस्टम। ओके, जनरल सेंसेस होते हैं इसके अंदर, टच, पेन और टेम्परेचर होते हैं जनरल सेंसेस। स्टार्टिंग पॉइंट होता है दीज का स्किन के अंदर होता है, स्किन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कोड तक आते हैं। उसके बाद आते हैं दो कॉलम आते हैं इसके अंदर, सेंटो, इसके अंदर आते हैं डोर्सल कॉलम और दूसरा होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। डोर्सल कॉलम पहला होता है डोर्सल कॉलम और दूसरा होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। ओके, एनी न्यूरॉन, ओके, दैट कम फ्रॉम द स्पाइनल कोड, इसके अंदर है एनी न्यूरॉन दैट कम फ्रॉम द स्पाइनल कोड होते हैं, ठीक है। ये सेंसरी पाथवे, सोमेटो सेंसरी पाथवे अपन पढ़ रहे हैं। एनी न्यूरॉन दैट कम फ्रॉम द स्पाइनल कोड से आते हैं वो होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। एनी न्यूरॉन दैट कम आउट फ्रॉम, जब कोई भी न्यूरॉन है जो स्पाइनल कोड से बाहर निकलता है वो होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब आता है स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। स्पाइनोथैलेमिक पाथवे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोर्सल कॉलम पाथवे और एक होता है एंटेरोलेटरल पाथवे, ठीक है। डोर्सल कॉलम पाथवे और डोर्सल कॉलम पाथवे और एक होता है एंटेरोलेटरल पाथवे, ठीक है। एक होता है डोर्सल कॉलम पाथवे, एक होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। डोर्सल कॉलम पाथवे होते हैं इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, वो मोर इन नंबर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर है माइलिनेटेड, डोर्सल कॉलम पाथवे के अंदर माइलिनेटेड फाइबर है वो ज्यादा नंबर के अंदर होते हैं, इनके अंदर फास्ट कंडक्शन होता है। दूसरा होता है एंटेरोलेटरल पाथवे के अंदर अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं, वो मोर नंबर है उनका ज्यादा होता है, इसलिए इनके अंदर स्लो कंडक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर स्लो कंडक्शन होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, वो डोर्सल कॉलम पाथवे होता है। इसके अंदर कौन कौन से सेंसेशन जाते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं प्रोप्यूसेप्शन या जॉइंट पोजीशन सेंस होता है, उसके बाद फाइन टच, वाइब्रेशन और ओके स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। स्टीरियोग्नोसिस, वाइब्रेशन, फाइन टच एंड प्रोप्यूसेप्शन। और एंटेरोलेटरल पाथवे के अंदर जाता है पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, ठीक है। ओके, पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, ठीक है। पहला होता है स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, इसके अंदर होता है ओके डोर्सल कॉलम पाथवे और एंटेरोलेटरल पाथवे। माइलिनेटेड फाइबर्स मोर इन नंबर होते हैं, अनमाइलिनेटेड फाइबर मोर इन नंबर होते हैं। इसके अंदर है प्रोप्यूसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस, ये ले जाता है आपका डोर्सल कॉलम पाथवे। दूसरा होता है पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, ये निकालते हैं आपका एंटेरोलेटरल पाथवे, ठीक है। इसके अंदर है पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, ठीक है। ओके, पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, ये निकालते हैं आपका एंटेरोलेटरल पाथवे, ठीक है। एक है प्रोप्यूसेप्शन, फाइन टच और वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस, ये ले जाता है आपका डोर्सल कॉलम, ओके डोर्सल कॉलम पाथवे, ठीक है। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पर एंटेरोलेटरल पाथवे होते हैं, एंटेरोलेटरल पाथवे अंदर जाने के बाद अपने अपने जगह पर ही क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये तो होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। और ये होता है आपका डोर्सल कॉलम पाथवे, ये इप्सिलेटरल होता है, पहले क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। डोर्सल कॉलम पाथवे स्पाइनल कोड के अंदर क्रॉस नहीं करता है, पर एंटेरोलेटरल पाथवे वो स्पाइनल कोड के लेवल पर भी क्रॉस कर जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है अपन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम हर नीट के अंदर पूछा गया है, एम्स के अंदर पूछा गया है, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम क्या होता है, सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, हेमी सेक्शन हो जाता है, स्पाइनल आधी स्पाइनल कोड ही कट जाती है, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, ठीक है। वन हाफ ऑफ द स्पाइनल कोड इज अफेक्टेड, हाफ स्पाइनल कोड ही चली जाती है, उसको बोलते हैं ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। एम्स 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, वन हाफ ऑफ द स्पाइनल कोड इज अफेक्टेड, उसको बोलते हैं ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के अंदर यदि अपन एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट साइड का ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम है, मतलब लेफ्ट साइड का हेमी सेक्शन हो चुका है, तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर होता है लेफ्ट साइड का हेमी सेक्शन हो चुका है, मतलब इसके अंदर सेम साइड के अंदर इप्सिलेटरल लॉस होगा, वो होता है डोर्सल कॉलम का, क्योंकि डोर्सल कॉलम है वो स्पाइनल कोड के लेवल पर क्रॉस नहीं करता है, तो सेम साइड के अंदर होता है, सेम साइड के अंदर होता है इप्सिलेटरल लॉस होता है डोर्सल कॉलम का। इसके अंदर है सबसे पहले सेम साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर माना कि इसमें लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के अंदर प्रोप्यूसेप्शन का लॉस हो जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर फाइन टच का लॉस हो जाएगा और लेफ्ट साइड के अंदर वाइब्रेशन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर वाइब्रेशन लॉस हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर फाइन टच लॉस हो जाएंगे और लेफ्ट साइड के अंदर प्रोप्यूसेप्शन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर होता है इप्सिलेटरल लॉस होता है डोर्सल कॉलम, ठीक है, डोर्सल कॉलम या इप्सिलेटरल लॉस होता है, ठीक है, इप्सिलेटरल लॉस होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है लॉस ऑफ द प्रोप्यूसेप्शन, लॉस ऑफ द फाइन टच एंड लॉस ऑफ द वाइब्रेशन, इप्सिलेटरल होता है, ठीक है। वाइब्रेशन, प्रोप्यूसेप्शन, फाइन टच, ये इप्सिलेटरल लॉस होते हैं। दूसरा होता है ऑपोजिट साइड के अंदर लॉस होते हैं वो एंटेरोलेटरल पाथवे, ठीक है। ऑपोजिट साइड लॉस होता है वो होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। इसके अंदर एग्जांपल के अंदर है राइट साइड लॉस हो जाएगा, पेन और टेम्परेचर है वो राइट साइड के अंदर लॉस हो जाएगा। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द, इसके अंदर है कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये होता है एंटीरियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से होता है, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। ये है आपका एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से ये होता है आपका पेन और टेम्परेचर चला जाता है, पेन और टेम्परेचर का लॉस हो जाता है। नीट 2019 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ऑपोजिट साइड के अंदर एंटेरोलेटरल पाथवे जाने की वजह से कॉन्ट्रालेटरल
लॉस ऑफ द पेन और टेम्परेचर का लॉस हो जाता है। अब हमने पढ़ा था एक तो डोर्सल कॉलम होता है, अपने पढ़ा था ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इप्सिलेटरल होता है, ये प्रोसेस करते हैं मेडुला के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोर्सल कॉलम होता है वो प्रोसेस टू द ऑपोजिट साइड इन द मेडुला, और ये होता है इप्सिलेटरल होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। दूसरा होता है डोर्सल कॉलम होता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस यूनिटस अपर लिम्ब के लिए होता है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होता है लोअर लिम्ब के लिए, ठीक है। ओके, इसके अंदर टेक्टस ग्रेसिलिस होता है, ठीक है। डोर्सल कॉलम के अंदर होता है, डोर्सल कॉलम के अंदर होता है टेक्टस, ओके, डोर्सल कॉलम के अंदर होता है टेक्टस ग्रेसिलिस, वो लोअर लिम्ब के लिए होता है, और टेक्टस क्यूनिटस होता है अपर लिम्ब के लिए होता है, क्यूनिटस अपर लिम्ब, ग्रेसिलिस लोअर लिम्ब। अब आता है स्पाइनल सेंसरी पाथवे, स्पाइनल सेंसरी के पाथवे के अंदर है, ठीक है। स्पाइनल सेंसरी पाथवे दो पाथवे होते हैं, एक होता है डोर्सल कॉलम और दूसरा होता है एंटेरोलेटरल पाथवे, ये जाते हैं थैलेमस के अंदर, ठीक है। ओके, स्पाइनल सेंसरी, ठीक है। ओके, स्पाइनल सेंसरी पाथवे होते हैं, इसके अंदर डोर्सल कॉलम और एंटेरोलेटरल होते हैं, ये थैलेमस के अंदर जाते हैं स्पाइनल सेंसरी पाथवे। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है असेंडिंग सेंसरी पाथवे, असेंडिंग सेंसरी पाथवे, इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। ओके, प्रोपियोसेप्टर्स एंड मैकेनोसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले ये होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उसके बाद वो सीधा ही जाता है आगे ऊपर जाता है मेडुला तक, मेडुला ओब्लोंगेटा तक होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है। किसके अंदर? डोर्सल कॉलम पाथवे के अंदर, ठीक है। डोर्सल कॉलम पाथवे के अंदर है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो मेडुला तक होता है, उसके बाद जनरेट होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से मेडुला के अंदर, और वहां पर वो क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने के बाद में वो जाता है थैलेमस के अंदर रिले करता है, और उसके बाद वो जाता है प्राइमरी सोमेटिक कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, ये होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला तक जाता है, मेडुला से थैलेमस तक सेकंड ऑर्डर जाता है, और थैलेमस से कॉर्टेक्स तक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाता है डोर्सल कॉलम पाथवे का। अब बात कर लेते हैं एंटेरो जो डेक्यूसेशन होता है वो मेडुला के अंदर होता है, डोर्सल कॉलम पाथवे का नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर्सल कॉलम पाथवे का जो डेक्यूसेशन होता है जो क्रॉस करता है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि नीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। डोर्सल कॉलम है वो प्रोसेस टू द ऑपोजिट साइड है वो मेडुला के अंदर होता है। उसके बाद सेकंड पाथवे होता है एंटेरोलेटरल पाथवे, इसके अंदर नोसिसेप्टर्स होते हैं, और दूसरा है आपका पेन और टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पर जनरेट होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जनरेट होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और जो हाथों हाथ ही क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। एंटेरोलेटरल क्वाड्रेंट के अंदर आके ये आपके क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करने के बाद में ये मेडुला के अंदर जाके रिले हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद में यहाँ से जनरेट हो जाते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो मेडुला के अंदर रिले नहीं होते, सीधे जाते हैं थैलेमस तक, सीधे थैलेमस तक जाते हैं, थैलेमस में जाके रिले होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। उसके बाद है थैलेमस से कॉर्टेक्स तक होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये होता है आपका एंटेरोलेटरल पाथवे। थैलेमस होता है, थैलेमस एक्ट करता है रिले स्टेशन के रूप में, ठीक है। थैलेमस करता है, ठीक है। ओके, थैलेमस करता है, ठीक है। ओके, थैलेमस करता है एक्ट एज ए रिले स्टेशन। न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद द टच, पेन और टेम्परेचर के लिए कौन सा न्यूक्लियस है जो कि पेन, टच और टेम्परेचर, ठीक है। ओके, टच, पेन और टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार है, वो है वीपीएल न्यूक्लियस, पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस, पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो ओरिजिनेट होते हैं तो वीपीएल न्यूक्लियाई के अंदर, तो ये टच के लिए भी यही होता है वीपीएल न्यूक्लियस, पोस्टेरोलेटरल वीपीएल न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, वेंटेरो डोर्सो, ओके, पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियाई थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो ओरिजिनेट होते हैं वीपीएल न्यूक्लियाई से। अब आता है सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, पैराइटल कॉर्टेक्स को बोलते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स, इसके अंदर होता है 312 ब्रॉडबैंड एरिया 312 प्रेजेंट इन द पैराइटल कॉर्टेक्स, ये होती है बीच में होती है सेंट्रल सल्कस, इसके पीछे होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल या पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है सेंसरी कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है आगे होता है प्री सेंट्रल, इसको बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये होता है मोटर कॉर्टेक्स। रिसेप्टर फॉर द, ओके, कौन सा ये होता है नोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन, ठीक है। ये कॉर्टेक्स रेस्पॉन्सिबल होता है लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन के लिए कॉर्टेक्स होता है वो जिम्मेदार होता है। ऑल बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशन आर सीन हियर, इसको बोलते हैं ओके, ठीक है। ओके, होमुनकुलस, ठीक है। ओके, ऑल बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशंस आर, ठीक है। ओके, ऑल बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशंस आर द सीन, उसको बोलते हैं होमुनकुलस, ठीक है। उसको बोलते हैं होमुनकुलस बोलते हैं, ठीक है। होमुनकुलस बोलते हैं, ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन। उसके बाद होता है सेंसरी, उसके बाद होता है सेंसरी होमुनकुलस या उसको बोलते हैं पेन फील्ड होमुनकुलस, ये पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशंस होता है, ठीक है। ये पैराइटल कॉर्टेक्स के होता है, इसके अंदर होता है बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशन होता है, मोर प्रेजेंटेशन होता है लिप्स का होता है, थंब का होता है और फेस का होता है, ठीक है। मोर प्रेजेंटेशन होता है लिप का होता है, थंब का होता है, फेस का होता है, और लेस प्रेजेंटेशन होता है वो होता है ट्रंक और हिप का होता है। मोर प्रेजेंटेशन फॉर द बॉडी पार्ट्स आर मैक्सिमली यूज, जिसका प्रेजेंटेशन ज्यादा है वो मैक्सिमली यूज होता है। नो विसरल ऑर्गन प्रेजेंटेशन देयरफॉर एसोसिएटेड पेन, कोई विसरल ऑर्गन का प्रेजेंटेशन सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर होता नहीं है, इसलिए जो पेन होता है उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। किडनी और हार्ट का यहाँ पर कोई होमुनकुलस नहीं होता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑल बॉडी पार्ट प्रेजेंटेशन है होमुनकुलस, पेन फील्ड होमुनकुलस, ये सेंसरी होमुनकुलस होता है, और विसरल ऑर्गन के लिए कोई नहीं होता है। लो इन द सेंसरी फिजियोलॉजी के अंदर क्या लो, एक है मुलर डॉक्ट्रिन ऑफ द स्पेसिफिक नर्व एंडिंग, इसके अंदर अपने पढ़ा था मीजनर कॉर्पल्स होती है वो टच सेंसेशन होते हैं, ये अपने पढ़ा था। और दूसरा होता है फ्री नर्व एंडिंग, वो एक्टिवेटेड होती है वो पेन सेंसेशन के लिए होती है। फ्री नर्व एंडिंग आर एक्टिवेटेड बाय द पेन सेंसेशन, मीजनर कॉर्पल्स आर एक्टिवेटेड बाय द टच सेंसेशन। उसके बाद आता है बेल मेगेंडी लो, सेकंड आता है बेल मेगेंडी लो। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डोर्सल रूट होती है, पीछे वाली वो सेंसरी होती है, आगे वाली वेंट्रल रूट होती है वो मोटर होती है। उसके बाद है लो ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। लो ऑफ द प्रोजेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइट ऑफ द स्टिमुलस, द कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट टू द रिसेप्टर। एक्सप्लेन द पेन इन ए एम्पुटेटेड पेशेंट के अंदर पेन होता है उसको बोलते हैं फैंटम पेन, ये होता है लो ऑफ प्रोजेक्शन बाय द कॉर्टेक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइट ऑफ द स्टिमुलाई, कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट टू द रिसेप्टर। एक्सप्लेन द पेन इन ए एम्पुटेटेड पेशेंट, उसको बोलते हैं फैंटम पेन। एक होती है वेबर फ्रेशनर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसेशन
सेंसेशन फेल्ट इस समानुपाती होता है लॉग इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टिमुलस, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसेशन फेल्ट होती है वो समानुपाती होती है लॉग इंटेंसिटी ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइन टच और जो पोजीशन चेंज होती है वो कैरी की जाती है, ठीक है। फाइन टच और पोजीशन चेंजेस इज कैरी बाय डोर्सल कॉलम और मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम, ठीक है। ओके, फाइन टच एंड पोजीशन सेंसेस, ठीक है। इसके अंदर होता है फाइन टच एंड पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर होता है फाइन टच एंड पोजीशन सेंस, ठीक है। इसके अंदर होता है फाइन टच एंड पोजीशन सेंस, वो कैरी की जाती है डोर्सल कॉलम मीडियल, ठीक है, लेमनिस्कल सिस्टम, ठीक है। ओके, डोर्सल कॉलम, ठीक है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। उसके बाद है इंपोर्टेंट फॉर द हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए होती है वो पैराइटल लोब में लीजन्स होता है, ठीक है। ओके, इंपेयरमेंट ऑफ द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंपेयरमेंट ऑफ द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इंपेयरमेंट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, तो इसका मतलब है पैराइटल लोब के इंपोर्ट, ठीक है, इंपेयरमेंट ऑफ द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है पैराइटल लोब में लीजन है। अब अपन बात करने वाले हैं विजन की, विजुअल न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं। विजन होता है वो स्पेशल सेंस होता है, इसके अंदर 3 कंट्रोल पॉइंट होते हैं। पहला रिसेप्टर होता है रेटिना के अंदर, उसके बाद थैलेमस के अंदर न्यूक्लियस होता है वो होता है एलजीबी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर होता है विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है विजुअल कॉर्टेक्स, थैलेमस के अंदर न्यूक्लियस होता है वो होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एलजीबी, और रिसेप्टर होते हैं वो रेटिना के अंदर होते हैं विजुअल न्यूरोफिजियोलॉजी। उसके बाद है रोल ऑफ द रेटिना, ठीक है, रेटिना का क्या रोल है इन विजन के अंदर, रोल ऑफ रेटिना इन द विजन। रेटिना का फंक्शन होता है फोटो ट्रांसडक्शन, इसके अंदर 7 सेल होती है रेटिनल सेल, 6 सेल होती है वो विजन के अंदर रोल प्ले करती है, 1 सेल का विजन के अंदर कोई रोल नहीं है। टोटल 7 रेटिनल सेल होती है, 6 सेल का विजन के अंदर रोल है, 1 सेल का विजन के अंदर कोई रोल नहीं है। रेटिना का फंक्शन होता है वो फोटो ट्रांसडक्शन होता है। रोल सेल्स ऑफ द रेटिना के अंदर रोड होती है, सबसे पहली सेल होती है रोड और दूसरी होती है कॉन। रोड और कॉन ये विजन के अंदर यूज होती है। रोड होती है वो फोटो रिसेप्टर होती है, कॉन होती है वो भी फोटो रिसेप्टर होती है। रोड होती है वो डिम लाइट के अंदर यूज होती है, कॉन होती है वो डे लाइट एंड कलर विजन के अंदर यूज होती है। डे लाइट और कलर विजन के अंदर यूज होती है वो होती है कॉन। नंबर है रोड होती है 120 मिलियन होती है, कॉन होती है वो 5 मिलियन होती है। रोड होती है वो पेरिफेरल रेटिना के अंदर ज्यादा होती है, इनका रोड और कॉन का रेशियो होता है 20:1, और सेंट्रल कॉन होती है वो सेंट्रल रेटिना के अंदर ज्यादा होती है, और इसके अंदर फोवियोला रोड फ्री रीजन होता है। फोवियोला के अंदर कोई रोड नहीं होती है। ये दोनों ही न्यूरॉन, दीज आर न्यूरॉन्स होते हैं, दोनों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होते हैं, दोनों न्यूरॉन है, दोनों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है। और रोड होती है वो पेरिफेरल रेटिना के अंदर होती है, कॉन होती है वो सेंट्रल रेटिना के अंदर होती है। रोड 120 मिलियन होती है, कॉन 5 मिलियन होती है। रोड डिम लाइट के अंदर यूज होती है, कॉन डे लाइट और कलर विजन के अंदर यूज होती है, दोनों फोटो रिसेप्टर्स होती हैं। ये तो हो गई आपकी 2 सेल्स। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एक होती है रोड, एक होती है कॉन, इन दोनों को जोड़ती है वो होती है हॉरिजॉन्टल सेल। उसके बाद में यहाँ तीसरी होती है वो होती है बाइपोलर सेल, ठीक है, बाइपोलर सेल। उसके बाद बाइपोलर सेल के बाद में आती है गैंग्लियोनिक सेल। बाइपोलर सेल और गैंग्लियोनिक सेल को जोड़ती है वो होती है एमेक्राइन सेल। तो एक हो गई रोड, एक हो गई कॉन, एक हो गई हॉरिजॉन्टल, 3 एक होगी पेराइटल, 4 एक होगी गैंग्लियोनिक सेल, 5 एक होगी एमेक्राइन सेल, 6 एक और होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके अंदर अब बात कर लेते हैं बाइपोलर सेल। ये रिसीव करती है इंफॉर्मेशन रोड और कॉन से और आगे ट्रांसमिट करती है गैंग्लियन सेल को, वो होती है बाइपोलर सेल। गैंग्लियन सेल होती है जहां से ऑप्टिक नर्व होती है वो फॉर्म होती है। एक्सॉन्स इसके गैंग्लियन सेल के एक्सॉन होते हैं वो फॉर्म करते हैं ऑप्टिक नर्व को। ओनली ये होती है गैंग्लियन सेल होती है वो ओनली आउटपुट सेल ऑफ द रेटिना होती है। ओनली सेल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल वो होती है, ओनली सेल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल होती है गैंग्लियोनिक सेल। उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल सेल। हॉरिजॉन्टल सेल होती है वो एडेप्टेशन सेल होती है, ये एडेप्ट करती है ब्राइटनेस ऑफ द लाइट को एडेप्ट करती है, ये कनेक्ट करती है रोड एंड कॉन को। तो हॉरिजॉन्टल सेल होती है वो कनेक्ट करती है रोड एंड कॉन को, ये एडेप्ट करती है ब्राइटनेस टू द लाइट को, और ये होती है एडेप्टेशन सेल। उसके बाद होती है एमेक्राइन सेल। एमेक्राइन भी एडेप्टेशन सेल होती है, ये कनेक्ट करती है बाइपोलर और गैंग्लियन सेल को। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। एक अपने पढ़ा था जो कि विजन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, वो है रेटिनल ग्लाइल सेल। रेटिनल ग्लाइल सेल का कोई रोल नहीं है विजन के अंदर, ये सिर्फ सपोर्टिंग सेल होती है, इसको बोलते हैं मूलर सेल, ठीक है, ये यूनिक होती है, इसको बोलते हैं मूलर सेल। ये देख सकते हो यहाँ पर होता है आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -60 मिलीवोल्ट होता है, पोटेशियम ई फ्लेक्स। यहाँ पर है ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। उसके बाद आती है तो इसके अंदर खास यही है 6 सेल तो ये हो गई, ठीक है। इसके अंदर है रोड है, कॉन है, हॉरिजॉन्टल सेल है, बाइपोलर सेल है, गैंग्लियन सेल है और एमेक्राइन सेल है। ये डायग्राम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में आता है एक मूलर सेल, ठीक है। उसके बाद में आता है फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन के अंदर सबसे पहले लाइट स्टिमुला एंट्री पॉइंट होता है एंटीरियर लेयर ऑफ द रेटिना। सबसे पहले एंट्री पॉइंट होता है एंटीरियर लेयर ऑफ द रेटिना, गैंग्लियोनिक सेल लेयर होती है, उससे जाता है मोस्ट पोस्टीरियर लेयर फोटो रिसेप्टर तक जाती है लाइट। उसके बाद स्टेट ऑफ द रेटिना होती है, स्टेट ऑफ द रेटिना, ठीक है, स्टेट ऑफ द रेटिना इन द रोड होती है वो 2 स्टेट के अंदर होती है। एक डार्क लाइट के अंदर होती है रोड, एक होती है इसके आगे, ठीक है। डार्क लाइट के अंदर होती है, जब भी डार्क लाइट होती है तो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, ठीक है। डार्क लाइट के अंदर पिगमेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन होता है ऑप्सिन प्लस विटामिन ए, इसको बोलते हैं विजुअल पर्पल, ठीक है। रोडोप्सिन को बोलते हैं, ओके, रोडोप्सिन होता है ऑप्सिन प्लस विटामिन ए होता है और इसको बोलते हैं विजुअल पर्पल, आल्सो नाउन एज विजुअल पर्पल। इसके अंदर होता है विटामिन ए के अंदर होता है 11 सिस रेटिनल होता है, ठीक है, ओके। 11 सिस रेटिनल होता है। जब भी लाइट आती है इससे बन जाता है ट्रांस, ओके, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। लाइट आती है तो बन जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल। ये होता है डार्क स्टेट के अंदर, ओके। रोड इन द डार्क स्टेट के अंदर रोड होती है ना, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 मिलीवोल्ट होता है ड्यू टू पोटेशियम ई फ्लेक्स की वजह से नॉर्मली, ठीक है, ओके। रोड इन द डार्क स्टेट के अंदर, ठीक है, ओके, रोड इन द डार्क स्टेट के अंदर होता है आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 मिलीवोल्ट होता है ड्यू टू पोटेशियम ई फ्लेक्स की वजह से नॉर्मली। इसके अंदर है, इसकी वजह से डार्क लाइट से, ओके, जब लाइट को स्विच ऑफ कर दिया बंद की जाती है तो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और उसके अंदर डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होता है ड्यू टू इसके अंदर साइक्लिक जीएमपी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अंदर होती है साइक्लिक जीएमपी होती है, ठीक है। आंख के अंदर होती है साइक्लिक जीएमपी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख के अंदर साइक्लिक जीएमपी होती है, ठीक है।
आंख के अंदर साइक्लिक जीएमपी होती है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, डार्क स्टेट होगी, तो डार्क स्टेट के अंदर पिगमेंट रोडोप्सिन होता है, ऑप्सिन प्लस विटामिन लाइट आ जाएगी, वो सिस है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर है रोड, ठीक है, डार्क स्टेट के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट होता है, पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से लाइट ऑफ बंद की जाती है, तो पोटेशियम सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर आ जाता है, डीपोलराइजेशन होता है और ड्यू टू साइक्लिक जीएमपी वो बढ़ जाता है। एक होता है रोड होती है वो लाइट स्टेट के अंदर क्या होती है, ओके 11 सिस रेटिनल होते हैं, वो अपने कहा था वो ऑल ट्रांस रेटिनल के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं। ये क्या करता है, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, इसके अंदर होती है अल्फा टी होते हैं, ठीक है, ओके ट्रांसड्यूसिन या अल्फा टी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं या ट्रांसड्यूसिन वाले होते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं फोस्फोडाई एस्टरेज को, ये एक्टिवेट करते हैं फोस्फोडाई एस्टरेज को, ये फोस्फोडाई एस्टरेज होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है साइक्लिक जीएमपी को, इसकी वजह से पोटेशियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, बिकॉज पोटेशियम इफ्लक्स अकर बट सोडियम इन्फ्लक्स है एब्सेंट हो गया, यहाँ पर पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है परंतु सोडियम है वो बंद हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं इसके अंदर खास बात है, ठीक है, खास बात ये इसके अंदर ओके फोस्फोडाइएस्टरेज आता है, साइक्लिक जीएमपी जाते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, हाइपरपोलराइजेशन होता है, परंतु सोडियम पोटेशियम चैनल तो खुले और सोडियम चैनल है वो ब्लॉक हो चुके हैं। अब सिंपल बात है, इसमें D4D डार्क के अंदर होता है और डार्क के अंदर इसके अंदर होता है डीपोलराइजेशन, लाइट के अंदर होता है हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, तो डार्क है तब डीपोलराइजेशन होगा और लाइट है तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। ये सब ऑल द रेटिनल सेल के लिए सही है एक्सेप्ट है एमेक्राइन सेल। एमेक्राइन सेल होती है वो होती है प्योरली डीपोलराइजिंग बोथ इन लाइट एंड डार्क, ठीक है, तो एमेक्राइन सेल होती है ना वो होती है वो प्योरली डीपोलराइजिंग होती है, लाइट हो अंधेरा कुछ भी हो वो हमेशा डीपोलराइजिंग रहेगी। एक होता है वर्ल्ड विजुअल साइकिल, ठीक है, वर्ल्ड विजुअल साइकिल, इसके अंदर क्या होता है, ओके डार्क स्टेट के अंदर नाइट के अंदर होता है 11 सिस रेटिनॉल होता है, 11 सिस रेटिनॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट स्टेट के अंदर है ट्रांस रेटिनॉल, वही ट्रांस अंधेरा होगा ये कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, 11 सिस रेटिनल और ऑल ट्रांस रेटिनल, जब भी अंधेरा होगा अंधेरे के अंदर तो होता है 11 सिस रेटिनल और जब भी लाइट होती है तो ऑल ट्रांस रेटिनल आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड विजुअल साइकिल। अब आता है फनी करंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आईएफ या फनी करंट होते हैं, सोडियम करंट को बोलते हैं, ये ओपन होते हैं डार्क स्टेट के अंदर और ये क्लोज होते हैं, फनी करंट क्लोज होते हैं वो लाइट के अंदर, ठीक है, तो फनी करंट है वो क्लोज होते हैं लाइट के अंदर, फनी करंट क्लोज होते हैं और डार्क के अंदर फनी करंट है वो ओपन होते हैं, यही अपन जो कह रहे थे सोडियम चैनल वही इसके अंदर आंख के अंदर होते हैं फनी करंट है वो डार्क के अंदर, फनी करंट है वो डार्क के अंदर ओपन होते हैं, लाइट के अंदर क्लोज होते हैं, ये आंख के और आईज और ऐसे नोड के अंदर होते हैं। जो फनी करंट होते हैं सोडियम चैनल वो आईज और ऐसे नोड के अंदर होते हैं, ऐसे नोड के अंदर ओके हार्ट रेट जनरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे नोड के अंदर वो करते हैं, ऐसे नोड के अंदर करते हैं ओके हार्ट रेट जनरेशन, ठीक है, ऐसे नोड के लिए यूज करते हैं ओके हार्ट रेट जनरेशन के लिए यूज करते हैं आईज और ऐसे नोड के अंदर, इसके अंदर होता है आईएफ फनी करंट होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होते हैं डार्क के अंदर, क्लोज होते हैं लाइट के अंदर, इनको बोलते हैं एससीएन चैनल या हाइपरपोलराइजेशन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल, ठीक है, इनको बोलते हैं एससीएन चैनल, हाइपरपोलराइजेशन इनको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल। अब आता है एलजीबी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर 6 लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेयर होती है, ये होती है बिग मतलब मैग्नो सेलुलर पाथवे, ठीक है, मैग्नो सेलुलर लेयर होती है, ये यूज होती है मैग्नो सेलुलर पाथवे के अंदर। तीसरी चौथी पांचवी छठी ये होती है स्मॉल मतलब पार्वो सेलुलर लेयर होती है, ये यूज होती है पार्वो सेलुलर पाथवे और ये यूज होती है मैग्नो सेलुलर पाथवे। जो मैग्नो सेलुलर पाथवे होता है M ये होता है मोमेंट ऑफ द आई बॉल, ठीक है, ये होता है मैग्नो सेलुलर पाथवे होता है मोमेंट ऑफ द आई बॉल, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के मोमेंट में यूज होता है। दूसरा होता है पार्वो सेलुलर पाथवे होता है, ये कलर विजन के लिए होता है, पार्वो सेलुलर पाथवे होता है वो कलर विजन के लिए होता है। इसके अंदर सिंपल है 235 है वो सेम साइड है, 146 है वो क्रॉस करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइबर अमंग द एलजीबी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, इसके अंदर है फाइबर्स लेयर के अंदर लेयरों की बात होती है, 235 मतलब दूसरी लेयर तीसरी लेयर पांचवी लेयर है वो सेम साइड वाले फाइबर्स आते हैं उसमें, और 146 इसके अंदर क्रॉस वाले फाइबर आते हैं, 1 4 और 6 के अंदर क्रॉस वाले आते हैं, 2 3 और 5 के अंदर आते हैं सेम साइड वाले, ठीक है। इन द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर लेयर है, इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर है लेयर है 1 लेयर है 4 1 4 एंड 6, ये होते हैं 1 4 6 है वो कॉन्ट्रालेटरल पाथवे लेयर होती है। उसके बाद होती है लेयर होती है वो होती है 2 लेयर होती है वो होती है ओके 2 3 और 5 वो होती है इप्सिलेटरल पाथवे लेयर होती है, ठीक है, ओके 2 3 5 वो इप्सिलेटरल लेयर पाथवे होती है, 1 4 6 वो क्रॉस वाली पाथवे होती है, इंपॉर्टेंट है एलजीबी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। अब आते हैं विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एलजीबी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो लेयर 4 ऑफ द विजुअल, ये अलग है, ये विजुअल कॉर्टेक्स की लेयर है, लेयर 4 के अंदर आता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओके इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेटरल, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, ओके इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इसके अंदर है, इसकी लोकेशन होती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होती है, ब्रॉडबैंड एरिया 17 18 19 होती है वो की कैलकेरिन सर्कस के अंदर होते हैं, ठीक है, वो कैलकेरिन सर्कस के अंदर होते हैं, ब्रॉडबैंड एरिया 17 18 19 के अंदर होती है और लोकेशन होती है ऑक्सीपिटल लोब। इसके अंदर कैलकेरिन सर्कस होती है वो एनाटॉमिकली मोर नंबर ऑफ द माइलिनेटेड फाइबर उसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसको बोलते हैं अरेंज इन द स्ट्राइएशन एंड स्ट्रिप्स के अंदर अरेंज होते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स को बोलते हैं स्ट्राइएशन कॉर्टेक्स या स्ट्राई ऑफ द जिनेरी, ठीक है, ओके स्ट्री ऑफ द जिनेरी। इसके अंदर होते हैं ब्लॉब्स होते हैं जो कि कलर विजन के अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर है, इसके अंदर कैलकेरिन सर्कस होती है 17 18 19 और लेयर 4 होती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कैलकेरिन सर्कस बोलते हैं, स्ट्राया या स्ट्रिएशंस ऑफ द जेनी बोलते हैं। इसके अंदर ब्लॉब्स होते हैं जो कि कलर विजन के लिए होते हैं। एम्स के अंदर पूछा जा सकता है कलर विजन पाथवे का क्रम पूछा जा सकता है, तो रेटिना के अंदर कलर विजन है वो कौन से स्टार्ट होता है, उसके बाद थैलेमस के अंदर जाता है पार्वो सेलुलर पाथवे, ठीक है, एलजीबी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पार्वो सेलुलर पाथवे के अंदर जाता है और उससे जाता है विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ब्लोब के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर होता है विबक्योर आर होता है उसकी सबसे ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन होती है वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी 3 कलर्स होते हैं, एक होती है LSM, एल का मतलब है एल कौन होती है जो कि रेड कलर की होती है, ठीक है, एल कौन होती है वो रेड कलर एब्सेंट है उसको बोलते हैं प्रोटोपेनोपिया। एक होता है एस का मतलब है ब्लू कलर एब्सेंट है उसको बोलते हैं ट्राइटोपेनोपिया, ठीक है, ओके
ट्राइटेनोपिया और एम कलर है वो होता है ग्रीन कलर होता है, एब्सेंट है तो वो होता है ड्यूटेरेनोपिया। ठीक है, एस का मतलब होता है शॉर्ट वेवलेंथ, एम का मतलब होता है मीडियम वेवलेंथ, एल का मतलब होता है लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, एल एस एम लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ का तो हो गया आर रेड कलर हो गया, और शॉर्ट वेवलेंथ का हो गया आपका ब्लू कलर बी हो गया, और मीडियम का हो गया जी हो गया ग्रीन कलर। और इसके अंदर है रेड कलर है तो उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया, और उसको ब्लू कलर को बोलते हैं ट्राइटेनोपिया, और ग्रीन कलर को बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। ग्रीन वाले को बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया और रेड को बोलते हैं प्रोटोपेनोपिया। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है वो होता है ब्लू और ग्रीन डिफेक्ट होता है। इसके अंदर फीमेल होती है वो कैरियर होती है, मेल है वो अफेक्टेड होता है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। इसके अंदर बोलते हैं स्ट्रिएट जो कॉर्टेक्स होता है वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है, विजुअल कॉर्टेक्स। एक्स्ट्रा स्ट्रिएट कॉर्टेक्स होता है कलर विजन के लिए, वो होता है टेम्पोरल के अंदर होता है कलर विजन के लिए, और पेराइटल के अंदर टेम्पोरल होता है कलर विजन के लिए, टेम्पोरल के अंदर होता है कलर विजन के लिए, पेराइटल के अंदर होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के मूवमेंट के लिए। तो इसके अंदर दो कॉर्टेक्स होते हैं, एक होता है स्ट्रिएट कॉर्टेक्स होता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रिएट कॉर्टेक्स होता है जो कि पेराइटल होता है। पेराइटल होता है वो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के मूवमेंट में यूज होता है, टेम्पोरल होता है वो कलर विजन के लिए होता है। इसके अंदर दो लूप होते हैं, एक होता है मेयर्स लूप, एक होता है बॉम लूप। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेयर्स लूप और बॉम लूप इंपॉर्टेंट है। एक अपने पढ़ा था लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर अपने पढ़ा था लेयर 1 और लेयर 2 वाला होता है मैग्नो सेलुलर पाथवे। जो एलजीबी के अंदर मैग्नो सेलुलर पाथवे होते हैं वो लूप बनाते हैं, वो बनाते हैं बॉम लूप। और बॉम लूप होता है जो कि जाता है बॉम लूप होता है जो कि जाता है पेराइटल कॉर्टेक्स के अंदर और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का मूवमेंट कराता है। दूसरा एलजीबी के अंदर होता है पार्वो सेलुलर पाथवे होता है, जो अपने पढ़ा था 3 4 5 6 लेयर वाला होता है, जो कि मेयर लूप बनाता है, जो कि मेयर लूप बनाता है, और ये जाता है आपका टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, मेयर लूप बनाता है टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, और ये कलर विजन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, मेयर लूप बनाता है कलर विजन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है मैग्नो सेलुलर पाथवे और दूसरा होता है पारो सेलुलर पाथवे। एक के अंदर होता है बॉम लूप, दूसरे के अंदर होता है मेयर लूप। एक इसके अंदर होता है टेम्पोरल कॉर्टेक्स कलर विजन के लिए, इसके अंदर होता है पेराइटल कॉर्टेक्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के मूवमेंट के लिए। तो इसके अंदर होता है मेयर्स लूप होता है फाइबर होते हैं, मेयर्स लूप के जो फाइबर्स होते हैं ये है आपका मेयर लूप। ठीक है, मेयर लूप के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ओके, मेयर लूप्स के जो फाइबर होते हैं, फाइबर फ्रॉम द पार्वो सेलुलर पाथवे होता है, वो फॉर्म एक लूप करते हैं बिफोर रीचिंग द टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं मेयर लूप। पी फॉर पी नहीं होगा, इसका मतलब है पार्वो सेलुलर पाथवे है वो पेराइटल के अंदर, वो टेम्पोरल के अंदर नहीं जाएगा, पेराइटल के अंदर जाएगा। और बॉम लूप होता है वो होता है मैग्नो सेलुलर पाथवे है, एम फॉर एम नहीं होगा। ठीक है, मैग्नो सेलुलर पाथवे वो इसका इसमें नहीं होगा। ठीक है, एम फॉर एम नहीं होता। मेयर के अंदर मैग्नो सेलुलर और बॉम के अंदर होता है, उसके अंदर पी फॉर पी पेराइटल में नहीं जाता है। ठीक है, मैग्नो सेलुलर पाथवे लूप फॉर्म करता है पेराइटल कॉर्टेक्स में अंदर जाने से पहले। विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फेस रीजन के अंदर जो विजुअल इंफॉर्मेशन आती है फेस रीजन से, वो टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर जाती है, और उससे जाती है इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर। टेम्पोरल कॉर्टेक्स में जाती है इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो कि फेस आइडेंटिफिकेशन या फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है। इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स, इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। एक होता है प्रोसोपेग्नोसिया, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, डेफिनेशन ड्यू टू लीजन ऑफ द इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स की वजह से प्रोसोपेग्नोसिया हो जाता है। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑन द सीइंग हिज फेस, फेस को देखकर पहचान नहीं पाते, उसको बोलते हैं प्रोसोपेग्नोसिया। इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है कॉर्टेक्स के अंदर। बॉम लूप और मेयर लूप इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ लीजन, ओके, साइट ऑफ लीजन्स इन द वर्निकेज हेमिएनोपिया। ठीक है, हेमिएनोपिया हो रहा है, वर्निकेज हेमिएनोपिया तो है ऑप्टिक ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर होता है वर्निकेज हेमिएनोपिया। अब आता है हियरिंग, स्मेल और टेस्ट। ईयर के अंदर दो फंक्शन होते हैं, हियरिंग करता है कॉक्लिया, बैलेंस करता है वेस्टिबुलर एपरेटस बाय द क्रेनियल नर्व एट, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इसके अंदर कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया के अंदर कॉक्लिया पार्ट होता है इनर ईयर का होता है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होती है बेजिलार मेम्ब्रेन, दूसरी होती है रीजनर मेम्ब्रेन। बेजिलार मेम्ब्रेन और रीजनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर होता है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। ठीक है, इसके 3 होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। सबसे ऊपर वाला होता है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला होता है स्केला मीडिया, नीचे वाला होता है स्केला टिम्पेनी। इसके अंदर नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं बेजिलार लेयर, ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं रीजनर। ठीक है, ओके, रीजनर्स लेयर, और नीचे वाली को बोलते हैं बेजिलार लेयर। ऊपर इसके मीडिया के अंदर होता है पेरिलिफ होता है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा होता है, और इसके मीडिया जो टिम्पेनी होता है उसके अंदर भी पेरिलिफ होता है, सोडियम ज्यादा होता है। इसके मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ होता है जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। इसके मीडिया के अंदर स्ट्राया वेस्कुलरिस होता है जो कि एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर जो एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल होता है वो होता है -80 मिलीवोल्ट। ठीक है, एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल होता है वो होता है -80 मिलीवोल्ट। इसके मीडिया के अंदर होता है पेरिलिफ होता है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा होता है। इसके टिम्पेनी के अंदर पेरिलिफ होता है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा होता है। उसके बाद इसके मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ होता है जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। उसके बाद में इसके मीडिया के अंदर रिसेप्टर होते हैं हेयरिंग के लिए, उसको बोलते हैं एयर सेल और ऑर्गन ऑफ कोर्टाइस होते हैं। ठीक है, एयर सेल एंड ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई, एयर सेल एंड ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई होते हैं इसके मीडिया के अंदर। इसके मीडिया के अंदर अपने कहा था ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं। इसके अंदर होती है, ये आप देख सकते हो, इनर एयर सेल होती है, मिनिमम इन नंबर के अंदर होती है। ये आउटर एयर सेल होती है, वो आउटर एयर सेल होती है, वो मैक्सिमम इन नंबर के अंदर होती है। इन दोनों को जो सपोर्टिंग सेल होती है ना वो होती है, ओके, डीटर या सपोर्टिंग सेल, ओके, फॉर द बोथ इनर एंड आउटर एयर सेल। ठीक है, ओके, डीटर सेल या सपोर्टिंग एयर सेल होती है जो कि आउटर और इनर एयर सेल होती है। डीटर सेल या सपोर्टिंग सेल उसको बोलते हैं। आउटर एयर सेल होती है वो मोर प्रोन टू द डैमेज बाय द
ototoxic drug by aminoglycoside. These receptors are innervated by afferent of the vestibulocochlear nerve, originate from the spiral ganglion. इंपॉर्टेंट है, और ओरिजिनेट होती है वो होती है स्पाइरल गैंग्लियन से, ठीक है, स्पाइरल गैंग्लियन से वो होती है ओरिजिनेट होती है। उसके बाद है आउटर एयर सेल और इनर एयर सेल के बीच में डिफरेंस। इनर एयर सेल होती है वो लेस इन नंबर होती है, 3500 होती है ईस्ट कोक्लिया के अंदर, और वो हाईली इनर्वेटेड होती है। आउटर होती है वो न्यूमरस होती है, 20,000 होती है ईस्ट कोक्लिया के अंदर, और वो होती है लेस इनर्वेटेड होती है, ठीक है, ओके, लेस इनर्वेटेड होती है। ओके, इनर एयर सेल्स होती है वो लेस इन नंबर होती है और हाईली इनर्वेटेड होती है। आउटर एयर सेल होती है वो न्यूमरस होती है और वो लेस इनर्वेटेड होती है। एक होता है काइनोसीलियम और एक होता है स्टेरियोसीलिया। सबसे टॉलेस्ट एयर सेल होती है सिंगल बोथ इनर और आउटर एयर सेल के अंदर, उसको बोलते हैं काइनोसीलियम। एयर सेल एडजस्ट टू द काइनोसीलियम, वो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन देयर साइज, उसको बोलते हैं स्टेरियोसीलिया। सबसे लंबी एयर सेल सिंगल होती है, इसको बोलते हैं काइनोसीलियम। उसके पास में जो होती है उसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, उनके अंदर होता है एंडोलिफ पोटेशियम होता है ज्यादा। एयर सेल है वो बेंड हो जाती है, एयर सेल है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड द काइनोसीलियम की साइड और कॉजेस करती है डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोटेशियम इनफ्लक्स होता है फ्रॉम द एंडोलिप से। इसके अंदर है पोटेशियम, इसके अंदर जाता है, ठीक है, पोटेशियम एंडोलिप से इसके अंदर जाता है, उसकी वजह से इनके अंदर डीपोलराइजेशन होती है और वो पोटेशियम की वजह से ये टुवर्ड, ठीक है, इनवर्ड पोटेशियम करंट होता है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं। इनवर्ड पोटेशियम करंट को अपन आउटर एयर सेल के अंदर मेजर भी कर सकते हैं। इसलिए इसको जो टेस्ट होता है वो होता है ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, उसको बोलते हैं कैंप वेव। ये होता है सेंसिटिव टेस्ट फॉर द हियरिंग। ऑटो एकॉस्टिक इमिशन होता है जो कि सेंसिटिव टेस्ट होता है हियरिंग के लिए। हेयर सेल जो कि बेंड अवे हो रही है काइनोसीलियम से पास आ रही है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, दूर जा रही है तो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। ऑडिटरी पाथवे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स 2022 के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी ट्रिक है इकोलीमा। सबसे पहले है इसका अरेंजमेंट, सीक्वेंशियली अरेंजमेंट पूछा गया था एम्स 2022 के अंदर, तो इसके अंदर सीक्वेंशियली अरेंजमेंट के लिए इसकी ट्रिक है इकोलीमा। ई का मतलब होता है सबसे पहले आएगी एट्थ क्रेनियल नर्व, सी का मतलब आता है उसके बाद आएगा कॉक्लियर न्यूक्लियाई, कॉक्लियर न्यूक्लियाई बाद में ओ का मतलब है यहाँ पर ओलिवरी न्यूक्लियस। कौन सा है? वो है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये प्रोसेस करता है डायरेक्शंस ऑफ द साउंड को। उसके बाद में एल का मतलब होता है लेटरल लेमनिस्कस, एल का है लेटरल लेमनिस्कस। उसके बाद में आई का मतलब है इंफीरियर कोलिकुलाई, ये भी प्रोसेस करता है डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स को। एम का मतलब होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये थैलेमिक न्यूक्लियाई होता है एमजीबी। ए का मतलब होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रॉडबैंड एरिया 41 होता है, ये प्रेजेंट होती है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर। ह्यूमन ऑडिटरी कॉर्टेक्स या उसको बोलते हैं हेस्ले गायरस, ठीक है, ओके, ह्यूमन ऑडिटरी कॉर्टेक्स या उसको बोलते हैं हेस्ले गायरस प्रेजेंट इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है, ओके, प्रेजेंट इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन ऑडिटरी कॉर्टेक्स या हेस्ले गायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लो। इकोलीमा के अंदर होता है इकोलीमा। ई का मतलब एट क्रेनियल नर्व होती है, सी का मतलब कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है, ओ का मतलब ओलिवरी मतलब सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, एल का मतलब लेटरल लेमनिस्कस होता है, आई का मतलब इंफीरियर कोलिकुलाई होता है, और एम का मतलब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है, ए का मतलब ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। तो ये होता है इकोलीमा, एट क्रेनियल नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमनिस्कस, इंफीरियर कोलिकुलाई, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये स्ट्रिक से याद रहेगा, इससे याद रहना नहीं। इकोलीमा एम्स 2022 के अंदर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है ट्रेवलिंग वेव थ्योरी ऑफ द बेकेसी। ऑल साउंड वेव ट्रेवल करती है अलोंग द बेजिलार मेम्ब्रेन। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है वो बेटर होती है बेस ऑफ द कोक्लिया के अंदर, लो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बेस बेटर परसीव होती है एपेक्स ऑफ द कोक्लिया के अंदर, ठीक है। ऑल साउंड वेव ट्रेवल अलोंग द बेजिलार मेम्ब्रेन। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वो परसीव होती है बेस ऑफ द कोक्लिया के अंदर, लो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अपेक्स ऑफ द कोक्लिया के अंदर, ठीक है, ओके, अपेक्स ऑफ द कोक्लिया के अंदर। उसके बाद आता है स्टिपिडियल रिफ्लेक्स। उसकी जो स्टिपिडियल रिफ्लेक्स होता है वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ये क्या करता है? लाउड नॉइस होती है जो कि 160 डेसिबल की होती है वो 120 डेसिबल की हो जाती है कान के अंदर, क्योंकि साउंड के एटेन्युएशन की वजह से 40 डेसिबल का या एटेन्युएशन हो गया। ये क्या करती है? प्रिवेंटिंग करती है डैमेज ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, डैमेज से प्रिवेंट करती है, ठीक है, प्रिवेंटिंग डैमेज टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टेपिडियस मसल्स। इसके अंदर होता है रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स का पाथवे होता है एपरेंट होता है इसका एट्थ क्रेनियल नर्व, इसका सेंटर होता है वो होता है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इसके अंदर इफरेंट होता है वो होता है क्रेनियल नर्व नंबर 7, ये होता है तेरा स्टेपिडियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर पाथवे होता है सबसे पहले होता है एट्थ क्रेनियल नर्व, और इसके अंदर सेंटर होता है वो होता है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और इसके अंदर इफरेंट होता है वो होता है क्रेनियल नर्व नंबर 7, और इसकी वजह से होता है स्टेपिडियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद लीजन्स होता है, ओके, लीजन्स ऑफ द क्रेनियल नर्व 7 या फेशियल नर्व के अंदर, इसकी वजह से साउंड का कोई एटेन्युएशन नहीं होता है, साउंड है वो लाउड परसीव होती है, उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। ऑल्फैक्शन या स्मेल के अंदर बात करते हैं तो ऑल्फैक्शन रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं रूफ ऑफ द नेजल कैविटी या उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रूफ ऑफ द नेजल कैविटी या उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्शन के रिसेप्टर्स होते हैं वो रूफ ऑफ द नेजल कैविटी या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं वो कैरी करते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन कैरी द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। केमिकल सेंसेशन होते हैं वो होते हैं स्मेल, और जो टेस्ट होते हैं स्मेल और टेस्ट होते हैं ये होते हैं केमिकल सेंसेशन। एक है वन एंड ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन होता है वो कनेक्टेड होता है रिसेप्टर से, एंड अनदर एंड है वो रीचेज द ब्रेन इन ए फॉर्म ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व के रूप में जाता है, ठीक है। इसके अंदर होता है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, एक होता है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी से, इससे होता है बाइपोलर न्यूरॉन से वो जाता है ऑल्फैक्टरी नर्व।
ठीक है, इसके अंदर होता है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी और इसके बीच में आती है बाइपोलर न्यूरॉन और ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर जाती है। ब्रेन के अंदर है वो है ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जाती है। ब्रेन के अंदर जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। इसके अंदर बाइपोलर सेल होती है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है बाइपोलर सेल ऑल्फैक्टरी नर्व बनाती है, उसके बाद क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर जाती है, वहां से क्रॉस करके ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जाती है ब्रेन। ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर 4 टाइप की सेल होती है। एक होती है एम का मतलब होता है मिट्रल सेल और टी का मतलब होता है ट्रप्टेड सेल। ये मिट्रल सेल और ट्रप्टेड सेल होती है एक्साइटेटरी सेल होती है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, जहां पर भी ज्यादातर के अंदर आपने देखा है जो कि एक्साइटेटरी सेल होती है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो ग्लूटामेट होता है। उसके बाद में जो सेल्स होती है वो होती है पेरीग्लोमेरुलर सेल और उसके बाद होती है ग्रेन्यूल सेल। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रेन्यूल सेल और पी का मतलब होता है पेरीग्लोमेरुलर सेल। ये दोनों सेल इनहिबिटरी होती है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो गाबा होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, इसके अंदर अपने बात की ऑल्फैक्टरी बल्ब है ओके, फर्स्ट पार्ट है जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व से। सेल्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर होता है मिट्रल सेल और ट्रप्ट सेल और उसके बाद होता है पेरीग्लोमेरुलर सेल और ग्रेन्यूल सेल। पेरीग्लोमेरुलर सेल और ग्रेन्यूल सेल होती है इनहिबिटरी सेल होती है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होता है। मिट्रल सेल और ट्रप्टेड सेल एक्साइटेटरी सेल होती है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी बल्ब से इंफॉर्मेशन है वो कॉर्टेक्स थैलेमस के अंदर जाती है और रिले करती है डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, थैलेमस के अंदर जाती है, थैलेमस के अंदर रिले करती है ऑल्फैक्टरी बल्ब से डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, डोर्सल साइड डोर्सो और डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस के अंदर जाती है, वहां से जाती है ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के अंदर। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, OFC ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, OFC ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स थैलेमस से जाती है। उसके बाद में इससे सीधी जाती है लिम्बिक कॉर्टेक्स के अंदर जो कि स्मेल ब्रेन होता है। लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है वो स्मेल ब्रेन होता है, स्मेल ब्रेन। इसके अंदर होता है एक तो होता है एंटोराइनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एमिगडाला। एमिगडाला होता है वो होता है स्मेल और इमोशन यहां पर प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, एमिगडाला के अंदर स्मेल एंड इमोशंस को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एमिगडाला के अंदर एमिगडाला के अंदर स्मेल एंड इमोशन को प्रोसेस किया जाता है। दूसरा होता है राइनो जो एंटोराइनल कॉर्टेक्स होता है जहां पर स्मेल और मेमोरी को प्रोसेस किया जाता है। यहां पर डीजनरेशन की वजह से एल्जाइमर होता है। एंटोराइनल कॉर्टेक्स के अंदर स्मेल एंड मेमोरी को प्रोसेस किया जाता है, डीजनरेशन की वजह से होता है एल्जाइमर। एमिगडाला के अंदर स्मेल एंड इमोशन को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट के अंदर रिसेप्टर होते हैं वो टेस्ट बर्ड होते हैं वो टंग के ऊपर होते हैं। 5 टाइप की टेस्ट सेंसेशंस होते हैं, स्वीट्स होता है, सॉल्ट होता है, एसिडिक या श्योर होता है, बिटर होता है। एक पांचवा होता है वो होता है उमामी। उमामी होता है वो मोस्ट एडिक्टिव सेंसेशंस होता है, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसको बोलते हैं एजिनोमोटो। ठीक है, एजिनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये मोस्ट एडिक्टिव सेंसेशन होता है उमामी। टेस्ट बर्ड है वो एब्सेंट होती है, वो होती है फ्ली। ठीक है, ओके, फ्ली फॉर्म पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ओके, टेस्ट बर्ड है वो एब्सेंट होती है, वो होती है फ्ली फॉर्म पेपिला के अंदर। उसके बाद टेस्ट पाथवे के अंदर बात कर लेते हैं। टेस्ट बर्ड है वो इनर्वेटेड होती है, सबसे पहले होती है टेस्ट बर्ड है वो इनर्वेटेड होती है कोर्डा टेम्पेनी, जो कि सांपी नर्व होती है कोर्डा टेम्पेनी, ये सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को। उसके बाद होती है ग्लोसो 9th होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को। उसके बाद होती है वेगस नर्व होती है, ये पोस्टीरियर मोस्ट एंड पैलेटल रीजन को करती है, ये रिले होती है मेडुला के अंदर। ठीक है, ये रिले होती है आपकी मेडुला के अंदर। तो ओके, टेस्ट बर्ड्स आर इनर्वेटेड बाय द 7th है कोडा टेम्पेनी, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। उसके बाद होती है 9th ग्लोसोफेरिंजियल पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। उसके बाद होती है वेगस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एंड पैलेटल रीजन, ये सब रिले होती है मेडुला के अंदर। यहां से होता है न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस NTS के अंदर जाता है, ये मेजर इंटीग्रेशन सेंटर होता है टेस्ट के लिए। वहां से जाते हैं सेंसेशन थैलेमस के अंदर, थैलेमस के अंदर जाते हैं VPM। ठीक है, टेस्ट के अंदर जो सेंसेशन जाते हैं वो है VPM, वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है टेस्ट कॉर्टेक्स। वहां से जाते हैं टेस्ट जो कॉर्टेक्स होता है वो होता है इंसुला। इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कॉर्टेक्स कौन सा होता है, तो होता है टेस्ट के लिए होता है कॉर्टेक्स होता है इंसुला, और न्यूक्लियस होता है थैलेमस के अंदर है VPM न्यूक्लियस। मेडुला के अंदर न्यूक्लियस होता है वो होता है NTS न्यूक्लियस और थर्ड। और नर्व तो अपन को पता ही है। ठीक है, नर्व तो है एंटीरियर 2/3 की अलग है, पोस्टीरियर 1/3 की अलग है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एंड पैलेटल रीजंस की अलग है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम। बात करने वाले लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले आता है लिम्बिक सिस्टम, इसके अंदर होता है लिम्बस। लिम्बस होता है रिम ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू, लिम्बस होता है रिम ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू, वेरी ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन। ठीक है, वेरी ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन, कंसर्न विद द स्मेल, इसको बोलते हैं स्मेल ब्रेन या राइनो इनकेफेलॉन या फिर राइनो इनकेफेलॉन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स के अंदर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी के लिए होता है, सेकंड होता है एमिगडाला जो कि इमोशंस के लिए होता है। ठीक है, इसके यदि किसी पेशेंट को लीजन हो चुका है तो उसको कभी भी डर नहीं लगता है, नो फियर, तो लीजन हुआ है वो एमिगडाला के अंदर होता है। पहला होता है हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी के लिए होता है, सेकंड होता है एमिगडाला जो कि इमोशंस के लिए होता है, थर्ड होता है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस। फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स के अंदर बात करें तो मेमोरी होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस होता है हिप्पोकैम्पस का, और सेकंड होता है लिम्बिक सिस्टम का वो होता है इमोशन एमिगडाला के द्वारा होता है, मेमोरी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हिप्पोकैम्पस के द्वारा होता है। दीस फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द पेपेज सर्किट। ठीक है, पेपेज सर्किट के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द पेपेज सर्किट फॉर द मेमोरी एंड इमोशंस के लिए होता है। इसके अंदर सबसे पहले सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, वहां से सिग्नल है वो हिप्पोकैम्पस के अंदर जाते हैं।
वहां से हिपोकैम्पस के अंदर जाते हैं, हिपोकैम्पस में थ्रू द फोर्निक्स, जो हिपोकैम्पस से फोर्निक्स के थ्रू हाइपोथैलेमस के अंदर जाते हैं। हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है मेमिलरी बॉडीज, ठीक है, हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है मेमिलरी बॉडी, वहां जाते हैं और वहां से जाते हैं एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से जाते हैं वापस सिंगुलेट कॉर्टेक्स के अंदर। ये होता है आपका पेपेज सर्किट। तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स से जाते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोकैम्पस के अंदर, हिपोकैम्पस से जाते हैं फोर्निक्स के थ्रू मेमिलरी बॉडीज हाइपोथैलेमस के अंदर, वहां से जाता है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर और वहां से जाता है सिंगुलेट कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है सर्काडियन रिदम, इसके अंदर होता है साइक्लिकल वेरिएशंस ऑफ द हार्मोन। सर्काडियन रिदम होता है साइक्लिकल वेरिएशंस ऑफ द हार्मोन। एग्जांपल है एसीटीएस है, वो हाईएस्ट होता है सुबह 5 बजे और लोवेस्ट होता है शाम को 3 बजे। इसके अंदर सर्काडियन रिदम है वो रेगुलेटेड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा न्यूक्लियस होता है उससे सर्काडियन रिदम होती है वो रेगुलेट होती है, वो होता है तेरा सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस, वो होता है सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। सर्काडियन रिदम इज रेगुलेटेड बाय सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस। उसके बाद आता है रेगुलेशंस ऑफ द फूड इंटेक, ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ द फूड इंटेक, फीडिंग को बढ़ाता है बाय स्टिमुलेशंस ऑफ द फीडिंग सेंटर, ये होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। फीडिंग को बढ़ाता है बाय स्टिमुलेशंस ऑफ द फीडिंग सेंटर, और फीडिंग सेंटर होता है वो होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। और फीडिंग को कम करता है वो होता है सेटाइटी सेंटर या होता है वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस होता है सेटाइटी सेंटर, और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है जो कि फीडिंग को बढ़ाता है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होता है जो कि फीडिंग को बढ़ाता है। सेटाइटिस सेंटर या वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस है जो कि इसको कम करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देख लेते हैं। इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस के अंदर आर्कुएट न्यूक्लियस होता है, उससे निकलता है अल्फा एमएसएस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा होता है कोकेन एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, CART, कोकेन एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, और एक होता है अल्फा एमएसएस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं वेंट्रल न्यूक्लियस जो कि सेटाइटिस सेंटर होता है। वैसे वेंटेरोमीडियल होता है, वेंटेरोमीडियल या वेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि सेटाइटिस सेंटर होता है, उससे फीडिंग है वो कम होती है। तो इसके अंदर होता है फीडिंग को कम करता है, सेटाइटिस सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, वो है कोकेन एम्फेटामिन इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्ट। और सेकंड होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSS, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSS और कोकेन एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट CART, ये स्टिमुलेट करते हैं वेंटेरोमीडियल न्यूक्लियस या सेटाइटिस सेंटर को, जैसे फीडिंग कम होती है। दूसरी साइड होता है एक होता है न्यूरोपेप्टिडेज Y, एक होता है AGRP, एगोटिजीन रिलेटेड पेप्टाइड, ये स्टिमुलेट करते हैं लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से फीडिंग बढ़ती है यानी खाना खाता है। टेम्परेचर्स, रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हॉट एनवायरनमेंट के अंदर। हॉट एनवायरनमेंट के अंदर न्यूक्लियस होता है वो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का। तो हॉट एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है वो होता है एंटीरियर न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का। इसके अंदर पेशेंट को स्वेटिंग्स होती है, वेजोडाइलेटेशंस होता है, एंड थ्रस्ट के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो पेशेंट को थ्रस्ट होती है, वेजोडाइलेटेशंस होता है एंड स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, वेजोडाइलेटेशन एंड थ्रस्ट। एंटीरियर न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस हॉट एनवायरनमेंट के अंदर। एंटीरियर न्यूक्लियस के अंदर लीजन होता है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया हो जाता है। हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट होता है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास होता है, वो होता है शिवरिंग की वजह से। ये नीट 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जब हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट होता है शिवरिंग की वजह से। उसका आंसर गया था शिवरिंग की वजह से। तो इंपॉर्टेंट है रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर से हॉट एनवायरनमेंट के अंदर एंटीरियर न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, उसके अंदर होती है स्वेटिंग्स होती है, वेजोडाइलेटेशंस होता है एंड थ्रस्ट होती है। यदि लीजन्स हो जाता है तो हाइपरथर्मिया होता है और उसका सेट पॉइंट बढ़ जाता है, वो शिवरिंग की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर न्यूक्लियस होता है वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, इसके अंदर शिवरिंग्स होती है। लेकिन कोल्ड के अंदर शिवरिंग होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शंस होता है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो इंक्रीज द यूरिन फ्रीक्वेंसी, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग इन द पोस्टीरियर इन द कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस यूज होता है। पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस के अंदर लीजन होता है तो हाइपोथर्मिया होता है। एक होता है एडीएस का सिक्रेशन होता है, वो होता है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से होता है मेनली। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है वो होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से होता है और इंपॉर्टेंट फॉर द पार्थुराइजेशन। उसके बाद आता है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के अंदर होता है वो होता है मेमिलरी बॉडीज, ठीक है, मेमोरी के अंदर यूज होता है वो होती है मेमिलरी बॉडीज पेपेज सर्किट, ठीक है। स्टिमुलेशंस ऑफ द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है, स्टिमुलेशंस ऑफ द स्टिमुलेशंस ऑफ द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, उसकी वजह से पेशेंट्स का एग्रेशन बिहेवियर होता है, ठीक है, सेम रेंज फिनोमेना होता है। इसका मतलब होता है हिसिंग और बीटिंग, मेनली एनिमल के अंदर होती है, उनके अंदर बीपी बढ़ जाता है। तो इसके अंदर अपने एक तो पढ़ लिया एंटीरियर न्यूक्लियस अपने पढ़ लिया, हॉट एनवायरनमेंट के अंदर यूज होता है। पोस्टीरियर न्यूक्लियस अपने पढ़ लिया, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर यूज होता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस अपने पढ़ लिया, वेसोप्रेसिन के अंदर इन्वॉल्व होता है। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस अपने पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन के अंदर यूज होता है। मेमिलरी बॉडी अपने पढ़ ली, मेमोरी के अंदर यूज होती है। डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस अपने पढ़ लिया जो कि एग्रेशन बिहेवियर के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके अलावा होता है आपका होता है रेगुलेशंस ऑफ द स्लीप एंड वेकफुलनेस, ठीक है, ओके, रेगुलेशंस ऑफ द स्लीप एंड वेकफुलनेस, इनके लिए होता है वेकफुलनेस वो रेगुलेटेड होती है लेटरल न्यूक्लियस से। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है ओरेक्सिन होता है, इसको हाइपोक्रेटिन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो ओरेक्सिन होता है, आल्सो कॉल्ड हाइपोक्रेटिन भी बोलते हैं। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर वो ओरेक्सिन होता है, इसको हाइपोक्रेटिन भी बोलते हैं। इसके अंदर वेकफुलनेस होती है वो रेगुलेटेड बाय द लेटरल न्यूक्लियाई। ओरेक्सिन के अंदर म्यूटेशन की वजह से नार्कोलेप्सी होती है, ठीक है, ओरेक्सिन के अंदर म्यूटेशन की वजह से नार्कोलेप्सी होती है, इसके लिए ड्रग दी जाती है वो मोडाफिनिल दी जाती है। इसके अंदर जो नार्कोलेप्सी होती है वो होती है पीरियोडिक स्लीपिंग डिसऑर्डर
डिसऑर्डर, पीरियोडिक स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीप रेगुलेटेड होती है वो स्लीप सेंटर से होती है, स्लीप सेंटर लोकेटेड होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, स्लीप इज रेगुलेटेड बाय द स्लीप सेंटर और वो लोकेटेड होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर। एक सिंगल न्यूरॉन है वो रिसीव करता है 400 इनपुट फ्रॉम द 150 सेंसरी न्यूरॉन से, 400 इनपुट फ्रॉम 150 सेंसरी न्यूरॉन से। ये एग्जांपल होता है कन्वर्जेंस का, ठीक है, नॉट डाइवर्जेंट। एक सिंगल न्यूरॉन रिसीव करता है, एक सिंगल न्यूरॉन रिसीव करता है 400 इनपुट फ्रॉम द 150 सेंसरी न्यूरॉन से। दिस इज एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसके अंदर है एक होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो स्लीप को रेगुलेट करता है, एक होता है आपका लेटरल न्यूक्लियाई जिसकी वजह से वेकफुलनेस को करता है, वो होता है लेटरल न्यूक्लियस। स्लीप को करता है वो होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और एक आया था आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ऑक्सीटोसिन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, वेसोप्रेसिन। कोल्ड के अंदर होता है पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस और हॉट के अंदर होता है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। और इसके अंदर होता है आपका फीडिंग, ठीक है, इसके अंदर होता है फीडिंग के लिए होता है वो होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और फीडिंग सेटाइटी के लिए होता है वो आपका वेंटेरोमीडियल न्यूक्लियस। और इसके अलावा है आपका ये होता है सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो होता है सर्काडियन रिदम के लिए। तो ये होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं सीएसएफ सेरेब्रल, सीएसएफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सीएसएफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। फ्लूइड होता है वो होता है सेंट्रल सीएनएस के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लुब्रिकेशन के अंदर यूज होता है, लुब्रिकेट करता है मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करता है वो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो से न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके अंदर सीएसएफ होता है, सीएसएफ की पीएच होती है 7.33, नॉर्मल वैल्यू होती है सीएसएफ की एक टाइम के अंदर 150 ml। रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन होता है 550 ml पर डे। रिसाइक्लिंग होती है वो होती है 3.7 टाइम्स पर डे। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है वो होता है 70 से 125 mm ऑफ H2O। साइट होती है प्रोडक्शन की वो होती है कोरोइड प्लेक्सस। एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एरेक्नोइड विलाई, एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एरेक्नोइड विलाई। साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है कोरोइड प्लेक्सस। नॉर्मल होता है प्रेशर 70 से 125 mm ऑफ H2O। रिसाइक्लिंग होती है 3.7 टाइम्स पर डे। रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है 550 ml पर डे। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीएसएफ होती है 150 ml। रेगुलेशन अकर एट ए लेवल ऑफ द, रेगुलेशन होता है सीएसएफ का वो एब्जॉर्प्शन के लेवल पे होता है, ठीक है, रेगुलेशन अकर एट ए लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है सीएसएफ एंड प्लाज्मा, कंपेयर टू द प्लाज्मा, कंपेयर टू द प्लाज्मा। सीएसएफ के अंदर हाई कंसंट्रेशन किसकी होती है प्लाज्मा की तुलना में, तो वो होती है क्लोराइड की हाई होती है, मैग्नीशियम की हाई होती है और PCO2 के अंदर हाई होती है। तो हाई कंसंट्रेशन होती है सीएसएफ के अंदर, क्लोराइड की होती है, मैग्नीशियम की होती है और PCO2 की होती है, इनकी हाई होती है। इक्वल होती है वो ओस्मोलेलिटी इक्वल होती है, बाइकार्बोनेट इक्वल होते हैं, ओस्मोलेलिटी एंड बाइकार्बोनेट इक्वल होते हैं। क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड PCO2 होते हैं वो सीएसएफ के अंदर हाई होते हैं। लो कंसंट्रेशन किसकी होती है प्लाज्मा की तुलना में सीएसएफ के अंदर, सबसे पहले ग्लूकोज होती है, सीएसएफ ग्लूकोज होता है वो सिर्फ 2/3 होता है प्लाज्मा ग्लूकोज का। प्रोटीन्स होती है वो भी कम होते हैं, पोटेशियम होता है वो भी कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है। तो इसके अंदर चार चीजें, ग्लूकोज कम होता है, प्रोटीन कम होता है, पोटेशियम कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है। ये फ्लो चार्ट देख सकते हो, अपने पढ़ा था मैग्नीशियम, क्लोराइड और PCO2, मैग्नीशियम, क्लोराइड और PCO2, ये आपके मैग्नीशियम, क्लोराइड और PCO2 ये होते हैं सीएसएफ के अंदर ज्यादा। सेकंड अपन ने पढ़ा था बाइकार्बोनेट एंड ओस्मोलेलिटी, ये दोनों की होती है बराबर। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लूकोज ये होते हैं प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होते हैं। कैल्शियम और ये है पी है पोटेशियम, ये होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर है सीएसएफ के अंदर ये कम होते हैं, ठीक है, ये है इसके खास। उसके बाद आता है एक होता है बीटा-2 ट्रांसफेरिन होती है, वो ओनली और ओनली सीएसएफ के अंदर प्रेजेंट होती है, यूज्ड टू डायग्नोज सीएसएफ राइनोरिया एंड सीएसएफ ओटोरिया के डायग्नोसिस में यूज करते हैं। एक होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड वो न्यूट्रिशन के लिए होता है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है वो सर्कल ऑफ द विलिस के थ्रू होता है। नॉर्मल जो इसका ब्लड फ्लो होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है वो 750 ml या हाफ ऑफ द लीवर ब्लड फ्लो का आधा होता है, 750 ml पर मिनट होता है, लीवर का 1500 होता है। और इसके अंदर होता है, ठीक है, 55 ml पर 100 ग्राम ब्रेन टिश्यू पर मिनट, ठीक है, 55 ml पर 100 ग्राम ब्रेन टिश्यू पर ml। एरिया ऑफ द ग्रे मैटर रिसीव करता है मोर ब्लड देन द व्हाइट मैटर। ब्लड के अंदर होता है ब्लड होता है वो ब्रेन ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ओके, ब्रेन ऑक्सीजन कंज्यूम करती है वो होता है 46 ml पर मिनट। ब्रेन होता है, ब्रेन को जाती है 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन ब्रेन करता है, 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन वो करता है ब्रेन। ब्रेन होता है वो सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिया के प्रति, मोर सेंसिटिव होता है वो होता है हिपोकैम्पस। ब्रेन होता है वो सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिया के प्रति और मोर सेंसिटिव होता है वो होता है हिपोकैम्पस। रेगुलेशंस ऑफ द सेरेब्रल ब्लड फ्लो के अंदर बात करें तो सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर या बीपी। जब बीपी के अंदर फ्लक्चुएशन होता है 65 से 140 mm ऑफ SG के बीच में, उस टाइम कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड फ्लो है वो कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, सबसे पहले बीपी का होता है ब्लड प्रेशर, जब फ्लक्चुएशन होता है 65 से 140 के बीच में, सेरेब्रल है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। एक है जब भी PCO2 बढ़ती है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। या टेम्परेचर होता है, जब बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है वो 7% है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है 7% से। इसलिए हाइपोथर्मिया को इंड्यूस किया जाता है न्यूरोसर्जिकल प्रोसेस के लिए, ताकि मिनिमाइज ब्लड लॉस हो सके। एक होता है मुनरो केली डॉक्ट्रिन, इसका मतलब है जो इसका खोपड़ी के अंदर जो भी सीएसएफ हो, ब्लड हो, टिश्यू हो, इन सब का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, फाइनली ओवरऑल वॉल्यूम खोपड़ी के अंदर कांस्टेंट रहेगा। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू है वो कांस्टेंट होगा। यदि एक है वो बढ़ रहा है पैरामीटर, तो दूसरे दो पैरामीटर है वो कंप्रेस होंगे। यदि सीएसएफ प्रेशर बढ़ रहा है तो इसके अंदर है ब्रेन टिश्यू और ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर सीएसएफ, ब्लड और टिश्यू, सीएसएफ, ब्लड और टिश्यू, इन तीनों का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। तो एक आता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के बीच में होता है, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये होता है टाइट
टाइट जंक्शन होता है और फुट प्रोसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट से बनता है। ये होता है टाइट जंक्शन एंड फुट प्रोसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट से बनता है। कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं? एक ग्लूकोज क्रॉस करता है, वो करता है GLUT1 रिसेप्टर्स होता है जो कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, उसके थ्रू ग्लूकोज क्रॉस करता है। वाटर क्रॉस करता है, इसके अंदर होता है एक्वापोरिन 4 चैनल, ठीक है, एक्वापोरिन 4, ये भी फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। उसके बाद गैसेस होती है, वो डिफ्यूजन होती है O2 CO2 और N2। उसके बाद लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड, वो भी क्रॉस करते हैं। तो ग्लूकोज ग्लूट के थ्रू क्रॉस करता है, वाटर एक्वापोरिन 4 के थ्रू क्रॉस करती है, गैसेस O2 CO2 N2 एंड लिपिड सोल्यूबल हार्मोन स्टेरॉइड भी क्रॉस करते हैं। सब्सटेंस दैट कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, कौन से सब्सटेंस है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते? प्रोटीन हार्मोन क्रॉस नहीं करते हैं, डोपामिन क्रॉस नहीं करते हैं, एल डोपा इसलिए पार्किंसन के अंदर यूज किया जाता है, और H+ आयन भी क्रॉस नहीं करते। H+ आयन भी क्रॉस नहीं करते, प्रोटीन्स हार्मोन क्रॉस नहीं करते, डोपामिन क्रॉस नहीं करता, H+ आयन भी क्रॉस नहीं कर सकते। ग्लूकोज क्रॉस करता है, वाटर क्रॉस करता है, गैसेस क्रॉस करती है, और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन या सब्सटेंस क्रॉस करते हैं। एरिया वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, उसकी ट्रिक है शॉप या सोपा, उसको बोलते हैं। एक होता है, इनको बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, ये देख सकते हो ब्लड वेसल्स है, इनके बीच में होता है, देख सकते हो टाइट जंक्शंस, और ये है एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेस, इनसे बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब आता है कौन से होते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। सबसे पहले आता है एस का मतलब होता है सब फोर्निकल ऑर्गन, एस का मतलब होता है सब फोर्निकल ऑर्गन। उसके बाद में आता है ओ का मतलब होता है OVLT, ठीक है, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम ऑफ द लेमिना टर्मिनेलिस, ठीक है, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम ऑफ द लेमिना टर्मिनेलिस। उसके बाद होता है एरिया पोस्ट्रेमा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एरिया पोस्ट्रेमा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पी का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए का मतलब होता है एरिया पोस्ट्रेमा, ए का मतलब होता है एरिया पोस्ट्रेमा, पी का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनम वेस्कुलोसम ऑफ द लेमिना टर्मिनेलिस, और एस का मतलब होता है सब फोर्निकल ऑर्गन। अब आता है डिसेंडिंग मोटर पाथवे, मोटर फिजियोलॉजी के अंदर होते हैं इफरेंट या आउटपुट पाथवे, डिसेंडिंग पाथवे होते हैं जो ब्रेन स्टेम या कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम या कॉर्टेक्स से निकलते हैं, इनको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कोड तक आते हैं, स्पाइनल कोड से लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन या फिर होते हैं गामा मोटर न्यूरॉन जो कि स्केलेटल मसल्स तक होते हैं। तो डिसेंडिंग पाथवे के अंदर है ब्रेन और कॉर्टेक्स से निकलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कोड तक होते हैं, स्पाइनल कोड से अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा न्यूरॉन मोटर निकलते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स तक होते हैं। अब है कॉर्टिकल्स ब्रेन एरिया के अंदर को मोटर कॉर्टेक्स होता है, वो फ्रंटल एरिया के अंदर होता है, कोरोस्पॉन्ड करता है ब्रॉडबेन एरिया 4 और 6 को करता है। मोटर कॉर्टेक्स होता है वो प्री सेंट्रल होता है। अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है वो होता है ब्रॉडबैंड एरिया 4 जो कि होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है 4, कंट्रोल करता है फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द मोटर मूवमेंट। एक होता है कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया जो कि इनिशिएशन करते हैं, आइडिया या इनिशिएशन, इसके अंदर होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, वो होता है एरिया नंबर 6, ये करता है पोर्शन को सेटिंग करता है मूवमेंट से पहले पोर्शन को सेट करता है, वो होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स। एक होता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स जो भी होता है 6, ये बाई मैनुअल कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है ब्रॉडबैंड एरिया 6 जो कि बाई मैनुअल कोऑर्डिनेशन करता है। एक होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स जो कि 6 होता है, ये सेटिंग करता है पोर्चर बिफोर द मूवमेंट, और कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया होता है वो इनिशिएशन या आइडिया करता है। एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है वो ब्रॉडबैंड एरिया 4 होता है, ठीक है, तो इसके अंदर होता है ओके कॉर्टिकल मोटर्स एरिया, ठीक है, कॉर्टिकल मोटर्स एरिया के अंदर होते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल मोटर एरिया के अंदर होता है सबसे पहले मोटर कॉर्टेक्स होता है फ्रंटल एरिया के अंदर, कोरोस्पॉन्ड करता है ब्रॉडबैंड एरिया 4 और 6 को। मोटर कॉर्टेक्स इज ऑलवेज होता है प्री सेंट्रल होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है वो ब्रॉडबैंड एरिया 4 के लिए होता है, कंट्रोल करता है फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द मोटर मूवमेंट को। कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया होता है इनिशिएशन के लिए, प्री मोटर होता है 6 होता है जो कि पोर्चर को करता है मूवमेंट से पहले, और सप्लीमेंट्री होता है 6 होता है जो कि बाई मैनुअल कोऑर्डिनेशन करता है। अब आता है कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मतलब कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से स्टार्ट होंगे, स्पाइनल कोड की तरफ जाते हैं, ये होते हैं लेटरल मोटर पाथवे, मेनली होते हैं लेटरल मोटर पाथवे, ये है, और ये आपके होते हैं सेंट्रल वाले, ठीक है, तो ये आते हैं मोटर एरिया से स्पाइनल कोड तक जाते हैं, इनको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक, आल्सो नाउन एज लेटरल मोटर पाथवे, इनको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक या लेटरल मोटर पाथवे। ये ओरिजिन होते हैं 5वीं लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स की बेड्स सेल से, ठीक है, ये होते हैं लेयर 5 ऑफ द कॉर्टेक्स, ये उसको बोलते हैं बेड्स सेल, ठीक है, ओरिजिन होता है लेयर 5 ऑफ द कॉर्टेक्स या बेड सेल, ये होते हैं लेटरल मोटर पाथवे होते हैं, इनको पिरामिडल ट्रैक भी बोलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशंस के अंदर बात कर लेते हैं तो 30% होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, 30 और अगले नेक्स्ट 30% होते हैं वो होते हैं प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, और 40% होता है सेंसरी कॉर्टेक्स या पेराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है, 40% होता है सेंसरी कॉर्टेक्स, 30% होता है प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, और 30% होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। 80% होते हैं 80% कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट साइड क्रॉस कर जाते हैं उनको बोलते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो 20% होते हैं जो अनक्रॉस होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो क्रॉस कर जाते हैं 80% वो होते हैं लेटरल वाले, 20% क्रॉस नहीं कर पाते वो होते हैं वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये होते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है, ये होते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। तो इंपॉर्टेंट है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं लेटरल मोटर पाथवे होते हैं, ओरिजिन होता है लेयर 5 ऑफ द कॉर्टेक्स या बेड सेल। इसके अंदर कंट्रीब्यूशंस देख सकते हो 30 30 एंड 40 होता है, और ये 80% और 20% होता है, 80 होता है लेटरल का और 20 होता है वेंट्रल का। अब आता ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से मोटर एरिया होते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम मोटर एरिया, इसके अंदर होते हैं वो 4 ट्रैक पाथवे होते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। इसके अंदर होता है पहले होता है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, दूसरा होता है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, उसके बाद होता है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, एक होता है रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है वो होता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक।
तो पहला हो गया रेटिकुलो स्पाइनल, सेकंड हो गया वेस्टिबुलो स्पाइनल, थर्ड हो गया टेक्टो स्पाइनल और फोर्थ हो गया रूब्रो स्पाइनल, जो कि रेड न्यूक्लियस से निकलता है। ठीक है, ये 4 ट्रैक्ट पाथवे होते हैं, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। ये तीनों रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये तीनों होते हैं मीडियल मोटर पाथवे होते हैं। और रूब्रो स्पाइनल वाला होता है लेटरल मोटर पाथवे होता है। रूब्रो स्पाइनल है वो लेटरल मोटर पाथवे होता है, ये प्रेजेंट होता है लेटरली। एक होता है लेटरल मोटर पाथवे, एक होता है मीडियल मोटर पाथवे। ठीक है, लेटरल मोटर पाथवे और मीडियल मोटर पाथवे। लेटरल मोटर पाथवे होते हैं न्यू इन इवोल्यूशन, वो राइटिंग के लिए होते हैं। लेटरल वाले होते हैं वो राइटिंग या डिजिटल मसल्स का कंट्रोल करते हैं। ये होते हैं फाइन मोटर मूवमेंट या स्किल्ड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, फाइन मोटर या स्किल्ड मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा होता है मीडियल मोटर पाथवे होता है, ये ओल्ड इन द इवोल्यूशन के अंदर होता है, मेंटेनिंग करता है पोर्चर, इरेक्ट पोर्चर को मेंटेन करता है, प्रॉक्सिमल मसल्स को कंट्रोल करता है, पैरावर्टिब्रल मसल्स, एंटी ग्रेविटी मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब को कंट्रोल करता है, वो होता है मीडियल मोटर पाथवे। और लेटरल मोटर पाथवे होता है डिजिटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीडियल मोटर पाथवे कौन सा होता है और लेटरल मोटर पाथवे कौन सा होता है। ठीक है, तो मीडियल मोटर पाथवे लेटरल के अंदर है। एक आपने अभी पढ़ा था लेटरल होता है, कोर्टिको स्पाइनल पाथवे लेटरल होता है। एक अभी आपने पढ़ा है रूब्रो स्पाइनल पाथवे भी लेटरल होता है। बाकी सभी ये तीनों आपने पढ़ लिया मीडियल मोटर पाथवे होते हैं। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं इरेक्ट पोर्चर को एंड प्रॉक्सिमल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। एक होता है आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन और एक होता है गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन और दूसरा होता है गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन को सप्लाई करते हैं। ये होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है गामा मोटर न्यूरॉन, ये मसल्स टोन को रेगुलेट करते हैं। ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर या मसल स्पिंडल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गामा मोटर न्यूरॉन है वो मसल टोन को रेगुलेट करते हैं, वो मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करते हैं। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन हो गया, एक्टिन और मायोसिन को सप्लाई करता है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दूसरा होता है गामा मोटर न्यूरॉन होता है, ये रेगुलेट करता है मसल स्ट्रॉन्ग को रेगुलेट करता है, इसके अंदर मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं। तो उसके बाद आता है डिसेंडिंग मोटर पाथवे। ठीक है, इसके अलावा होता है डिसेंडिंग मोटर पाथवे, इसके अंदर होते हैं दो होती है, एक होती है डी सेरेब्रेट रिजिडिटी, एक होता है डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं डी सेरेब्रेट रिजिडिटी। ये होती है डी सेरेब्रेट रिजिडिटी होती है कंप्लीट ट्रांसैक्शन एट द ब्रेन स्टेम, सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस होते हैं मिड ब्रेन के अंदर, उनके अंदर यदि कंप्लीट ट्रांसैक्शन हो जाता है उसकी वजह से होती है डी सेरेब्रेट रिजिडिटी। इसके अंदर कौन कौन से पाथवे इफेक्ट होते हैं, तो कोर्टिको स्पाइनल पाथवे एंड रूब्रो स्पाइनल पाथवे, जो लेटरल वाले होते हैं वो कंप्लीटली इफेक्ट लॉस्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्रेन स्टेम के बाकी नीचे वाले पाथवे होते हैं वो अनरेगुलेटेड हो जाते हैं। इनकी वजह से रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे वो ओवर एक्टिव हो जाता है। रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे के ओवर एक्टिव होने की वजह से इसके अंदर एक्सटेंसर मसल्स है वो एक्सटेंसर पोजीशन के अंदर चली जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसर रिजिडिटी, नॉट इन फ्लेक्शन ओनली एक्सटेंसर। ठीक है, इसके अंदर है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से ओवर एक्टिव की वजह से ओनली एक्सटेंसर रिजिडिटी होती है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के अंदर। इसको बोलते हैं गामा मोटर न्यूरॉन या गामा रिजिडिटी भी कहते हैं। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के ओवर एक्टिव होने की वजह से एक्सटेंसर रिजिडिटी होती है या गामा रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सर मसल के अंदर नहीं होती है, ओनली एक्सटेंसर है। डायग्राम अपन देख सकते हैं। अब आता है डी सेरेब्रेट रिजिडिटी के अंदर चारों लिम्ब है वो एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर है, फोआर्म है वो प्रोनेटेड पोजीशन के अंदर है। इन सच पेशेंट यदि इनके अंदर एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को रिमूव कर दिया जाए तो एक्सटेंसर रिजिडिटी है वो और बढ़ जाएगी, एक्सिजरेटेड हो जाएगी अल्फा मोटर न्यूरॉन की ओवर एक्टिव की वजह से। इसको बोलते हैं डी सेरेबेलेट। ठीक है, डी सेरेबेलेट रिजिडिटी। ठीक है, डी सेरेबेलेट रिजिडिटी बोलते हैं। डी सेरेब्रेट रिजिडिटी होती है अल्फा रिजिडिटी और सी ओके डी सेरेब्रेट रिजिडिटी होती है गामा रिजिडिटी। डी सेरेब्रेट रिजिडिटी होती है गामा रिजिडिटी, डी सेरिबेलेट रिजिडिटी होती है आपकी अल्फा एक्टिविटी, अल्फा रिजिडिटी। ठीक है, तो अल्फा रिजिडिटी और गामा रिजिडिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आते हैं डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। इसके अंदर होता है रिमूवल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हटा लिया जाए तो ओनली कॉर्टिको स्पाइनल इन्फ्लुएंस है वो लॉस्ट हो जाता है। इसकी वजह से ओवर एक्टिव पाथवे होते हैं ब्रेन स्टेम के और रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट पाथवे, और ब्रेन स्टेम के पाथवे का एक्टिवेशन होने की वजह से एक्सटेंशन हो जाता है लोअर लिम्ब के अंदर, तो एक्सटेंशन होता है, परंतु रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट की ओवर एक्टिव की वजह से फ्लेक्शन हो जाता है अपर लिम्ब के अंदर। तो अपर लिम्ब के अंदर फ्लेक्शन होता है, लोअर लिम्ब के अंदर एक्सटेंशन होता है डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ओनली फॉर कॉर्टिको स्पाइनल इन्फ्लुएंस है वो लॉस्ट हुआ है। अब आता है क्लिनिकली डी सेरेब्रेट रिजिडिटी होती है, उसके होती है अंकल हर्निएशन की वजह से डी सेरेब्रेट रिजिडिटी, और डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी होती है वो है थ्रोम्बोसिस ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, थ्रोम्बोसिस ऑफ द इंटरनल कैप्सूल की वजह से होती है डी कॉर्टिकेट, अंकल हर्निएशन की वजह से होती है डी सेरेब्रेट। डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी होती है ना, ये लेस प्रोनाउंस होती है डी सेरेब्रेट रिजिडिटी की तुलना में। नीट के अंदर पूछा गया डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी इज लेस प्रोनाउंस देन द डी सेरेब्रेट रिजिडिटी। मोटर एरिया होते हैं वो 4 और 6 होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं वो 2, 1 एंड 3 होते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के अंदर बात करने वाले हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, अब आता है रिफ्लेक्स होता है, इसके अंदर सेंसरी होता है, मोटर होता है, इसको बोलते हैं सेंसोरी मोटर इंटीग्रेशन। रिफ्लेक्स के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट होता है इनपुट एफरेंट या सबसे पहले होता है रिसेप्टर होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है एफरेंट इनपुट या सेंसरी, वो जाता है सेंटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उससे आता है आउटपुट या इफरेंट मोटर, उससे आता है रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर 5 कंपोनेंट, सबसे पहले होता है रिसेप्टर सेंसरी, उसके बाद होता है एफरेंट या इनपुट, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आउटपुट इफरेंट या आउटपुट, और ये होता है ओके रिफ्लेक्स आर्क होता है और रेस्पॉन्स आता है। एक होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स होता है, स्ट्रेच करने की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है। नी जर के अंदर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस अपन हैमर मारते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होता है पैसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात है नीट के अंदर एफएमजी के अंदर पूछी गई है 19 के अंदर, मसल फाइबर को
अपन ने अभी बोला था मसल फाइबर को बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर और एक्टिन और मायोसिन ये तो होती है वॉलंटरी एक्टिविटी। एक होती है मसल स्पिंडल, इसको बोलते हैं अपने पढ़ा था इंट्रा फ्यूजल फाइबर बोलते हैं, ये होती है रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए, ठीक है। मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए होते हैं, मसल फाइबर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर ये वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए होते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन नीजर के अंदर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड पैसिव स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेस रिफ्लेक्स। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं रिसेप्टर फॉर द स्ट्रेस इन द स्केलेटल मसल्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं, इसके लिए होते हैं मसल स्पिंडल। एक होते हैं मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर के अपन स्ट्रक्चर बात करने वाले हैं। इंट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं अंदर की तरफ होते हैं मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर, ठीक है। मसल स्पिंडल या इंट्रा फ्यूजल फाइबर, इस मसल स्पिंडल के अंदर प्रत्येक मसल स्पिंडल के अंदर 3 से 12 इंट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं। इनके अंदर बीच में होता है रिसेप्टर या एपरेंट होता है और साइडों में पेरिफेरी के अंदर होता है मोटर गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर एक्टिविटी होती है गामा मोटर न्यूरॉन, दोनों साइड होती है गामा मोटर न्यूरॉन। मसल स्पिंडल होते हैं वो होता है इंट्रा फ्यूजल फाइबर। अब आता है मसल स्पिंडल के अंदर होता है सेंसरी एफरेंट। मसल स्पिंडल के अंदर मसल सेंसरी एफरेंट, सेंसरी एफरेंट के अंदर होता है प्राइमरी एफरेंट। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर और दूसरा होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। ये तो है न्यूक्लियर चेन फाइबर और ये है आपका न्यूक्लियर बैग फाइबर, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर बैग फाइबर और दूसरा होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। न्यूक्लियर बैग फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर ये होती है प्राइमरी एफरेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी एफरेंट होता है, इसके अंदर एनुलो स्पाइरल एंडिंग होती है, ठीक है। प्राइमरी एफरेंट के अंदर होती है एनुलो स्पाइरल एंडिंग होती है, ये बिलोंग करती है ओके ग्रुप ए फाइबर, ठीक है। ओके, ग्रुप ए फाइबर के अंदर बिलोंग करती है, ये दोनों को सप्लाई करती है, न्यूक्लियर बैग फाइबर एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर को। प्राइमरी एफरेंट एनुलो स्पाइरल एंडिंग, इसके अंदर होता है ग्रुप ए फाइबर इनर्वेशंस ऑफ द न्यूक्लियर बैग फाइबर एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर। सेकेंडरी एफरेंट होती है, इसके अंदर होती है फ्लो, ठीक है। ओके, फ्लोअर स्प्रे एंडिंग होती है, बिलोंगिंग टू द ग्रुप 2 फाइबर है, इनर्वेट करते हैं ओनली न्यूक्लियर चेन फाइबर, ये ओनली न्यूक्लियर चेन फाइबर को इनर्वेट करते हैं, ओनली न्यूक्लियर चेन फाइबर। तो इसके अंदर प्राइमरी एफरेंट होता है, एनुलो स्पाइरल एंडिंग होती है, बिलोंग टू द ग्रुप 1A फाइबर, इनर्वेशंस ऑफ द बोथ को करती है। सेकेंडरी एफरेंट है वो फॉलोअर स्प्रे एंडिंग होती है, ग्रुप 2 फाइबर्स को बिलोंग करती है, ओनली इसके न्यूक्लियर चेन फाइबर को करती है। एक होता है माइक्रो इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। ओके, सिनेप्टिक पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग के लिए होता है माइक्रो इलेक्ट्रोड। मसल स्पिंडल होता है मोटर एफरेंट, इसके अंदर होती है गामा मोटर न्यूरॉन। गामा मोटर न्यूरॉन होती है वो दो टाइप से होती है, जो न्यूक्लियर बैग फाइबर होता है उनके अंदर होती है प्लेट एंडिंग, न्यूक्लियर चेन फाइबर होती है उसके अंदर होती है ट्रेल एंडिंग, ठीक है। मोटर सप्लाई फॉर द मसल स्पिंडल इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर होती है गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर सप्लाई फॉर द मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल के अंदर मोटर सप्लाई होती है गामा मोटर न्यूरॉन। गामा मोटर न्यूरॉन है गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन ये इनर्वेट करते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर को और वो करते हैं प्लेट एंडिंग, न्यूक्लियर चेन फाइबर को करते हैं ट्रेल एंडिंग, ये आपने देख लिया। उसके बाद मसल स्पिंडल के अंदर होते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर होते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर इनके अंदर आता है डायनेमिक रेस्पॉन्स, ठीक है। डायनेमिक रेस्पॉन्स आता है तो इसके अंदर लेंथ है वो चेंज होती है। दूसरी होती है न्यूक्लियर चेन फाइबर, इसके अंदर रेस्पॉन्स आता है स्टैटिक रेस्पॉन्स आता है और इसके अंदर लेंथ है वो नॉट चेंज होती है, लेंथ है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियर चेन फाइबर के अंदर है लेंथ मेंटेन रहती है, न्यूक्लियर बैग फाइबर के अंदर लेंथ है वो चेंज होती है। एक आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स के अंदर सबसे पहले होता है रिसेप्टर, मसल स्पिंडल होते हैं वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं मसल स्पिंडल। उसके बाद आता है सेंसरी एफरेंट, ठीक है। सेंसरी एफरेंट आता है ग्रुप ए, ग्रुप 1A और ग्रुप बी, ये होते हैं इनपुट और सेंटर होता है स्पाइनल कोड। उसके अलावा जाता है ये स्पाइनल कोड के अंदर इनपुट या स्ट्रेस आते हैं, ठीक है। इनपुट या स्ट्रेस फ्रॉम द ग्रुप 1A एंड सेकंड से एफरेंट आते हैं, ये सिनेप्स करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कोड, ठीक है। ये होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कोड। अल्फा मोटर न्यूरॉन ये होते हैं इफरेंट या आउटपुट। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर एक्टिन और मायोसिन को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्ट्रेस रिफ्लेक्स होता है वो सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। अब आता है अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन के एक्टिवेशन की वजह से इंपॉर्टेंट है, अल्फा मोटर न्यूरॉन के एक्टिवेशन की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं, उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से। अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिन और मायोसिन के ऊपर एक्ट करता है, इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है आपका गामा मोटर न्यूरॉन, इसके अंदर बीच के अंदर रिसेप्टर होते हैं, अपने कहा था पेरिफेरी के अंदर गामा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन एट द पेरिफेरी, इसकी वजह से इसके अंदर सेंट्रल रिसेप्टर पार्ट है उसके अंदर स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस इन द सेंट्रल रिसेप्टर पार्ट, इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्स की वजह से इसके अंदर इनडायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है इनडायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद में आता है अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं टुगेदर, उसको बोलते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन फॉर एनी पर्पस ऑफ द मूवमेंट, इनिशिएशन ऑफ द इनवॉलंटरी मूवमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा वो तो होता है स्ट्रेस रिफ्लेक्स। ओवर स्ट्रेस की मसल को डैमेज हो रही, ओवर स्ट्रेस हो रहा है तो मसल रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि मसल को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, टू प्रिवेंट द मसल डैमेज। इस प्रिवेंटिव रिफ्लेक्स को बोलते हैं इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स या इसको बोलते हैं लेंथनिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स या लेंथनिंग रिएक्शन, ठीक है। इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स या लेंथनिंग रिएक्शन, ठीक है। एक होता है इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स, क्या होता है बात करने वाले हैं। इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स, इसके अंदर सबसे पहले होते हैं रिसेप्टर के अंदर इनपुट आता है वो आता है ओवर स्ट्रेस, ठीक है। इनपुट आता है वो ओवर स्ट्रेस होता है और इसका रिसेप्टर होता है वो होता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, GTO। इसके अंदर होते हैं 3 से 12 मसल्स फाइबर होते हैं, एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन के अंदर 3 से 20 मसल फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर सेंसरी एफरेंट होता है वो होता है ग्रुप 1 का B होता है, ये होता है ओवर स्ट्रेस इनपुट, ये कैरी करता है ओवर स्ट्रेस इंफॉर्मेशन टू द सेंटर। इसके अलावा इसके अंदर सेंटर होता है वो होता है स्पाइनल कोड के अंदर होता है, इसके अंदर होता है ग्रुप 1B। ओवर स्ट्रेस की वजह से फर्स्ट सिनेप्स यहाँ बनता है, एक्टिवेट करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन, ठीक है। ये इनहिबिटरी
एक्टिवेट करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन ग्लाइसिन यानी रेंसो सेल इनहिबिशन। ये रेंसो सेल क्या करती है, ये इनहिबिट करती है अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से मसल का रिलैक्सेशन होता है। तो इसके अंदर होता है सेंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर होता है ग्रुप 1B ओवर स्ट्रेस होते हैं जो कि एक्टिवेट करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन ग्लाइसिन निकलता है रेंसो सेल न्यूरॉन से। रेंसो सेल न्यूरॉन इनहिबिट करती है अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिशन को और मसल्स का रिलैक्सेशन कराती है। इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स होता है, ये क्लासिकल एग्जांपल होता है डाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स या टू सिनेप्स का। ठीक है, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिफ्लेक्स एंड वर्सेस इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिफ्लेक्स के अंदर है सबसे पहले स्टिमुलस होता है वो होता है स्ट्रेस, इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स के अंदर स्टिमुलस होता है वो होता है ओवर स्ट्रेस। रिसेप्टर्स के अंदर बात करें तो स्ट्रेस रिफ्लेक्स के अंदर होता है मसल स्पिंडल और इसके अंदर होता है आपका गोल्जी टेंडन ऑर्गन। एफरेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर होता है ग्रुप 1A एंड B और इसके अंदर होता है ग्रुप 1B। सेंटर दोनों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, इफ्रेंट दोनों के अंदर अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है। इसके अंदर है स्ट्रेस रिफ्लेक्स के अंदर होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्टिवेशन होता है, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन का इनहिबिशन होता है, उसकी वजह से मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। सिनेप्स के अंदर है, इसके अंदर है मोनोसिनेप्टिक और इसके अंदर है डाइसिनेप्टिक। ये मीडिएटेड होता है, फंक्शन है मसल स्पिंडल रेस्पॉन्ड टू द लेंथ चेंजेस इन द मसल। इसके अंदर मसल स्पिंडल होता है वो लेंथ सेंसर होता है। ये मीडिएटेड होती है जीटीओ गोल्जी टेंडन ऑर्गन, टी फॉर टेंडन एंड टी फॉर टेंशन। ये रेस्पॉन्ड करती है टू द टेंसर चेंजेस इन द मसल्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है टेंसर सेंसर। ठीक है, टेंशन सेंसर। एक होता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, एग्जांपल है विड्रोवल रिफ्लेक्स। जब भी पिन फ्लिक होती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं राइट फुट के अंदर पिन फ्लिक हो गई तो राइट लोअर लिम्ब का फ्लेक्शन हो जाता है, ऑल द फ्लेक्सर है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, यहाँ पर एक्सटेंसर है वो इनहिबिटेड हो जाते हैं राइट लिम्ब के अंदर। लेफ्ट लोअर लिम्ब का एक्सटेंशन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर है एक्सटेंसर है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, फ्लेक्सर इनहिबिटेड हो जाते हैं पोर्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, टू पोर्चर द मेंटेन। एक होता है मैग्नेटिक रिएक्शन या पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, ये होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, इसका सेंटर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, प्रेशर इन द फुट पैड मेनली एनिमल के अंदर होता है, रिजल्ट इन, ठीक है, जब प्रेशर पड़ता है फुट पैड पर तो रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब टू मेंटेन द पोर्चर को मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ये होता है मैग्नेटिक रिएक्शन या पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, एनिमल के अंदर होती है, मेनली स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। इसके अंदर जब भी प्रेशर पड़ता है फुट पैड पर एनिमल के अंदर तो एक्सटेंशन हो जाता है लिम्ब पोर्चर को मेंटेन करने के लिए। एक होता है मास रिफ्लेक्स, इसका सेंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। पैराप्लेजिक्स के अंदर ये सीन होता है मेनली, जब भी माइल्ड पेनफुल स्टिमुलाई होता है तो रिजल्ट होता है, तीन कंडीशन होती है। जब भी माइल्ड पेनफुल स्टिमुलस होता है तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, सबसे पहले प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, उसके बाद सिस्टोलिक बीपी 200 से भी बढ़ जाता है और बाउल और ब्लेडर का एक्सक्वेशन होता है, ठीक है, इवाक्वेशन होता है। बाउल और ब्लेडर का इवाक्वेशन होता है, बीपी है वो 200 से भी ज्यादा बढ़ जाता है और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। Here many स्पाइनल सेगमेंट है एक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मास रिफ्लेक्स। लेटरल मोटर पाथवे होता है ना, लेटरल मोटर पाथवे यानी रूब्रो स्पाइनल पाथवे होता है, वो मेंटेन करता है पोर्चर को। ठीक है, लेटरल मोटर पाथवे रूब्रो स्पाइनल पाथवे मेंटेन करता है पोर्चर को, ये अपने पहले भी पढ़ लिया था। अब आता है सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। सेरिबेलम के अंदर एक सेल होती है, बाकी सब इनहिबिटरी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेन्यूल सेल जो कि एक्साइटेटरी सेल होती है सेरिबेलम के अंदर। बेसल गैंग्लिया के अंदर सब इनहिबिटरी होते हैं एक्सेप्ट सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेटरी होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरिबेलम, इंपॉर्टेंट है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरिबेलम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम होता है कोऑर्डिनेशन। इसके लिए अपन करते हैं फिंगर नोज फिंगर टेस्ट एंड हील नी टेस्ट करते हैं बाय द स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग के द्वारा, बाय स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग के द्वारा। वेन सेरिबेलम है, ठीक है, वेन द सेरिबेलम इज इंपेयर्ड होता है तो स्टार्ट सिग्नलिंग एंड स्टॉप सिग्नलिंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, वेन सेरिबेलम इज इंपेयर्ड है तो स्टार्ट सिग्नलिंग एंड स्टॉप सिग्नलिंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है। पेशेंट कैन नॉट स्टॉप द टारगेट, इसको बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। जब सेरिबेलम इंपेयर्ड होता है तो स्टार्ट सिग्नलिंग एंड स्टॉप सिग्नलिंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है। पेशेंट कैन नॉट स्टॉप द टारगेट है, स्टॉप नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर होती है 5 सेल होती है, सेरिबेलम के अंदर 5 सेल होती है, 4 न्यूक्लियाई होते हैं और 3 पार्ट्स या फंक्शंस होते हैं। 5 सेल होती है, सबसे पहली होती है सैटेलाइट सेल, दूसरी होती है बास्केट सेल, तीसरी होती है ग्रेन्यूल सेल जो कि एक्साइटेटरी सेल होती है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, और चौथी होती है पुरकिंजे सेल जो कि लार्जेस्ट होती है, ये होती है आउटपुट या इफ्रेंट सेल, और पांचवी होती है गोल्जी सेल। तो इसके अंदर 5 सेल होती है, सैटेलाइट सेल, बास्केट सेल, ग्रेन्यूल सेल, पुरकुंजे सेल, गोल्जी सेल। पुरकुंजे सेल होती है वो लार्जेस्ट होती है, इसी होती है आउटपुट या इफ्रेंट सेल, और ग्रेन्यूल सेल होती है उसका न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, ये एक्साइटेटरी सेल होती है। ग्रेन्यूल सेल एक्साइटेटरी सेल होती है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, पुरकुंजे सेल लार्जेस्ट होती है, आउटपुट या इफ्रेंट सेल होती है, बाकी इसके अंदर होती है सैटेलाइट सेल, बास्केट सेल, ग्रेन्यूल सेल, पुरकुंजे सेल एंड गोल्जी सेल। उसके बाद है, ठीक है, ओके, ऑल द सेल्स होते हैं, सभी सेल इनहिबिटरी होती है एक्सेप्ट एक ग्रेन्यूल सेल जो कि एक्साइटेटरी होती है। इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, डी ई, इसके अंदर होता है डी ई जी एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी। डी का मतलब होता है डेंटेड न्यूक्लियस जो कि सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है, ई का मतलब होता है इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और एफ का मतलब होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, जी का मतलब होता है ग्लोबोस न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस होते हैं, डेंटेड न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, फेस्टिजियल न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस। ठीक है, डी ई एफ जी।
उसके बाद 3 पार्ट्स होते हैं या 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स है, स्पाइनोसेरिबेलम जो कि कोऑर्डिनेशन करता है, वेस्टिबुलोसेरिबेलम जो कि बैलेंस बनाता है, नियोसेरिबेलम जो प्लानिंग करता है मोटर मूवमेंट की, नियोसेरिबेलम प्लानिंग मोटर मूवमेंट, नियोसेरिबेलम प्लानिंग मोटर मूवमेंट, वेस्टिबुलोसेरिबेलम बैलेंस के लिए होता है, स्पाइनोसेरिबेलम कोऑर्डिनेशन के लिए, स्पाइनोसेरिबेलम कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, वेस्टिबुलोसेरिबेलम बैलेंस के लिए होता है, नियोसेरिबेलम होता है प्लानिंग द मोटर मूवमेंट, प्लानिंग द मोटर मूवमेंट। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले एफरेंट, एफ इनपुट, एफरेंट या सेंसरी आते हैं, और उसके बाद सेरिबेलम से मोटर या आउटपुट निकलते हैं। 2 सोर्सेज होते हैं सेंसरी के लिए, इसके अंदर सेंसरी या इनपुट होते हैं, जो इसके अंदर 2 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, इसके अंदर होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं मोजी फाइबर, ठीक है। स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट उसको बोलते हैं मोजी फाइबर, और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, ठीक है। तो इसके अंदर होता है इनपुट, इसके अंदर इनपुट या सेंसरी के अंदर सेरिबेलम के अंदर मोटर आउटपुट निकलता है। 2 सोर्सेज होते हैं, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट या मोजी फाइबर्स होते हैं। सेल्स कौन-कौन सी होती है? सुपरफिशियल सेल्स होती है, द सेल्स ऑफ द सेरिबेलम होती है सुपरफिशियल, और न्यूक्लियाई होते हैं वो डीप होते हैं। इसके अंदर 3 लेयर होती है, एक होती है एक्सटर्नल मोलिकुलर लेयर, एक होती है पुरकुंजे लेयर, पुरकुंजे सेल लेयर, पुरकुंजे सेल लेयर के अंदर पुरकुंजे सेल ही होती है सिर्फ, और उसके बाद होती है इनर ग्रेनुलर लेयर, इनर ग्रेनुलर लेयर, ग्रेनुलर जी फॉर ग्रेन्यूल सेल एंड गोल्जी सेल होती है। इनर ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर होती है गोल्जी सेल एंड ग्रेनुलर सेल, पुरकुंजे सेल के अंदर होती है सिर्फ पुरकुंजे सेल, एक्सटर्नल मोलिकुलर के अंदर होती है सैटेलाइट एंड बास्केट सेल, एक्सटर्नल मोलिकुलर लेयर के अंदर होती है सैटेलाइट या बास्केट सेल, ये करती है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल सर्किट, ठीक है। न्यूक्लियस होते हैं वो करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल सर्किट। अब आता है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल सर्किट है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के अंदर, स्पाइनल कोड से अपने पढ़ा था, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं मोजी फाइबर या पेरेरल फाइबर, ठीक है। स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट इसको बोलते हैं मोजी फाइबर या पेरेरल फाइबर। ये क्या करते हैं? ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट मोजी फाइबर या पेरेरल फाइबर स्पाइनल कोड से निकलते हैं, ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट करते हैं। ग्रेन्यूल सेल होती है वो एक्साइटेटरी होती है, ये ग्रेन्यूल सेल एक्साइटेटरी होती है, तो ये सभी को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये बास्केट सेल को स्टिमुलेट करती है, ये सैटेलाइट सेल को करती है, बास्केट सेल को करती है, और गोल्जी सेल को स्टिमुलेट करती है। तो इनको स्टिमुलेट तो करती है, परंतु ये सेल्स होती है जब स्टिमुलेट होती है तो ये इनहिबिटरी सेल होती है, तो ये इनहिबिट कर देती है, पुरकुंजे सेल को इनहिबिट करती है। तो सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल ये पुरकुंजे सेल को इनहिबिट कर देती है। तो पुरकुंजे सेल का नॉर्मल एक्शन होता है डीप न्यूक्लियाई जो कि एक्साइटेटरी होते हैं उनको नॉर्मली वो इनहिबिट करती है। जब सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल खुद पुरकुंजे सेल को इनहिबिट कर दे तो पुरकुंजे सेल इनहिबिट हो जाती है, तो इससे वो नहीं निकल पाता है, इनहिबिट नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। एक यहां पर और होती है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये पुरकुंजे सेल पुरकुंजे होती है वो नॉर्मली डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट करती है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस अपने कहा था, इससे निकलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर जो कि डीप न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से मोटर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर 2 फाइबर होते हैं, इसके अंदर एक होते हैं मोजी फाइबर या पेरेरल फाइबर जो कि स्पाइनल कोड से निकलते हैं, ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट करते हैं। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से निकलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर जो कि डीप न्यूक्लियाई एक्साइटेटरी होते हैं, उनका मोटर मूवमेंट है वो स्टार्ट करता है। ये होते हैं स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सर्किट। उसके बाद में आते हैं पोलीयूरिया क्या होता है, तो ये नीट के अंदर पूछा गया 50 ml पर केजी यूरिन आता है, उसको बोलते हैं पोलीयूरिया। एक होता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, जब मोजी फाइबर या पेरेरल फाइबर अपने कहा था ये ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। ग्रेन्यूल सेल करती है सैटेलाइट सेल को और बास्केट सेल को स्टिमुलेट करती है, ये दोनों क्या करते हैं? पुरकुंजे सेल का इनहिबिशन करते हैं, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ठीक है। ये होता है एग्जांपल है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ठीक है। ये होता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। मोजी फाइबर है, ये अपने वो बोला था, ये होते हैं स्पाइनोसेरेबेलर पाथवे, स्पाइनोसेरेबेलर पाथवे को बोलते हैं मोजी फाइबर, और इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर जो कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से निकलते हैं। इसके बाद में आता है पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम के अंदर होता है, एक होता है स्पाइनोसेरिबेलम, इसके अंदर फंक्शंस होता है कोऑर्डिनेशन, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर है डी नहीं होता, EFG, फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ग्लोबोस न्यूक्लियस एंड इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोस न्यूक्लियस एंड फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ये कोऑर्डिनेशंस का काम करता है स्पाइनोसेरिबेलम। एक होता है वेस्टिबुलोसेरिबेलम, इसको बोलते हैं फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ठीक है। वेस्टिबुलोसेरिबेलम को बोलते हैं फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ये बैलेंस का काम करता है, इक्विलिब्रियम का काम करता है, वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स लाता है। तो स्पाइनोसेरिबेलम अपने कहा था कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और इसके अंदर 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं EFG। दूसरा होता है वेस्टिबुलोसेरिबेलम, उसको बोलते हैं फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ये काम करता है बैलेंस का करता है, इक्विलिब्रियम का करता है, वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स करता है। न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेरिबेलम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है इस न्यूक्लियस के साथ में वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस में होता है, बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स के लिए। एक आता है नियोसेरिबेलम, अपने कहा था ये प्लानिंग करता है, मोटर मूवमेंट को प्लानिंग करता है। नियोसेरिबेलम, इसके अंदर होता है डेंटेड न्यूक्लियस जो कि अपने कहा था लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है। अब आता है सेरिबेलम के अंदर लीजन्स हो गया, तो जो सेरिबेलम के अंदर लीजन हो गया, तो फर्स्ट है स्पाइनोसेरिबेलम है जो कि कोऑर्डिनेशन कर रहा था, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो मेनली कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मेनली ड्यूरिंग वॉकिंग के समय कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो होगा अटैक्सिया, इसको बोलते हैं अटैक्सिया। एक अपने पढ़ा था पास्ट पॉइंटिंग, इसके अंदर होती है सेरिबेलर लीजन के अंदर। एक अपने पढ़ा था इसके अंदर होता है नेस्टैग्मस होता है, एक इसके अंदर होता है पेंडुलर नी जरक, एक होता है अल्टरनेट सुपिनेशन एंड प्रोनेशन नॉट पॉसिबल, उसको बोलते हैं डिसडाइडेकोकाइनेसिया,
डायडेकोकाइनेसिया। इसके अलावा ट्रिमर्स होते हैं ओनली, ठीक है, ओनली ड्यूरिंग एक्टिविटी के दौरान होते हैं, नॉट एट द रेस्ट, इसको बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर, ठीक है। तो सेरिबेलर लीजन्स के अंदर है, सेरिबेलर लीजन्स के अंदर इनकोऑर्डिनेशन होता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, फास्ट पॉइंटिंग होती है, निस्टैग्मस होता है, पेंडुलर नी जर्क होता है, ट्रिमर अल्टरनेट सुपिनेशन एंड प्रोनेशन इज नॉट पॉसिबल, और ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर होते हैं वो रेस्ट के टाइम नहीं होते, नॉट एट रेस्ट, एक्टिविटी के दौरान होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर। ट्रिमर होते हैं रेस्ट के, वो पार्किंसन के अंदर होते हैं, ट्रिमर एट रेस्ट इन द पार्किंसन के अंदर होते हैं, और इसके अंदर बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर, इसको बोलते हैं डिसडायडेकोकाइनेसिया, पेंडुलर नी जर्क, निस्टैग्मस, फास्ट पॉइंटिंग, इनकोऑर्डिनेशन, अल्टरनेट सुपिनेशन, प्रोनेशन नॉट पॉसिबल एंड ट्रिमर। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी एक क्वेश्चन आएगा, मान के चलो। बेसल गैंग्लिया है प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी होता है, एक सेल होती है जो कि एक्साइटेटरी होती है, वो अपने आगे देख लिया था, ठीक है। इसके अंदर होते हैं फंक्शंस के अंदर है सप्रेशन ऑफ द बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है उनका सप्रेशन कराता है बेसल गैंग्लिया। जब भी बेसल गैंग्लिया के अंदर लीजन्स होगा तो इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी, सिंपल बात है, क्योंकि ये सभी मूवमेंट्स का सप्रेशन करता है, ठीक है। फंक्शन है, ये सप्रेशन करता है बोथ द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट का। इसके अलावा ये प्लानिंग करता है मोटर मूवमेंट का, लाइक नियो सेरिबेलम की तरह ये भी प्लानिंग करता है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया भी प्लानिंग करता है मोटर मूवमेंट की, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ द मोटर मूवमेंट लाइक नियो सेरिबेलम एंड सप्रेशन ऑफ द बोथ द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट एट द रेस्ट प्रीडोमिनेंटली होता है, ओके, एट द रेस्ट प्रीडोमिनेंटली होता है इनहिबिटरी, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया होता है एट द रेस्ट प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी होता है, फंक्शन है सप्रेशन ऑफ द बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, प्लानिंग ऑफ द मोटर मूवमेंट होता है लाइक नियो सेरिबेलम। इसके अंदर अब आता है न्यूक्लियाई इन द सेरिबेलम, ठीक है। 5 न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ा था सब थैलेमिक न्यूक्लियस होता है 5वां, जो ओनली एक्साइटेटरी न्यूक्लियस होता है, बाकी सब इनहिबिटरी होते हैं। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक्साइटेटरी होता है ग्लूटामेट, सब थैलेमिक न्यूक्लियस ओनली एक्साइटेटरी। बाकी अपन देख लेते हैं, इसके अंदर बाकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं इनहिबिटरी। इनहिबिटरी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है C4 कोडेड न्यूक्लियस, एंड C4 है कोडेड न्यूक्लियस, कोडेड न्यूक्लियस, C4 कोडेड न्यूक्लियस। इसके अलावा है P4 पुट्टामेन, ठीक है। सबसे पहले होता है कोडेड न्यूक्लियस, उसके बाद होता है पुट्टामेन, इन दोनों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। एक होता है ग्लोबस पेलाइडस, इसके अंदर 2 होते हैं, इंटरना और एक्सटर्ना। ग्लोबस पेलाइडस के अंदर 2 होते हैं, इंटरना और एक्सटर्ना, इसके अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। एक होता है सबस्टेंसिया निग्रा, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, क्योंकि ये फैसिलिटेशन कराता है मोटर मूवमेंट का, ठीक है। ठीक है, सब्सटेंसिया निग्रा, इसके में डोपामिन होता है जो कि फैसिलिटेशन कराता है मोटर मूवमेंट का। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कोडेड न्यूक्लियस, पुट्टामेन, ग्लोबस पेलाइडस और सब्सटेंसिया निग्रा, ये फैसिलिटेशन कराता है मोटर मूवमेंट का, डोपामिन निकलता है, और इसके अंदर है, और बाकी ये होते हैं, इन तीनों के अंदर निकलता है गाबा, ठीक है। कोडेड न्यूक्लियस, पुट्टामेन, ग्लोबस पेलाइडस, तीनों के अंदर गाबा निकलता है, तीनों इनहिबिटरी होते हैं। सब्सटेंसिया निग्रा होता है, उसके अंदर डोपामिन निकलता है, और ये मोटर मूवमेंट का फैसिलिटेशन कराता है। और सब थैलेमिक न्यूक्लियस होता है ओनली एक्साइटेटरी, जो कि ग्लूटामेट या एक्साइटेटरी होता है। अब आता है कोडेड न्यूक्लियस और पुट्टामेन, इन दोनों को बोलते हैं स्ट्राइटम या इनपुट न्यूक्लियाई, इनको बोलते हैं स्ट्राइटम या इनपुट। अपन यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर होता है आपका कोडेड न्यूक्लियस, और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, इसमें होता है अंदर की साइड होता है ग्लोबस पेलाइडस, और बाहर की साइड होती है पुट्टामेन। ग्लोबस पेलाइडस होता है, ग्लोबस पेलाइडस, ठीक है, जो बीच वाला होता है ग्लोबस पेलाइडस, ये होता है आउटपुट न्यूक्लियाई, और कोडेड न्यूक्लियस और पुट्टामेन होते हैं इनपुट न्यूक्लियाई। पुट्टामेन और ग्लोबस पेलाइडस, इन दोनों को बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ग्लोबस पेलाइडस एक आउटपुट न्यूक्लियाई होता है, कोडेड और पुट्टामेन होता है स्ट्राइटम या इनपुट न्यूक्लियाई होते हैं। अब आता है बेसल गैंग्लिया का पाथवे कैसे काम करता है। बेसल गैंग्लिया के पाथवे के अंदर डायरेक्ट एक्शन है तो होता है फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट, इनडायरेक्ट एक्शन है तो इनहिबिशन ऑफ द मूवमेंट, दोनों ही करते हैं। डायरेक्ट एक्शन भी होता है, इनडायरेक्ट एक्शन भी होता है। डायरेक्ट एक्शन की वजह से होता है फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट, इनडायरेक्ट एक्शन की वजह से होता है इनहिबिशन ऑफ द मूवमेंट। ये होते हैं बेसल गैंग्लिया पाथवे। इसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं डायरेक्ट पाथवे, ठीक है। डायरेक्ट पाथवे के अंदर अपन को सबसे पहले होता है, नॉर्मली होता है थैलेमस। थैलेमस के अंदर न्यूक्लियस होता है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, इसके अंदर मोटर फंक्शंस होता है। तो थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस होता है? वो होता है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस। थैलेमस का होता है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, इसके अंदर मोटर फंक्शन होता है। ये क्या करता है? मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, एक्साइटेटरी होता है, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट होता है। तो ये मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है? सबसे पहले स्टिमुलेट करता है स्ट्राइटम। स्ट्राइटम अपन ने कहा था कोडेड न्यूक्लियस एंड पुट्टामेन होते हैं। कोडेड न्यूक्लियस और पुट्टामेन से निकलता अपने कहा था गाबा निकलता है, ये इनहिबिटरी होता है। ये ग्लोबस पेलाइडस इंटरना को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है। ये क्या करता है? नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है। ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्ना रेस्ट के टाइम ये इनहिबिट करता है थैलेमस को, ठीक है, इनहिबिट करता है नॉर्मली थैलेमस को रेस्ट के टाइम। बट जब ये मूवमेंट होगा ना तो ये खुद इनहिबिट हो जाएगा, तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो यहां से मोटर मूवमेंट हो जाएगा। तो ये तो होता है डायरेक्ट पाथवे, इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पाथवे। इसके अंदर होता है ग्लोबल डायरेक्ट पाथवे के अंदर ग्लोबस पेलाइडस इंटरना वो है इनहिबिट हो जाता है, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट होता है। नॉर्मली ये क्या करता है? ग्लोबस पेलाइडस होता है वो इसको थैलेमस के वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट नहीं होता है। पर जब मोटर मूवमेंट होना होता है, मोटर कॉर्टेक्स है वो स्ट्राइटम को सबसे पहले सिग्नल देता है, कोडेट और पुट्टामेन को, इनसे गाबा निकलता है, ये ग्लोबस पेलाइडस इंटरना को इनहिबिट कर देते हैं, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट हो जाता है। ये तो है डायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन कैसे होता है देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन के अंदर सबसे पहले होता है थैलेमस। थैलेमस के अपने कहा था वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस होता है, ये करता है, इससे जाता है मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। मोटर कॉर्टेक्स अपने कहा था स्ट्राइटम को स्टिमुलेट करता है और उससे निकलता है गाबा। ये गाबा क्या करता है? ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्ना को इनहिबिट कर देता है। नॉर्मली ये क्या करता है? सब्सटेंसिया जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। नॉर्मली तो ये इसको इनहिबिट करता है, परंतु जब नॉर्मली इनहिबिट करता है, बट जीपीई, ठीक है, जीपीई मतलब ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्ना इनहिबिट होगा, ये इससे इनहिबिट हो जाएगा तो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तब सब्सटेंस जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, ये एक्टिवेट करता है ग्लोबस पेलाइडस इंटरना को एक्टिवेट करता है। ग्लोबस पेलाइडस इंटरना को एक्टिवेट करता है तो ये इसको इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये अपने पढ़ा था इनडायरेक्ट एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ द मोटर मूवमेंट, डायरेक्ट एक्शन होता है फैसिलिटेशन ऑफ द मोटर मूवमेंट। तो इसके अंदर
इसके अंदर देख सकते हो ये है इसका पाथवे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है और ये इनहिबिट होने की वजह से इधर मोटर मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये इनहिबिट हो गया तो ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे इनहिबिशंस नहीं होगा तो मोटर मूवमेंट होगा। और जब ये खुद इनहिबिट हो गया तो इसका इफेक्ट इस पे आएगा नहीं, तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा तो ग्लोबस पैलाइडस इंटरना है वो इसको इनहिबिट करेगा थैलेमस न्यूक्लियस के इसके अंदर, ठीक है। तो ये है आपका इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर मोटर कॉर्टेक्स है वो स्ट्राइटम को एक्टिवेट करता है, इससे गाबा निकलता है, गाबा क्या करता है ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से इनहिबिट इसको कर देता है, इसकी नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है तो इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस ग्लोबस पैलाइडस इंटरना को एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, ये इसको इनहिबिट करेगा, तो इसका जो इसका काम था आपने पढ़ा था इनहिबिशंस करता है वो हो जाएगा, इनहिबिशंस ऑफ द मूवमेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट का, और डायरेक्ट का था फैसिलिटेशंस ऑफ द मोटर मूवमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लेना। उसके बाद है इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर है ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना आपने कहा था इनहिबिट हो जाता है, ग्लोबस पैलाइडस इंटरना आपने कहा था एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए सब थैलेमिक न्यूक्लियस एस्केप कर जाता है इनहिबिशन बाय द ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना व्हेन इट इनहिबिट, वो खुद इनहिबिट हो जाएगा, उसको एक्शन नहीं कर पाएगा। अब आता है एक होता है सब्सटेंशिया निग्रा से निकलता है डोपामिन, ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा से निकलता है डोपामिन, ये वाया D2 रिसेप्टर के द्वारा, ये वाया D1 रिसेप्टर के द्वारा एक्टिवेट करता है डायरेक्ट पाथवे को, इसकी वजह से मोटर मूवमेंट होता है फैसिलिटेशन, और वाया D2 रिसेप्टर के द्वारा ये इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है, इसलिए इनहिबिशन होता है। तो ये एक्टिवेट करता है तो एक्टिवेशन होगा, इनहिबिट करेगा तो इनहिबिशन होगा। ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द डोपामिन होते हैं ऑलवेज फैसिलिटेशंस ऑफ द मोटर मूवमेंट, ठीक है। ओके, ओवरऑल एक्टिविटी होती है वो होता है फैसिलिटेशंस ऑफ द मोटर मूवमेंट। नॉर्मली बेसल गैंग्लिया क्या होता है, सप्रेस करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को, जब बेसल गैंग्लिया के अंदर लीजन हो जाएगा तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, कॉजेज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब है C4 कोडेड न्यूक्लियस के अंदर लीजन होगा तो कोरिया होगा, C4 कोरिया। एक होता है ग्लोबस पैलाइडस के अंदर लीजन होगा तो होता है एथेटोसिस, ठीक है। तो कोडेड न्यूक्लियस के अंदर लीजन होगा तो कोरिया होगा, ग्लोबस पैलाइडस के अंदर लीजन होगा तो एथेटोसिस होगा। एक होता है हेमीबेलिस्मस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर लीजन होगा तो हेमीबेलिस्मस, ठीक है। H फॉर सब हेमीबेलिस्मस एंड H फॉर सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। H फॉर हेमीबेलिस्मस और H फॉर सब थैलेमिक न्यूक्लियस। नीट 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि सब किसमें लीजन की वजह से हेमीबेलिस्मस होता है, तो करेक्ट आंसर था सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन की वजह से हेमीबेलिस्मस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज जॉइंट है वो अंडरगो वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन, हेमीबेलिस्मस के अंदर है लार्ज जॉइंट के अंदर, ठीक है। ओके, लार्ज जॉइंट अंडरगो वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन, तो ओके एब्सेंस ऑफ द डोपामिन की वजह से होता है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द डोपामिन की वजह से होता है पार्किंसन डिजीज। इसके अंदर होता है ब्रेडिकाइनेसिया, मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज द मोमेंट। एक होता है पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रिमर, ठीक है। पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रिमर, पिल रोलिंग ट्रिमर को बोलते हैं रेस्टिंग ट्रिमर्स। ब्रेडिकाइनेसिया होता है डिक्रीज द मोमेंट, एब्सेंस ऑफ द डोपामिन होता है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया लीजन्स के अंदर होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है कोरिया कोडेड न्यूक्लियस में लीजन की वजह से कोरिया होता है, ग्लोबस पैलाइडस में लीजन के अंदर एथेटोसिस होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर लीजन की वजह से हेमीबेलिस्मस होता है, एब्सेंस ऑफ द डोपामिन की वजह से पार्किंसंस होता है, ब्रेडिकाइनेसिया की वजह से डिक्रीज मूवमेंट होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं वो रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका EEG एंड स्लीप, EEG और स्लीप इसके अंदर होती है। इसके अंदर सबसे पहले EEG होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी रिकॉर्ड करती है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये सबमेटेड पोटेंशियल होता है। 5 वेव आती है, फर्स्ट डन बाय हेंसबर्गर। इसके अंदर सबसे पहले होती है गामा वेव, उसके बाद होती है गामा बीटा अल्फा, अल्फा के अंदर सबसे पहले 8 से 12 फ्रीक्वेंसी होती है, 8 से 12, बीटा के अंदर होती है 13 से 30 और गामा के अंदर होती है 60। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा की होती है। थीटा के अंदर होती है 4 से 7 फ्रीक्वेंसी और डेल्टा के अंदर होती है 1 से 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं स्लो वेव। डेल्टा के अंदर होती है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या स्लो वेव। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की होती है 60, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की 60 होती है। उसके बाद बीटा की होती है वो होती है 13 से 30 होती है। उसके बाद अल्फा की होती है वो होती है 8 से 12 होती है। उसके बाद थीटा की होती है वो होती है 4 से 7 होती है और उसके बाद डेल्टा की होती है वो होती है 1 से 3 होती है, डेल्टा की 1 से 3 होती है, ठीक है। तो इसके अंदर होती है गामा होती है, बीटा होती है, अल्फा होती है, थीटा होती है और डेल्टा होती है। डेल्टा होती है वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसको स्लो वेव बोलते हैं। गामा के अंदर होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले अल्फा वेव होती है, अल्फा वेव रिलैक्स स्टेट के अंदर आती है जब आंखें क्लोज होती है, सो नहीं नॉट स्लीपिंग, ठीक है। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है अल्फा वेव प्रेजेंट है वो रिलैक्स स्टेट के अंदर है, आंखें क्लोज है, कौन सी वेव आएगी तो अल्फा वेव आएगी। ये इन अटेंशन के अंदर आती है या माइंड वॉन्डरिंग, ठीक है, ओके वॉन्डरिंग के अंदर आती है। ये प्रोड्यूस है इसका पैराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम होती है पैराइटल कॉर्टेक्स, ये प्रोड्यूस होती है पैराइटल कॉर्टेक्स से। इसके अंदर होती है इन अटेंशन या माइंड वॉन्डरिंग होती है, ये रिलैक्स स्टेट के अंदर होती है, आई इसकी क्लोज होती है, ये होती है ओके नॉट स्लीपिंग। इसके अंदर होती है अल्फा वेव। सेकंड होती है इसके अंदर सोर्स प्रोड्यूस है पैराइटल कॉर्टेक्स, ये होती है तेरी अल्फा वेव रिलैक्स स्टेट के अंदर होती है, आई क्लोज होती है, नॉट स्लीपिंग के अंदर होती है इन, ठीक है, ओके इन अटेंशन या माइंड वॉन्डरिंग के अंदर होती है, प्रोड्यूस फ्रॉम द पैराइटल कॉर्टेक्स। उसके बाद होती है बीटा वेव होती है वो इन अटेंशन के अंदर आती है, बीटा वेव होती है सीन इन अटेंशन या वेकफुल स्टेट के अंदर होती है, इसका होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो बीटा वेव का सोर्स होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, बीटा वेव का सोर्स होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स और अल्फा वेव का सोर्स होता है पैराइटल कॉर्टेक्स। उसके बाद आती है थीटा वेव, थीटा वेव होती है सीन एट द मेमोरी कन्वर्जन, ओके शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के अंदर आती है थीटा वेव, ठीक है। ओके थीटा वेव आती है मेमोरी कन्वर्जन, सोर्स होता है हिपोकैम्पस आल्सो नाउन एज मेमोरी वेव या स्पेसिफिक थीटा वेव, ठीक है। मेमोरी वेव स्पेसिफिक थीटा वेव, सोर्स हिपोकैम्पस होता है, मेमोरी कन्वर्जन के अंदर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के आती है वो आती है थीटा वेव। और बीटा वेव आती है अटेंशन के अंदर, अल्फा वेव आती है इन अटेंशन के अंदर। यदि थीटा वेव इन EEG इज नॉट फ्रॉम हिपोकैम्पस उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक थीटा वेव, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक थीटा वेव। एक होती है डेल्टा वेव, उसको बोलते हैं स्लो वेव इन EEG, डेल्टा वेव होती है
स्लीप के टाइम आती है, एनआरईएम स्लीप की स्टेज 3 और 4 के अंदर आती है, ठीक है। डेल्टा वेव होती है, स्लो वेव होती है, एनआरईएम स्टेज 3 और 4 के अंदर आती है। एक होती है गामा वेव होती है, वो होती है जब अपन फोक्स अटेंशन है, तो फोक्स, ठीक है, अटेंशन है तो आती है गामा वेव। तो डेल्टा वेव आती है ओके स्लीप के अंदर, एनआरईएम स्टेज 3 और 4 के अंदर आती है, और गामा वेव आती है वो फोकस अटेंशन के अंदर आती है। उसके बाद है स्लीप होती है वो दो स्टेज के अंदर होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर है ओके रैपिड आई मूवमेंट के अंदर होती है ओके सॉ टूथ अपीयरेंस ऑन ईईजी, ठीक है। इसके अंदर है सॉ टूथ अपीयरेंस ऑन, ठीक है। इसके अंदर होती है सॉ टूथ अपीयरेंस ऑन ईईजी। इसके अंदर आता है रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर होता है सबसे पहले होता है एनआरईएम, ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट से ओके स्लो वेव स्लीप, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लो वेव स्लीप। इसके अंदर 4 स्टेज होती है, एनआरईएम के 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 होती है वो 4 से 7 हर्ट्ज की होती है, नॉन स्पेसिफिक थीटा वेव आती है इसके अंदर, ठीक है। स्टेज 1 होती है, इसके अंदर आती है N1 होती है, ठीक है। एनआरईएम की स्टेज 1 होती है, इसके अंदर 4 से 7 इसके अंदर ओके फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड। और स्टेज 2 के अंदर होती है 8 से 12 पर सेकंड होती है। इसके अंदर अल्फा वेव नहीं आती। इसके अंदर आता है के कॉम्प्लेक्स एंड मसल स्पिंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। के कॉम्प्लेक्स और मसल स्पिंडल होते हैं, के कॉम्प्लेक्स और मसल स्पिंडल है वो स्टेज 2 के अंदर होते हैं। स्टेज 1 के अंदर होती है नॉन स्पेसिफिक थीटा वेव। स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर अपन ने पढ़ा था डेल्टा वेव होती है, डीप स्लीप, इसको बोलते हैं डीप स्लीप। इसके अंदर होती है स्लो वेव स्लीप या डेल्टा वेव स्लीप। उसके बाद होता है आरईएम के अंदर होता है आई बॉल मूवमेंट। इसके अंदर होता है पीजीओ कॉम्प्लेक्स, ओके पीजीओ स्पाइक्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके आरईएम के अंदर होता है ओके आई बॉल मूवमेंट, ओके बिकॉज ऑफ द पीजीओ स्पाइक। इसके अंदर आते हैं पीजीओ स्पाइक। इसके अंदर इंपल्स होता है वो पी का मतलब है पॉन्स, और जी का मतलब है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ओ का मतलब है ऑक्सीपिटल, ओ का मतलब है ऑक्सीपिटल स्पाइक। इसके अंदर इंपल्स एट द पॉन्स, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑक्सीपिटल स्पाइक। लेकिन आरईएम के अंदर होती है आई बॉल मूवमेंट बिकॉज ऑफ पीजीओ, ठीक है, ओके बिकॉज ऑफ पीजीओ स्ट्राइक, पीजीओ स्पाइक। इसके अंदर होती है डेल्टा वेव होती है, डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप होती है, ठीक है। ओके पीजीओ स्पाइक एक्टिवेट करते हैं मैग्नो सेलुलर पाथवे, जो कि आई मूवमेंट कराता है। ये अपने पहले भी पढ़ा था, मैग्नो सेलुलर पाथवे आई मूवमेंट कराता है, इसको एक्टिवेट करता है, पीजीओ स्पाइक एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। आरईएम स्लीप अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ईईजी के अंदर आती है 3 से 30 आती है पर सेकंड, ठीक है, वेव आती है। और इसके अंदर बीटा वेव आती है। इसको आरईएम स्लीप को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप, क्योंकि पर्सन सो रहा है परंतु ईईजी के अंदर अवेक की तरह बीटा वेव आ रही है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है मसल्स के अंदर होता है एटोनिया ड्यूरिंग आरईएम स्लीप के दौरान मसल्स के अंदर एटोनिया होता है, ठीक है, मसल एटोनिया एक्सेप्ट है डायफ्राम के अंदर नहीं होता है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा होता है जेनिटल ऑर्गन का इनलार्जमेंट होता है, पिनाइल इरेक्शन होता है। एक ड्यूरेशन ऑफ द एक साइकिल आरईएम एनआरईएम 90 मिनट लगते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा, ठीक है, ओके अल्ट्राडियन रिदम, ठीक है, अल्ट्राडियन रिदम। इसके अंदर होता है टोटल स्लीप का एनआरईएम होती है वो 75% होती है, आरईएम होती है वो 25% होती है टोटल स्लीप की, ठीक है। मैक्सिमम स्लीप ड्यूरेशन स्पेंड होती है वो होती है स्टेज 2 एनआरईएम। मैक्सिमम स्लीप होती है वो होती है स्टेज 2 ऑफ द एनआरईएम, ठीक है। मैक्सिमम स्लीप ड्यूरेशन होती है वो स्पेंड होती है स्टेज 2 ऑफ एनआरईएम। उसके बाद आता है स्लीप रेगुलेशंस होता है, स्लीप रेगुलेशंस के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर है वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया, ठीक है, वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया। इसके अंदर होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सबसे पहला है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एराउजल का यूज करता है। वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया होता है पहला है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा है लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, ओके न्यूरोट्रांसमीटर होता है ओरेक्सिन। लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया का होता है ओरेक्सिन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और रेफे न्यूक्लियाई के अंदर होता है सेरोटोनिन, रेफे न्यूक्लियाई के अंदर होता है सेरोटोनिन, ठीक है, रेफे न्यूक्लियाई के अंदर होता है सेरोटोनिन, लेटरल हाइपोथैलेमिक के अंदर होता है ओरेक्सिन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर होता है नॉरएपिनेफ्रिन। उसके अलावा होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से निकलता है हिस्टामिन, ये तो होते हैं वेकफुलनेस, ठीक है। इसके अंदर 4 होते हैं वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, रेफे न्यूक्लियाई एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से निकलता है हिस्टामिन। अब आता है स्लीप को प्रमोट करने वाले कौन कौन से है। सबसे पहला आता है स्लीप सेंटर होता है हाइपोथैलेमस के अंदर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सेकंड होता है बेसल फोरब्रेन के अंदर होता है वो होता है न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मेनट, ठीक है, ओके न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मेनट। इसके अंदर निकलता है आरईएम स्लीप के अंदर एसिटाइल कोलिन। एक होता है पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनिन एजेंट होता है, ठीक है, रोमेल्टियन, ठीक है। एक होता है पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है मेलेटोनिन, ठीक है, ओके रोमेल्टियन। और बेसल फोरब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मिनट, इसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन। और एक होता है स्लीप सेंटर के अंदर होता है हाइपोथैलेमस होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके अंदर है स्लीप प्रमोटिंग एरिया, ठीक है, ओके स्लीप प्रमोटिंग एरिया एक होता है स्लीप सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर, एक होता है बेसल फोरब्रेन न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मिनट, एक होता है पीनियल ग्लैंड होता है मेलेटोनिन, ठीक है, ओके रोमेल्टियन, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्लीप है, ठीक है, ये स्लीप को प्रमोट करते हैं। और ये वेकफुलनेस को 4 सेंटर थे वो वेकफुलनेस को प्रमोट करते हैं। कौन कौन सी इवेंट्स होती है स्लीप के दौरान उसको बोलते हैं पैरासोम्निया। क्या क्या होते हैं एनआरईएम जो आरईएम स्लीप होती है इसके अंदर एक होती है नार्कोलेप्सी, एक होता है नाइटमेयर, ठीक है, नाइटमेयर और नार्कोलेप्सी होते हैं। एनआरईएम स्लीप पैरासोम्निया के अंदर सोमेनबुलिज्म स्लीप वॉकिंग होती है स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के अंदर। एक होता है स्लीप टॉकिंग होती है, एक नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होता है, एक ब्रुक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग होती है जो कि स्टेज 2 के अंदर होती है एनआरईएम की, और एक नाइट टेरर होता है, ठीक है, एक नाइट टेरर होता है। तो नाइट टेरर होता है, ब्रुक्सिज्म होता है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होता है, स्लीप टॉकिंग होता है, सोमेनबुलिज्म होता है। बाकी आरईएम के अंदर होता है नार्कोलेप्सी एंड नाइटमेयर।
डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द नाउन फेसेस उसको बोलते हैं प्रोसोपेग्नोसिया, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लर्निंग, मेमोरी और स्पीच। लर्निंग और मेमोरी फंक्शंस होते हैं वो डोमिनेंट हेमीस्फीयर के होते हैं, ठीक है। लर्निंग और मेमोरी होते हैं वो फंक्शंस ऑफ द डोमिनेंट हेमीस्फीयर। डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हेमीस्फीयर। डोमिनेंट हेमीस्फीयर को बोलते हैं कैटेगोरिकल हेमीस्फीयर न्यू, ठीक है, कैटेगोरिकल हेमीस्फीयर बोलते हैं। डोमिनेंट हेमीस्फीयर को बोलते हैं कैटेगोरिकल हेमीस्फीयर। लेफ्ट हेमीस्फीयर डोमिनेंट होता है 96% राइट हैंडेड के अंदर और 70% लेफ्ट हैंडेड पीपल के अंदर। इसके क्या होता है, ये लॉजिक बेस्ड रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक बेस्ड रीजनिंग का काम करता है डोमिनेंट हेमीस्फीयर। कंसर्न होता है लैंग्वेज और स्पीच से, ठीक है, कंसर्न विद लैंग्वेज एंड स्पीच, ठीक है, कंसर्न विद लैंग्वेज एंड स्पीच और लॉजिक बेस्ड रीजनिंग होता है। लेफ्ट हेमीस्फीयर डोमिनेंट होता है 96 के अंदर और राइट वाला, और लेफ्ट होता है 70% के अंदर भी राइट लेफ्ट भी होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटेगोरिकल हेमीस्फीयर। डोमिनेंट हेमीस्फीयर होता है उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल हेमीस्फीयर। लॉजिक बेस्ड रीजनिंग के अंदर होता है कंसर्न विद लैंग्वेज एंड स्पीच। लीजन की वजह से एफेजिया होता है, ठीक है, लीजन की वजह से एफेजिया होता है। अब होता है दूसरा होता है नॉन डोमिनेंट हेमीस्फीयर। नॉन डोमिनेंट होता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल हेमीस्फीयर, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल हेमीस्फीयर। ये राइट हेमीस्फीयर होता है, डोमिनेंट ओनली इन द फ्यू लेफ्ट हैंडेड पीपल के अंदर होता है। ये क्या करता है, ठीक है, ओके, इंट्यूशन बेस्ड रीजनिंग, ठीक है, इंट्यूशन बेस्ड रीजनिंग करता है। स्पेशल ओरिएंटेशन, क्रिएटिविटी और म्यूजिक करता है वो नॉन डोमिनेंट की वजह से आता है, ठीक है, ओके। स्पेशल ओरिएंटेशन है इसके अंदर, क्रिएटिविटी, ओके, स्पेशल ओरिएंटेशन है इसके अंदर है क्रिएटिविटी, ठीक है, इसके अंदर होता है क्रिएटिविटी एंड म्यूजिक आता है वो नॉन डोमिनेंट की वजह से आता है। रीजन की वजह से होता है नेग्लेक्ट, नॉट अवेयर ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसकी वजह से रीजन की वजह से होता है नेग्लेक्ट और एस्टेरो, ठीक है, ओके, एस्टेरियोग्नोसिस कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय इट्स फॉर्म, ठीक है, एस्टेरियोग्नोसिस कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय इट्स फॉर्म। नेग्लेक्ट होता है नॉट अवेयर ऑफ द वन हाफ ऑफ द बॉडी, नेग्लेक्ट एंड एस्टेरियोग्नोसिस इसमें रीजन की वजह से होता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है क्रिएटिविटी एंड ओके, स्पेशल ओरिएंटेशन के अंदर होता है क्रिएटिविटी और म्यूजिक, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल हेमीस्फीयर, नॉन डोमिनेंट हेमीस्फीयर होता है। उसके बाद आता है लर्निंग और मेमोरी। लर्निंग होती है एक्वायर इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, मेमोरी होती है स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मेमोरी होती है स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, लर्निंग होती है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ द मेमोरी होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसका मतलब है इसके अंदर है रिमेंबर टू द फैक्ट को याद करना, प्लेसेस को याद करना, इवेंट को याद करना। इवेंट है तो एपिसोडिक मेमोरी है, फैक्ट और स्पेस है तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। ये होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, टू रिमेंबर द फैक्ट को याद करना, प्लेसेस को याद करना, उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। इवेंट को याद करना होती है एपिसोडिक मेमोरी। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ब्रेन होता है वो कॉन्शियस ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। इन्वॉल्व होता है इसके अंदर हिप्पोकैम्पस एंड मीडियल टेम्पोरल लोब, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हिप्पोकैम्पस एंड मीडियल टेम्पोरल लोब, इन्वॉल्व होता है हिप्पोकैम्पस एंड मीडियल टेम्पोरल लोब, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसके अंदर कॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर होता है फैक्ट होता है, प्लेसेस होता है, इवेंट होता है। इवेंट की वजह से होती है एपिसोडिक मेमोरी, फैक्ट और प्लेस की वजह से होता है सिमेंटिक मेमोरी। मेमोरी होती है स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, लर्निंग होती है एक्वायर द इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हिप्पोकैम्पस एंड मीडियल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर। दूसरी होती है ओके इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है, इम्प्लिसिट मेमोरी ये है सबकॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ये होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। अब आता है कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। पहला है प्रोसीजनल या स्किल मेमोरी है, कोई प्रोसीजर या स्किल की मेमोरी है उसका होता है पार्ट्स इन्वॉल्व होता है स्ट्राइटम, बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है स्ट्राइटम, अपने पढ़ा था। ये होता है पुटामेन और कोडेड न्यूक्लियस दोनों को मिलकर बोलते हैं स्ट्राइटम। एक होता है प्राइमिंग टाइप ऑफ द मेमोरी, इसको होती है प्राइमिंग टाइप ऑफ द मेमोरी होती है नियोकॉर्टेक्स के अंदर। कंडीशनिंग टाइप ऑफ द मेमोरी होती है एमिगडाला और सेरिबेलम, कंडीशनिंग टाइप मेमोरी एमिगडाला और सेरिबेलम। प्राइमिंग टाइप ऑफ मेमोरी नियोकॉर्टेक्स। प्रोसीजर या स्किल मेमोरी होती है स्ट्राइटम या बेसल गैंग्लिया। किसी स्प्लिंग की शुरुआती 2 to 3 वर्ड बोलने पर पता चलना, ये होती है प्राइमिंग टाइप ऑफ द मेमोरी नियोकॉर्टेक्स की। प्राइमिंग टाइप ऑफ मेमोरी नियोकॉर्टेक्स। प्रोसीजनल या स्किल होती है स्ट्राइटम या बेसल गैंग्लिया के अंदर। कंडीशनिंग टाइप ऑफ द मेमोरी होती है एमिगडाला और सेरिबेलम के अंदर। उसके बाद है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है। इसका द बेसिस ऑफ द मेमोरी का बेसिस होता है वो होता है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। बार बार रिपीटेड स्टिमुलेशन या रिपीटेड एक्टिविटी या स्टिमुलेशंस ऑफ द सिनेप्स, यानी बार बार रिवीजन करने पर याद रहना। इसके अंदर इंक्रीज है रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन या सेंसिटाइजेशन या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, एक ही वर्ड है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, सेंसिटाइजेशन और पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन। यदि रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं हैबिचुएशन या लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। सबसे पहले आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। कंसोलिडेशन या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। सेकंड होता है तेरा CA1 न्यूरॉन है, वो मेमोरी न्यूरॉन है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हिप्पोकैम्पस के। तो उसके बाद है सिनेप्ट की स्ट्रेंथनिंग होती है, एक्वायर करती है रिपीटेड एक्टिवेशंस ऑफ द सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग ओके एक्वायर रिपीटेड एक्टिवेशंस ऑफ द सिनेप्स। एक्टिवेशंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस बाय द सेंसरी इनपुट, ठीक है, एक्टिवेशंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस होता है वो बाय द सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट पाथवे होते हैं एफरेंट पाथवे या इसको बोलते हैं प्रीफोरेंट पाथवे। दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे होते हैं वो होते हैं एंटोराइनल कॉर्टेक्स या पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम से CA1 न्यूरॉन तक होते हैं, ठीक है, 2 CA1 न्यूरॉन एंटोराइनल कॉर्टेक्स से पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम होता है डायरेक्ट पाथवे।
उसके बाद इनडायरेक्ट पाथवे होता है, इसके अंदर सबसे पहले एंटो, ठीक है ओके, एंटोराइनल कॉर्टेक्स से होता है डेंटेड न्यूक्लियस ऑफ द हिपोकैम्पस, और इससे होता है CA3 न्यूरॉन, इससे होता है सेपर्स कोलेटरल से CA1 न्यूरॉन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो इसके अंदर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। डायरेक्ट और हिपोकैम्पस होता है वो मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म के अंदर, ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म के अंदर कंसोलिडेशन या इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, CA1 मेमोरी इन्वॉल्व होती है, सिनेप्टिक लेंथनिंग होती है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द सिनेप्ट, और इसके अंदर होता है डायरेक्ट होता है एंटो, ठीक है ओके, एंटोराइनल कॉर्टेक्स होता है पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम से CA1 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर है, इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर होता है एंटो, ठीक है ओके, एंटोराइनल कॉर्टेक्स से डेंटेड न्यूक्लियस ऑफ द हिपोकैम्पस से CA3 न्यूरॉन, उससे होता है CA1 न्यूरॉन बाई, ठीक है, सेपर्स कोलेटरल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द मेमोरी। उसके बाद आता है सिनेप्टिक लेंथनिंग या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, सिनेप्टिक लेंथनिंग या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं CA1 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, रिसेप्टर NMDA रिसेप्टर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है कैल्शियम, सेकेंडरी मैसेंजर होता है कैल्शियम, रिसेप्टर होता है NMDA रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, अकर होता है CA1 न्यूरॉन। यहां पर देख सकते हैं ये होते हैं बार-बार रिपीटेड स्टिमुलेशन होता है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है और यहां पर NMDA रिसेप्टर होते हैं, अंदर सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम होता है, यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये दोनों ये CA1 न्यूरॉन। तो सिनेप्टिक लेंथनिंग होती है, अकर होती है CA1 न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, रिसेप्टर NMDA होता है, सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम होता है, रिपीटेड स्टिमुलेशंस ऑफ द CA1 न्यूरॉन, इसकी वजह से रिलीज ऑफ द ग्लूटामेट, इसकी वजह से एक्टिवेशंस ऑफ द NMDA रिसेप्टर, कैल्शियम इंक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन और प्रोड्यूस द प्रोटीन, इसकी वजह से होती है सिनेप्टिक लेंथनिंग। इसके CA1 न्यूरॉन बिलोंग करता है, वो करता है सोमर सेक्टर से, ठीक है, लीजन सोमर सेक्टर, CA1 न्यूरॉन है वो सोमर सेक्टर से होता है, लीजन है, उसकी वजह से एंटेरोग्रेड एमनेसिया होता है, इनएबिलिटी टू फॉर्म द न्यू मेमोरी। एक है लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, दूसरा होता है अपने पढ़ा था लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, एक तो होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो अपने इतनी देर पढ़ लिया जो कि हिपोकैम्पस में होता है, दूसरा होता है अपने पढ़ा था लॉन्ग टर्म डिप्रेशन जिसकी वजह से सिनेप्टिक वीकनिंग होती है, वो होता है आपका सेरिबेलम के अंदर, ठीक है, सिनेप्टिक वीकनिंग होता है सेरिबेलम के अंदर, इसके अंदर वीकन फॉल्टी सिनेप्टिक सर्किट, जो फॉल्टी सिनेप्टिक सर्किट है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। इसके अंदर एग्जांपल व्हेन इन्फेंट है वो लर्न टू वॉक, जब वो सीखता है तो बार बार गिर जाता है, इसकी वजह से वो एक्टिवेट करता है फॉल्टी सर्किट को, दीज सर्किट धीरे धीरे वीक हो जाते हैं जब वो चलना सीख जाता है, वो करना सीख जाता है। उसके बाद में स्पीच के अंदर 4 ब्रेन होते हैं, सबसे पहले ब्रोंकाज एरिया होता है, इंफीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, मोटर स्पीच एरिया होता है, रेगुलेट करता है स्पीच आउटपुट या वोकलाइजेशन, इसके अंदर होता है, दूसरा होता है ब्रोकाज एरिया होता है, दूसरा होता है वर्निकेज एरिया होता है, वर्निकेज होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर होता है, ये सेंसरी स्पीच एरिया होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कंप्रेहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये होता है सेंसरी स्पीच एरिया होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर होता है। एक होता है आर्कुएट फेसिकुलस होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, ब्रोंकाज एरिया और वर्निकेज एरिया को कनेक्ट करता है, वो होता है आर्कुएट फेसिकुलस। एक होता है आपका एंगुलर गायरस होता है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है स्पीच एरिया तक और कोरेस्पॉन्ड करता है, कोरेस्पॉन्ड टू द ब्रॉडमोन एरिया 39, एंगुलर गायरस 39 कोरेस्पॉन्ड टू ब्रॉडमोन एरिया 39, विजुअल इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है स्पीच एरिया तक। तो अपने इसके अंदर 4 पढ़ लिए, पहले होगा ब्रोंकाज एरिया, दूसरा होगा वर्निकेज एरिया, तीसरा होगा आर्कुएट फेसिकुलस, चौथा हो गया एंगुलर गायरस। उसके बाद आता है लीजन्स की बात कर लेते हैं, तो लीजन होता है ब्रोंकाज एरिया के अंदर लीजन हो गया, ठीक है, लीजन इन द ब्रोंकाज एरिया के अंदर लीजन हो गया, तो इसकी वजह से मोटर एफेजिया होता है और नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी बोलते हैं, इसके अंदर स्पीच आउटपुट है वो कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन फ्लुएंट एफेजिया। लीजन है वो वर्निकेज एरिया के अंदर लीजन हो गया, उसको बोलते हैं सेंसरी एफेजिया या फ्लुएंट एफेजिया, इसके अंदर कंप्रीहेंशन है वो इंपेयर्ड हो जाता है। लीजन इन द आर्कुएट फेसिकुलस के अंदर लीजन होगा, उसको बोलते हैं कंडक्शन एफेजिया, ठीक है ओके, लीजन इन द आर्कुएट फेसिकुलस उसको बोलते हैं कंडक्शन एफेजिया। लास्ट होता है लीजन इन द एंगुलर, ओके, लीजन इन द एंगुलर गायरस उसको बोलते हैं एनोमिक एफेजिया, ठीक है ओके, लीजन इन द एंगुलर गायरस कोजेस करता है एनोमिक एफेजिया, और आर्कुएट के अंदर होता है कंडक्शन एफेजिया, ठीक है। एक होता है इनेट रिफ्लेक्स, ठीक है ओके, इनेट रिफ्लेक्स होता है सैलाइवेशन बाय द डॉग टू सी द फूड अलोंग विद रिंगिंग ऑफ द बेल, ये होता है इनेट रिफ्लेक्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अल्जाइमर डिजीज के रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रीसेनिलिन 1 और 2 के अंदर म्यूटेशन होता है, एमाइलोइड एपीपी एमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन के अंदर भी म्यूटेशन होता है, एपीपी एमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन के जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, प्रीसेनिलिन 1 एंड प्रीसेनिलिन 2 के अंदर म्यूटेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है प्रीसेनिलिन 1 और प्रीसेनिलिन 2 के अंदर म्यूटेशन होता है, एमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, इसके अंदर होता है P1 म्यूटेशन, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो अल्जाइमर डिजीज के अंदर होता है। अब आता है अपन बात कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर से। तो ओके, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू डिस्कवर किया था वो एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन ने वो फ्रॉग के अंदर हार्ट रेट को कम करता है, इसको किया था ओटोवो लेवी ने, और इसको अर्लीस्ट बोलते थे, ठीक है, वेगस स्टॉप बोलते थे। क्लासिफिकेशंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्लास 1 के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास 1 के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्लास 1 के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, और क्लास 2 के अंदर होता है बायोजेनिक एमीन, बायोजेनिक एमीन के अंदर होता है नॉरएपिनेफ्रिन होता है, डोपामिन होता है, और 5-HT सेरोटोनिन होता है, और हिस्टामिन होता है। तो इसके अंदर एक क्लासिफिकेशंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे पहले क्लास 1 इसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, उसके बाद होता है क्लास 2 के अंदर बायोजेनिक एमीन होता है, इसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन होता है, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। क्लास 3 के अंदर है एमिनो एसिड, कौन-कौन से जो एक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, एक्साइटेटरी होते हैं वो होते हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, इनहिबिटरी होते हैं वो होते हैं गाबा और ग्लाइसिन। एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पूछा गया, एमिनो एसिड डायरेक्ट, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एमिनो एसिड डायरेक्ट होते हैं गाबा और ग्लाइसिन, और एक्साइटेटरी होते हैं ग्लूटामेट और गाबा। उसके बाद है न्यूली एडेड है वो क्लास 4 के अंदर आते हैं एटीपी और नाइट्रिक ऑक्साइड या एनो, ठीक है, इसके अंदर क्लास 4 के अंदर आते हैं न्यूली एडेड होते हैं एटीपी और नाइट्रिक ऑक्साइड है एनो, ठीक है ओके, एटीपी और नाइट्रिक ऑक्साइड है एनो, ये न्यूली एडेड होते हैं क्लास 4 के अंदर। क्लास 3 के अंदर होते हैं एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, और इसके अंदर है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, एक्साइटेटरी होती है, ग्लाइसिन और गाबा इनहिबिटरी होते हैं। उसके बाद आता है न्यूरोट्रांसमीटर का क्या-क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले सिंथेसिस एंड स्टोरेज होना चाहिए, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर रिलीज होना चाहिए, सिनेप्स के अंदर एक्शन है एक्सक्लूसिवली रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर।
बात कर लेते हैं एसिटाइल कोलिन की। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का न्यूरोट्रांसमीटर है, एसोसिएटेड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, और सीन होता है लेवल ऑफ द न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मिनट या बेसल फोरब्रेन कॉम्प्लेक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ होता है, एसोसिएटेड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये होता है न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ द मिनट या बेसल फोरब्रेन कॉम्प्लेक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी फंक्शन। ओके, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन ड्यूरिंग आरईएम स्लीप। लेकिन एसिटाइल कोलिन है वो आरईएम स्लीप के अंदर बढ़ता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर होता है या स्वीट ग्लैंड, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होती है, जो स्वीट ग्लैंड होती है उसके अंदर, स्वीट ग्लैंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का रिलीज देख सकते हो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होता है, इसका होता है एक्सोसाइटोसिस या सनेर प्रोटीन से ये बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिक्वायर फॉर एक्सोसाइटोसिस के लिए कौन सी प्रोटीन रिक्वायर होती है, वो होती है सनेर प्रोटीन या सिनेप्टोब्रेविन। बोटुलिनम टॉक्सिन है वो इसके सनेर प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, इसलिए एसिटाइल कोलिन रिलीज को इनहिबिट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोटुलिनम टॉक्सिन, नीट 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बोटुलिनम टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा बोटॉक्स होता है वो यूज करता है एसिटाइल कोलिन की ओवर एक्टिविटी में यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इक्लेजिया कार्डिया एट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। बोटॉक्स बोटुलिनम टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन रिक्वायर फॉर एक्सोसाइटोसिस होता है सनेर प्रोटीन या सिनेप्टोब्रेविन। बोटुलिनम टॉक्सिन इसको डिग्रेड कर देती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज को इनहिबिट कर देती है, और इसके अंदर एसिटाइल कोलिन ओवर एक्टिविटी इक्लेजिया कार्डिया के अंदर बोटॉक्स यूज करते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। इसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या होता है, ये करता है मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है, मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। उसके बाद सेकंड आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये बायोजेनिक एमीन होता है। नॉरएपिनेफ्रिन बायोजेनिक एमीन होता है, डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन बाय डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन से बनता है बाय डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की उपस्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशंस होती है नॉरएपिनेफ्रिन की, वो होता है लोकस सेरुलियस, ये होता है अपर पार्ट, अपर पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ओके, अपर पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ओके, अपर पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशंस ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर होता है लोकस सेरुलियस, अपर पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ऑलवेज एक्टिवेट करता है वाइल्ड स्प्लिट ब्रेन एरिया। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एराउजल या अवेक स्टेट के अंदर होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एराउजल या अवेक स्टेट के अंदर होता है, ऑलवेज एक्टिवेट करता है वाइल्ड स्प्लिट ब्रेन एरिया के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लोकस सेरुलियस, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम के अंदर। डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन, इसके अंदर होता है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंड बायोजेनिक एमीन। डोपामिन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का, इसके अंदर 3 पाथवे के अंदर खास काम करता है डोपामिन। पहला है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, जो कि बेसल गैंग्लिया के लेवल पे होता है। डोपामिन फैसिलिटेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट को। पार्किंसन के अंदर होता है डोपामिन कम हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेडिकाइनेस होता है, वॉलंटरी मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं। फर्स्ट है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, बेसल गैंग्लिया के लेवल पे होता है, डोपामिन फैसिलिटेट करता है वॉलंटरी पावर को। पार्किंसन के अंदर डोपामिन कम होने की वजह से ब्रेडिकाइनेस है, वॉलंटरी मूवमेंट कम हो जाते हैं। सेकंड होता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, इसके मीजोकॉर्टिकल पाथवे इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द रिवॉर्ड होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, एरिया ऑफ द रिवॉर्ड। दूसरा होता है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये होता है रिवॉर्ड और एडिक्शन के अंदर। ठीक है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है रिवार्ड और एडिक्शन के अंदर। ठीक है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द रिवार्ड या एडिक्शन। लोकेशन होता है वी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द रिवार्ड टू न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस तक होता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। इंपॉर्टेंट है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस एक्यूमेंस तक होता है, इसके अंदर होता है रिवार्ड और एडिक्शन के अंदर यूज होता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। थर्ड आता है आपका ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे। थर्ड होता है ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे। डोपामिन डिक्रीज करता है, ओके, डोपामिन डिक्रीज करता है प्रोलैक्टिन लेवल को एंटीरियर पिट्यूटरी से। डोपामिन रिसेप्टर होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर डी से D5, D1 टू D5, इसलिए प्रोलैक्टिनोमा में, इसलिए डोपामिन को प्रोलैक्टिनोमा में यूज किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन और काबेरगोलिन यूज की जाती है, नीट 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे, ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे के अंदर डोपामिन डिक्रीज करता है, ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे के अंदर डोपामिन डिक्रीज करता है प्रोलैक्टिन लेवल को एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, इसलिए प्रोलैक्टिनोमा में डोपामिन को यूज किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन एंड काबेरगोलिन इंपॉर्टेंट है। और डोपामिन रिसेप्टर होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर D1 टू D5। उसके बाद आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का सोर्स होता है ट्रिप्टोफैन। सेरोटोनिन का सोर्स होता है ट्रिप्टोफैन, इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सेरोटोनिन। ये रेफे न्यूक्लियाई जीआईटी और प्लेटलेट्स के अंदर होता है, प्लेटलेट्स के अंदर होता है, जीआईटी के अंदर होता है, रेफे न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन। रेफे न्यूक्लियाई जीआईटी और प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं 5HT सेरोटोनिन को बोलते हैं। सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं वो 5HT1 से 5HT5 होते हैं। ऑल आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं एक्सेप्ट 5HT3 आयन चैनल रिसेप्टर होता है, इंपॉर्टेंट है, 5HT3 आयन चैनल रिसेप्टर होता है। सबसे पहले होता है 5HT2 के अंदर अपन पढ़ेंगे 2A होता है वो प्लेटलेट्स एग्रीग्रेशन कराता है, और उसके बाद 5HT2C होता है वो फूड इंटेक को कम करता है, सेटाइटी कराता है। 5HT3 होता है जो कि उल्टी कराता है, वोमिटिंग कराता है। 5HT4 होता है जो कि जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस कराता है, तो 5HT4 होगा जो जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस कराता है। 5HT3 होगा जो वोमिटिंग कराता है। 5HT2C होगा जो कि फूड इंटेक को कम करता है। 5HT2A होगा जो कि प्लेटलेट्स एग्रीग्रेशन करता है, सेरोटोनिन। उसके बाद है रेगुलेशंस ऑफ द स्लीप, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द एराउजल या अवेकफुलनेस। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशंस ऑफ द स्लीप। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द स्लीप के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एराउजल या अवेकफुलनेस। हिस्टामिन के अंदर रिसेप्टर होते हैं H1 H2 H3 H4, इंपॉर्टेंट होता है हिस्टामिन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, H रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके, एराउजल या अवेक स्टेट के लिए, रेस्पॉन्सिबल होता है एराउजल या अवेक स्टेट के लिए। हिस्टामिन ब्लॉकर है क्लोरफेनिरामिन मेलिएट, ये कॉज करता है सेडेशन। एसोसिएटेड होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन द स्टोमक के अंदर, इसलिए H2 ब्लॉकर देते हैं पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक अल्सर सिक्रेशन इन द स्टोमक। हिस्टामिन ब्लॉकर होता है वो होता है क्लोरफेनिरामिन मेलिएट जो कि सेडेशन कॉज करता है।
ये रेस्पॉन्सिबल होता है एराउजल या अवेक स्टेट के लिए हिस्टामिन इंपॉर्टेंट होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं 1 2 4 एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले होता है ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी के अंदर यूज होता है मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस के अंदर ग्लूटामेट होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है रिसेप्टर होता है एएमपीए रिसेप्टर या सोडियम चैनल रिसेप्टर एक होता है एनएमडीए रिसेप्टर या कैल्शियम चैनल रिसेप्टर बोथ आर आयन चैनल रेगुलेटर्स होते हैं बोथ रिसेप्टर सीन होते हैं हिपोकैम्पस के अंदर मेमोरी कन्वर्जन के अंदर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द हिपोकैम्पस होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कंसर्न विद द लर्निंग एंड मेमोरी तो ग्लूटामेट होता है वो लर्निंग और मेमोरी का काम करता है मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस के अंदर इसके अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं इसके अंदर एएमपीए रिसेप्टर जो कि कैल्शियम चैनल होता है दूसरा होता है एनएमडीए रिसेप्टर जो कि नहीं एएमपीए रिसेप्टर होते हैं वो सोडियम चैनल होता है और एनएमडीए रिसेप्टर होता है वो कैल्शियम चैनल होता है दोनों ही आयन चैनल रेगुलेटर होते हैं हिपोकैम्पस के अंदर मेमोरी कन्वर्जन के रूप में यूज करते हैं शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कंसर्न विद मेमोरी एंड लर्निंग अब आता है गाबा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का इसके अंदर गाबा के अंदर रिसेप्टर होते हैं गाबा बी होता है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है गाबा ए और सी आयन चैनल होते हैं इनके अंदर क्लोराइड इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन होता है और इनहिबिशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर गाबा होता है वो स्ट्राइटम बोलते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द बेसल गैंग्लिया उसको स्ट्राइटम बोलते हैं उसके बाद लॉस ऑफ द गाबा एंड एसिटाइल कोलिन एट स्ट्राइटम ठीक है गाबा और एसिटाइल कोलिन बहुत लॉस होते हैं उसको बोलते हैं हंटिंगटन कोरिया एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है हाइपरकाइनेटिक loss of the GABA and acetylcholine ठीक है ओके loss of the GABA और acetylcholine at striatum उससे होता है हंटिंगटन कोरिया या हाइपरकाइनेटिक इसके अंदर होता है गाबा बी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर गाबा ए और गाबा सी आयन चैनल होते हैं इनहिबिशंस करते हैं क्लोराइड इन्फ्लक्स करते हैं हाइपरपोलराइजेशन कराते हैं ये होता है आपका गाबा इंपॉर्टेंट है हंटिंगटन कोरिया एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोबारा भी पूछा जा सकता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेसल गैंग्लिया का गाबा हंटिंगटन कोरिया के अंदर एसिटाइल कोलिन और गाबा दोनों ही कम हो जाते हैं बहुत लॉस हो जाते हैं अब आता है न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्पाइनल कोड के लेवल पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लाइसिन इसकी वजह से क्लोराइड इन्फ्लक्स होता है हाइपरपोलराइजेशन या इनहिबिशन होता है इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है रेंसो सेल्स के लिए विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइसिन ये अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक होता है स्ट्राइकनिंग पॉइजनिंग होती है जो कि स्पाइनल पॉइजन होता है ये इनहिबिट करता है रेंसो सेल को इसलिए स्टिमुलेट करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को उसकी वजह से स्पास्टिसिटी होती है एंटागोनिस्ट होता है ये ग्लाइसिन का ठीक है तो इसके अंदर ग्लाइसिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्पाइनल कोड के लेवल पर ये क्लोराइड इन्फ्लक्स को बढ़ाता है हाइपरपोलराइजेशन या इनहिबिशन कराता है इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है रेंसो सेल को ये इनहिबिट करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइसिन एक होता है स्पाइनल पॉइजन होता है स्ट्राइकनिन ये रेंसो सेल को इनहिबिट कर देते हैं ये स्टिमुलेट कर देते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को ये ग्लाइसिन को कम कर देते हैं इसकी वजह से ग्लाइसिन अपने आप कम हो जाता है जब रेंसो सेल को इनहिबिट कर दो तो ग्लाइसिन इनहिबिट हो जाएगा उसकी वजह से अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे उसकी वजह से स्पास्टिसिटी होती है और ये ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट होता है ठीक है तो स्ट्राइकनिन है स्पाइनल पॉइजन फॉरेंसिक के अंदर अपन पढ़ेंगे और ये होता है स्ट्राइकनिन होता है स्पाइनल पॉइजन उसके बाद एक टॉक्सिन होता है टेटेनोस्पाज्मिन जो कि टिटनेस टॉक्सॉइड होता है टिटनेस टॉक्सॉइड टीटी होता है टिटनेस टॉक्सॉइड का एक पार्ट होता है टेटेनोस्पाज्मिन होता है टिटनेस टॉक्सिन है ये भी गाबा और ग्लाइसिन को इनहिबिट करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करने की वजह से एक्साइटेशन होगा और स्पास्टिसिटी होती है ठीक है तो टेटेनोस्पाज्मिन या टिटनेस टॉक्सिन होता है टिटनेस टॉक्सिन गाबा और ग्लाइसिन को इनहिबिट करता है उसकी वजह से स्पास्टिसिटी होती है एक आता है सिंपैथेटिक अंदर होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है एसिटाइलकोलिन ठीक है सिंपैथेटिक अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से निकलता है नोरेड्रेनालिन पैरासिम्पैथेटिक अंदर में दोनों ही से निकलता है एसिटाइलकोलिन तो पैरासिम्पैथेटिक अंदर दोनों में एसिटाइलकोलिन निकलता है सिंपैथेटिक अंदर प्री गैंग्लियोनिक अंदर एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर निकलता है आपका नोरेड्रेनालिन ये है आपका CNS कंप्लीट।